हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग खड़े होते हैं और उन लोगों के सामने एक पर्सन मुस्कुराते हुए खड़ा होता है और इस पर्सन का नाम मैक जेन होता है। साथ ही ये नेक्स्ट फायर ड्रैगन सेट का लीडर भी बनने वाला होता है और इसके बाद जीवन वहाँ पे सारे के सारे लोगों को मारना शुरू कर देता है। साथ ही जीवन हमें बताता है कि एंशिएंट टाइम में मार्शल आर्ट की दुनिया के अंदर एक ऐसा मास्टर था जिसने इस दुनिया की सच्चाई को समझ लिया था। साथ ही वो मार्शल आर्ट की दुनिया के पीक पर भी पहुंचने वाले थे और ऐसा कहा जाता है कि वो एक ऐसे पर्सन की तलाश में थे जो उनके अधूरे काम को पूरा कर सके और उन्हें उस पीक पर ले जाए जहाँ पर वो जाना चाहते थे। और पहले तो मुझे ऐसा लगा था कि ये बेकार सी कहानियां हैं, लेकिन अब इन कहानियों पर यकीन करता हूँ। और इसके बाद में काफी टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो न बूढ़ा हो चुका होता है। साथ ही वो कहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आखिरकार उन्होंने मुझे गाइड करना क्यों बंद कर दिया। और तभी जीवन के पास एक पर्सन आते हुए कहता है कि मास्टर मास्टर आखिरकार हमें कामयाबी मिली गई। और हम देखते हैं वहाँ पे एक और पर्सन होता है जिसके गले में रस्सी बंधी होती है और उसी पर्सन को इसने पकड़ा होता है। ये वो पहला पर्सन है जो कि मॉडल बॉडी एक्सपेरिमेंट के अंदर सर्वाइव कर पाया है। लेकिन तभी वो सफेद बालों वाला बच्चा कहता है कि तुमने मेरी पूरी फैमिली को जान से मार दिया, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। लेकिन तभी वो कमीना पर्सन उस गले की रस्सी को खींचते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, तुमसे किसने बोला कि तुम यहाँ पर बोल सकते हो। इसके बाद ये पर्सन जीवन से कहता है कि एक पहला ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बोल भी सकता है मास्टर, साथ ही इसने कई हफ्तों से खाना भी नहीं खाया है और ना ही एक बूंद पानी पिया है, फिर भी ये जिंदा है। इसके बाद जीवन खड़े होते हुए कहता है कि बस करो, मैंने इतने साल ट्राई किया कि मैं उस रिजल्ट को अचीव कर सकूं, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद जाके तुमने बस एक मॉन्स्टर को बनाया है। तुम जैसे बेवकूफ लोग कभी भी उस चीज तक पहुंच ही नहीं पाओगे। ये सुनकर वो पर्सन कहता है कि मास्टर मुझे बस थोड़ा सा और मौका दीजिए, लेकिन जीवन उसको इग्नोर करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस पर्सन के हाथ अपने आप काम करना शुरू कर देते हैं और इसके बाद जो शीशी उसके हाथ में थी उसे पीते हुए कहता है कि आखिरकार मेरे हाथ अपने आप काम कैसे कर रहे हैं। और उस शीशी की चीज को पीने की वजह से वो भी एक मॉन्स्टर में चेंज हो गया होता है। लेकिन तभी जीवन खांसते हुए कहता है कि आखिरकार तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे, मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम मेरे साथ यहीं पर हो। चलो मुझे बता भी दो कि आखिरकार उस इमॉर्टलिटी का सीक्रेट क्या है, मुझे उस इमॉर्टल बॉडी टेक्निक का सीक्रेट बताओ। लेकिन तभी वहाँ पे एक पर्सन की काफी खतरनाक आवाज आती है जो कि जीवन से कहता है कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, इमॉर्टल बॉडी पहले से ही कंप्लीट हो चुकी है। और उसके कहते ही जीवन के पीछे वो सफेद बालों वाला बच्चा उस पर अटैक करने के लिए आ गया होता है। लेकिन जीवन उस बच्चे को यहाँ पे रोक लेता है। साथ ही वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुमने मुझे अपने वैसल के तौर पे नहीं बल्कि इसको एक्सेप्ट कर लिया। और वैसे गाइस ये सफेद बालों वाला बच्चा ही हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर है। इसके बाद एमसी खून के आंसू रोते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कर्ज करता हूँ, यहाँ तक तुम हेल में भी सही से नहीं रह पाओगे। इसके बाद जीवन उस एंटिटी से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया तो आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पे बिट्रे क्यों किया। ये सुनकर वो एंटिटी कहती है कि तुमने क्या कहा, तुमने मेरे लिए काफी कुछ किया है, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार ये दुनिया कैसी है। चलो मैं ही तुम्हें ये दिखा देता हूँ। और इसके बाद हम एक चीज को देखते हैं जो कि लिटरली देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और इस एनर्जी की वजह से जीवन को भी यहाँ पे दिक्कत हो रही होती है। साथ ही वो कहता है कि हाँ यही दुनिया की सच्चाई है, क्या मेरी ताकत इसके सामने बस इतनी सी ही है। और तभी हमारा एमसी उस कमीने जीवन को यहाँ पे जान से मार देता है। और तभी वो एंटिटी एमसी से कहती है कि क्या तुम इस दुनिया से काफी ज्यादा नफरत करते हो क्योंकि इस दुनिया ने तुम्हारी फैमिली को तुमसे छीन लिया, और अगर ऐसी ही बात है तो मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो। और इसके बाद हमारे एमसी के चेहरे में भी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं और ये सब सेक्टर डिसेबल्स भी खड़े होकर देख रहे होते हैं और उन्हीं में से डिसेबल कहता है कि इसे खत्म कर दो। साथ ही वो एंटिटी एमसी से कहती है कि मेरे इस पावर के बदले में तुम्हें इस दुनिया की हर एक पावरफुल चीज को डिस्ट्रॉय करना है और उनकी पावर को खुद की पावर बना लेनी है। और इसके बाद हम लोग वापस से एक बार उस पीक पर पहुंचेंगे। साथ ही हम देखते हैं कि हमारे एमसी ने वहाँ पे सारे के सारे लोगों को गाजर मूली की तरह काट दिया होता है और उसके शरीर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही होती है और वो पागलों की तरह हंस भी रहा होता है। और ये चीज सच में देखने में काफी ज्यादा कूल लगती है। और इसके बाद में कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक पर्सन अपनी फैमिली को अलविदा करके कहीं पे जा रहा होता है। साथ ही उसके बच्चे उससे कहते हैं कि फादर जल्दी वापस आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। और इसके बाद वो पर्सन वहाँ से निकल जाता है और इसके बाद वो पर्सन एक जगह पर आके दरवाजे को खोलता है और इसके बाद वो पर्सन अंदर की तरफ जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग होते हैं और सच में ये लोग दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं। इसके बाद वो पर्सन सबको देखते हुए कहता है कि काफी टाइम हो गया मिले हुए। ये सुनकर वहाँ पे एक पर्सन कहता है कि सच में ये बात तुम कह रहे हो। और इस पर्सन का नाम यूक होता है और ये फीस्ट किंग के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे एक लड़की उसी पर्सन को देखकर कह रही होती है कि क्या इस बुड्ढे को भी यहाँ पे बुलाया गया है। और इस लड़की का नाम सियोली होता है और ये नॉर्थ ईस्ट एम्परर होती है। इसके बाद हम लोग एक और पर्सन को देखते हैं और इसका नाम हियोन होता है और ये शाओलिन टेंपल से होता है। इसके बाद यहाँ पे एक और पर्सन अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए उस दूसरे वाले पर्सन से कहता है मेरा नाम मुरोंग है और मैं फायर ड्रैगन सेक्ट का लीडर हूँ और मैं स्वॉर्ड एम्परर को यहाँ पे रिस्पेक्ट पे करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे आने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ये सुनकर स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि बकवास करना बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि जब से मैंने मार्शल वर्ल्ड को छोड़ा है मैंने तुम्हारे भेजे हुए जासूस को नोटिस नहीं किया? तो जल्दी से मुझे एक्सप्लेन करो कि आखिरकार तुमने मुझे जैसे बूढ़े आदमी को यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो ये सुनकर मुरोंग कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो हम लोग मेन टॉपिक पर बात करते हैं। वुडेंग, जोंगनेन और हुसैन जैसे काउंटलेस सेक्ट यहाँ पे खत्म हो चुके हैं और इस सेक्ट को खत्म करने वाला सिर्फ एक पर्सन है। हमें मास्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना ही तो उनके आइडेंटिटी के बारे में और ना ही तो उनके मोटिव्स के बारे में। लेकिन जिन लोगों ने भी उसको भी तक देखा है वो लोग यही बताते हैं कि वो फाइटिंग से ऑब्सेस्ड है और यही वजह है कि लोग उसे मैड डीमन बुलाते हैं। और साथ ही हम एक पर्सन को भी देखते हैं जो कि उन्हीं लोगों की तरफ यहाँ पे बढ़ रहा होता है और इसीलिए हम सारे लोग यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि हम उसकी मैडनेस को खत्म कर सके। लेकिन तभी उस जगह पर काफी बड़ा धमाका होता है और जिसने धमाका किया होता है वो पर्सन कहता है मैं पावरफुल एनर्जी का पीछा करते करते देखो तो फेमिलियर प्लेस पर आ चुका हूँ। इसके बाद हमारा एमसी अंदर की तरफ आते हुए कहता है कि देखने में काफी ज्यादा मजेदार है कि ग्रेड 5 सेट के लीडर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और देख के ऐसा लगता है कि इसी मोमेंट का तुम लोग इंतजार भी कर रहे थे। और स्वॉर्ड मास्टर हमारे एमसी को देखकर अपने मन में कह रहे होते हैं क्या ये वही मैड डीमन है जिसकी बात हो रही थी? वैसे देखा जाए तो मैड डीमन टाइटल इसके हिसाब से बुरा नहीं है क्योंकि इसके सामने खड़ा होकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गॉड ऑफ डेथ के सामने खड़ा हूँ। अगर ऐसी ही बात है, ये कहने के बाद वो अपने स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। इसके बाद स्वॉर्ड एम्परर अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहते हैं कि तुम वो अकेले पर्सन हो जिसने मुझे स्वॉर्ड को निकालने पे मजबूर किया है। और ये सुनकर हमारा एमसी कुछ भी नहीं कहता और इसके बाद वो काफी तेजी से हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। साथ ही वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि हेवेनली स्वॉर्ड फर्स्ट स्ट्राइक। और इसके बाद स्वॉर्ड एम्परर हमारे एमसी पर काफी सारे स्वॉर्ड की स्ट्राइक्स लगा देते हैं और इस अटैक की वजह से हमारे एमसी के टुकड़े टुकड़े हो चुके होते हैं। और ये देखकर यूक मुस्कुराते हुए कहता है कि इस बुढ़ाऊ ने तो इस चीज को काफी ज्यादा हल्के में ले लिया, अगर चीज ऐसे खत्म हो जाती है तो ये सच में काफी ज्यादा बोरिंग होगा। क्या हमने तुम्हें पहले ही ये नहीं कहा था कि इसे लोग मैड डीमन या जो भी इसका नाम है उसे बुलाते हैं? लेकिन एक सेकंड रुको, आखिरकार इसके रिएक्शन के साथ क्या दिक्कत है? और हम हमारे
एमसी को देखते हैं जो कि पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, वाह सच में मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर था। और ये देखकर युग शॉक होते हुए कहता है कि आखिरकार वो क्या है। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी यहाँ पे अपनी बॉडी को रीजनरेट कर रहा होता है। और ये देखकर युग शॉक होते हुए कहता है कि क्या मैं अभी सपना देख रहा हूँ। और ये देखकर मुरंग भी कहता है कि क्या ये वही लेजेंडरी मार्शल आर्ट है जिससे आप इमोर्टलिटी को अचीव कर लेते हो। द इमोर्टल बॉडी टेक्निक ये सच में एग्जिस्ट करता है। इसके बाद हमारा एमसी कहता है कि सच में काफी ज्यादा मजेदार था, तो चलो कुछ मजे करते हैं। और तभी बाकी सब चिल्लाते हुए कहते हैं कि बुढ़ाऊ वहाँ से हटो। और ये देखकर हमारा एमसी मुस्कुराते हुए कहता है कि अरे तुम्हें उस बुढ़ाऊ की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं पहले ही उसके साथ मजे कर चुका हूँ। और हम देखते हैं कि स्वॉर्ड एम्परर के शरीर से काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है और इसके बाद वो वहीं पे गिर जाते हैं। और साथ ही एमसी आगे बढ़ते हुए कहता है तो चलो बताओ अब अगला कौन है। और ये सब देखकर सियोली कहती है कि मुरंग शांत हो जाओ, तुम्हें सिचुएशन के बारे में अभी पता होना चाहिए। और ये सुनकर मुरंग कहता है कि मैंने ऐसी मार्शल आर्ट आज से पहले कभी भी नहीं देखी। लेकिन जो स्वॉर्ड एम्परर को देख रहा होता है जो कि काफी बुरी तरीके से मारे गए होते हैं। और ये देखकर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इस चीज को मुरंग भी फील कर लेता है। साथ ही वो कहता है कि आखिरकार एक ऐसी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है। और तभी वो देखता है कि एनर्जी और कोई नहीं बल्कि युग ही रिलीज कर रहा होता है। ये देखकर मुरंग चिल्लाते हुए कहता है कि युग शांत हो जाओ, तुम्हें यहाँ पे शांत रहना होगा। लेकिन युग चिल्लाते हुए एमसी से कहता है कि कमीने बच्चे मैं तुझे जान से मार दूंगा। और ये कहने के बाद वो काफी तेजी से एमसी की तरफ बढ़ गया होता है। लेकिन हमारा एमसी मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या तुम ही फीस्ट किंग हो। लेकिन युग एक्सप्लोसिव फीस्ट किंग नाम के अटैक को तब तक कर देता है। और इस अटैक की प्रेशर की वजह से हमारे एमसी के शरीर के ऊपर की स्किन निकल रही होती है। लेकिन वो अभी भी पागलों की तरह कह रहा होता है कि मैं इसे कम फीस्ट किंग से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उस पूरे इलाके को तोड़ते हुए काफी दूर तक जाता है। और ये देखकर मुरंग कहता है कि फीस्ट किंग की मार्शल आर्ट सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन यहाँ पे बस एक दिक्कत यही है कि वो बस इस चीज से उसको नहीं हरा सकता। साथ ही युग शॉक होते हुए कहता है कि मेरे इस अटैक ने इसको डायरेक्ट हिट किया है, लेकिन इंजर्ड होने की बजाय इसकी पावर तो और ज्यादा धीरे धीरे करके बढ़ रही है। इसके बाद हमारा एमसी युग से कहता है कि मैं तुम्हारी इस मार्शल आर्ट को एक्नॉलेज करता हूँ, ये मार्शल आर्ट सच में तारीफ के लायक है, इसीलिए मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम इस अटैक को बिल्कुल वैसे ही लो जैसे मैंने लिया था। और तभी हमारे एमसी के हाथ से भी वही एनर्जी रिलीज होने लगती है जो कि फीस्ट किंग के हाथ से निकल रही थी। और इसीलिए ये देखकर युग कहता है कि ये तो वही एनर्जी है। और तभी हमारा एमसी काफी खतरनाक अटैक युग पे कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस अटैक को योन ने अपने शरीर पर ले लिया होता है। और ये देखकर हमारा एमसी कहता है कि अरे अभी तुम्हारी बारी नहीं है। ये सुनकर योन काफी गुस्से में एमसी से कहता है कि बकवास करना बंद करो। ये सुनकर हमारा एमसी मुस्कुराते हुए कहता है देखो तो ये बात कह भी कौन रहा है, वो जो पहले से स्ट्रगल कर रहा है। और ये सब देखकर युग योन से कहता है कि मुझे माफ करना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये सुनकर योन कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, अगर तुम सामने नहीं होते तो ये अटैक मुझे वैसे भी लग जाता। चलो सबसे पहले इस मॉन्स्टर से डील करते हैं, उसके बाद हम लोग अपने मैटर्स को सुलझाएंगे। और ये सब देखकर हमारा एमसी पहले तो शांत होता है, लेकिन इसके बाद वो मुस्कुराते हुए कहता है एक ऐसी बॉडी जो कि फीस्ट किंग का अटैक खाने के बावजूद भी खड़ी है। इसके बाद एमसी योन की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि एक ऐसी बॉडी है जो कभी तबाह नहीं हो सकती। लेकिन सियोली एमसी पर अटैक करते हुए कहती है कि हमारे साथ खेलना बंद करो। और इस अटैक का नाम होता है आइस कटिंग स्वॉर्ड। और ये देखकर एमसी मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या ये नॉर्थन आइस पैलेस का मार्शल आर्ट है, मैंने इसके बारे में खाली सुना था। ये सुनकर सियोली कहती है कि मॉन्स्टर कहीं के शांत हो जाओ। इसके बाद हमारा एमसी हंसते हुए कहता है कि कोल्ड सच में काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसने मेरे बॉडी की हड्डियों तक को जमा दिया है। इसके बाद एमसी सबकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम 5 वर्ल्ड के 5 ग्रेट मास्टर्स हो और तुम लोगों के पास खुद का एक अलग नेम है, साथ ही सबके पास अलग अलग तरह की मार्शल आर्ट्स है और ऐसी मार्शल आर्ट जिसके तुम पीक पर हो। मुझे सच में ये चीज काफी ज्यादा पसंद आई। लेकिन तभी पीछे से मुरंग आते हुए कहता है कि मुझे सुन के अच्छा लगा कि तुम्हें ये पसंद आया, तो चलो फिर से शुरू करते हैं। इसके बाद मुरंग एक अलग तरह की मार्शल आर्ट को परफॉर्म करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। साथ ही वो कहता है कि मैं मुरंग फायर ड्रैगन सेट का लीडर आज तुम्हें अपनी मार्शल आर्ट को दिखाऊंगा। और ये कहने के बाद वो हमारे एमसी पे अटैक कर देता है और इस अटैक से वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ होता और हमारे एमसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। इसके बाद एमसी मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिरकार ये क्या था। ये सुनकर मुरंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए डार्कनेस के अंदर कैद कर रहा हूँ। ये सुनकर हमारा एमसी चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार ये क्या बकवास है। और हम देखते हैं कि काफी सारी पार्टियां हमारे एमसी को धीरे धीरे करके जकड़ना शुरू कर देती है। और ये सब देखकर हमारा एमसी चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार ये क्या है। इसके बाद वो पार्टी पूरी तरीके से हमारे एमसी को कवर करने लगती है। साथ ही हमारा एमसी काफी तेज चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुमने मेरे साथ क्या किया है। इसके बाद वो कहता है कि मेरी बॉडी ने अपनी स्ट्रेंथ को खोना शुरू कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा एमसी पूरी तरीके से वहाँ पे ट्रैप हो जाता है। इसके बाद ये मुरंग से कहता है कि आखिरकार एक ऐसी मार्शल आर्ट थी, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी मार्शल आर्ट कभी भी नहीं देखी। ये सुनकर मुरंग उसे बताता है कि ये फायर ड्रैगन सेट का एक ट्रेजर है और ये लीडर बाय लीडर पास होता आया है। इस स्वॉर्ड की खासियत है अगर तुम इसे किसी को कट करते हो तो वो हमेशा के लिए डार्कनेस के अंदर कैद हो जाएगा। और इस स्वॉर्ड को एक्लिप्सिंग ब्लेड कहते हैं और हिस्ट्री के अंदर कभी ये नौबत ही नहीं आई कि इस ब्लेड को कभी यूज करना पड़ा हो। इसलिए मैं कह नहीं सकता कि आखिरकार ये चीज कब तक काम करेगी, इसलिए हमेशा तैयार रहना। इसके बाद हमें 3000 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही मूर्ति एक अलग से केस के अंदर बंद होती है। और इसके बाद हमें इसके बाहर का सीन भी दिखाया जाता है और इसका नाम भी पता चलता है, ये प्लेनेट जीएसपी ज़ोन 3 होता है। और इसके बाद हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम मार्क है और मैं अर्थ प्रमोशन टीम से हूँ। ये सुनकर दूसरा वाला पर्सन कहता है कि ऐसा ठीक है, आप सावधान रहिएगा क्योंकि यहाँ पे चीजें काफी ज्यादा नाजुक है और क्या आप एडवांस टीम से अकेले ही आए हैं। ये सुनकर मार्क कहता है कि अरे नहीं, मेरे साथ एक और पर्सन आई है। और हम वहाँ पे एक और लड़की को देखते हैं जिसे देखकर मार्क कहता है कि ये वही है जो मेरे साथ आई है। साथ ही मार्क उस लड़की को देखते हुए अपने मन में कहता है कि वो बिना कुछ बताए अकेले कहाँ जा रही है। और इसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है तो आखिरकार मैं इस प्लेनेट पर आ ही गई। लेकिन तभी पीछे से मार्क आते हुए कहता है कि टीम लीडर लीना। ये देखकर लीना मार्क से कहती है कि आखिरकार तुम इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो, क्या तुम यहाँ पे मजे करने के लिए आए हो। ये सुनकर मार्क मुस्कुराते हुए कहता है कि जब तक यहाँ पे मेन टीम नहीं आ जाती हम लोग यहाँ पे करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये चीज हमारे लिए एक तरीके से छुट्टी ही हुई। ये सुनकर लीना मुंह बनाते हुए कहती है कि मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर हिम्मत तो बहुत है। और इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हुए मार्क लीना से कहता है कि टीम लीडर, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि आप जेएसपी टीम को कभी ज्वाइन करोगे। ये सुनकर लीना उसे कहती है कि आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है। ये सुनकर मार्क लीना से कहता है क्योंकि आप जैसा कोई पर्सन जो कि एलियन के थॉट से काफी ज्यादा नफरत करता है और वो ऐसे किसी प्लेनेट पर आए जहाँ पर एलियंस इकट्ठा होते हैं। ये बात सच में काफी ज्यादा क्यूरियस कर देने वाली है। और साथ ही हम देखते हैं कि वो दोनों ही बाहर की तरफ आ चुके होते हैं और वहाँ पे काफी सारे एलियंस होते हैं जिन्हें देखकर मार्क कहता है कि यहाँ पर तो एलियन की वो स्पीशीज भी है जिन्हें हम लोग अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। और मार्क को ऐसी हरकतें करता हुआ देखकर लीना उसे कहती है कि हमें बेवकूफी करना बंद करो, ये जगह बहुत खतरनाक है। ये सुनकर मार्क कहता है कि अरे टीम लीडर, यहाँ पे चीजें अलग है क्योंकि टूर्नामेंट होने के टाइम पे यहाँ पे हर कोई इक्वल होता है। ये सुनकर लीना कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि एलियंस भी बिल्कुल ऐसा ही सोचे। लेकिन मार्क, तुम्हें यहाँ पे ये देखना चाहिए कि आखिरकार ये सब किस चीज से अनसैटिस्फाइड है। लेकिन जैसे लीना मार्क की तरफ देखती है, मार्क यहाँ पे कुछ पहन कर कहता है कि टीम लीडर एक बार
इसको तो देखिए आखिरकार ये कैसा लग रहा है। और ये देखकर लीना कहती है कि तुम्हारी हरकतों को देखकर लग रहा है कि मुझे तुम्हें एग्जीबिशन हॉल के अंदर ही छोड़ देना चाहिए था। और ये सुनकर मार्क कहता है लेकिन क्यों? ये सुनकर लीना कहती है क्योंकि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है तो तुम इन खतरनाक एलियंस के बीच में रह सकते हो। ये सुनकर मार्क एक एलियन की तरफ देखते हुए कहता है कि टीम लीडर आपको इन सबके सामने ऐसी बातें नहीं करना चाहिए क्योंकि सच में ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसके बाद लीना और मार्क एक जगह पर आगे होते हैं और लीना कहती है कि आखिरकार हम लोग यहाँ पे आ गए। यही वो जगह है जहाँ पे हम लोग सच में कह सकते हैं कि हम लोग सब इक्वल हैं। और इस जगह का नाम जेएसपी टूर्नामेंट अरीना होता है। और इसके बाद हमें टूर्नामेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलियन चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि सारी यूनिवर्स से आप सभी का स्वागत है। ये टूर्नामेंट हर 100 साल के अंदर होता है और आपको मौका मिलता है कि आप अपनी सिविलाइजेशन का लेवल बढ़ा सको। और ये बातें सुनकर वो सारे के सारे एलियन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसके बाद हम लोग मार्क और लीना को देखते हैं जो कि यहीं पर आए होते हैं। और मार्क लीना से कहता है तो अच्छा टीम लीडर आप इस टूर्नामेंट को देखने के लिए यहाँ पे आई थी। ये सुनकर लीना कहती है कि नहीं मैं यहाँ पे लोगों की वीकनेस को देखने के लिए आई हूँ। ये सुनकर मार्क अपने मन में कहता है कि आखिरकार ये कैसी बकवास कर रही है। इसके बाद हम लोग एक एलियन को देखते हैं जिसका नाम अग्नि होता है और इस एलियन की सिविलाइजेशन 972 रैंक पर होती है। इसके बाद हम लोग एक और एलियन को देखते हैं और इसका नाम पैनन होता है और इसकी सिविलाइजेशन की रैंक 9630 पर आती है। इसके बाद ये अनाउंस किया जाता है तो इन दोनों की बैटल को शुरू करते हैं। देखते हैं कि आखिरकार कौन जीतेगा और विनर ही डिसाइड करेगा कि ग्रुप नंबर 6 में कौन होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें प्रमोशन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन से कहता है कि जल्दी यहाँ पर आओ और उस पर्सन के आने के बाद उससे कहता है कि क्या तुमने ये आवाज सुनी? ये सुनकर दूसरा वाला पर्सन कहता है कि नहीं आखिरकार तुम किस आवाज की बात कर रहे हो। लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि उस मूर्ति के अंदर क्रैक आ चुका होता है और हमारा एमसी उन दोनों को देख रहा होता है। इसके बाद स्टोरी टेलर हमें बताता है कि जेएसपी प्लेनेट की लोकेशन अर्थ से 5 लाख लाइट ईयर्स दूर है और हर 100 साल में यहाँ पे एक टूर्नामेंट होता है जिसमें हर सिविलाइजेशन पार्टिसिपेट करती है। और अगर आप इस टूर्नामेंट को जीत जाते हो तो आपको हर वो चीज मिलेगी जो आप चाहते हो, चाहे वो चीज लड़ाई हो या फिर भूख, आपको सबसे छुटकारा मिल जाएगा। और ऐसे ही हमारे अर्थ पर वीडियो को बनाया गया है जिसमें सबसे ज्यादा पावरफुल लोग होते हैं और हम भी ऑफिशियली इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग उसी सफेद एलियन को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि सच में स्पीसीज लाइविंग फ्लेम नाम को डिजर्व करती है क्योंकि बस फ्लेम की वजह से ही पूरे अरीना के अंदर काफी ज्यादा इंटेंस मोमेंट बन चुका है। इसके बाद हम लोग पैरन को देखते हैं जो कि हाफते हुए कह रहा होता है कि सच में इसकी फ्लेम काफी ज्यादा खतरनाक है। और पैरन के सामने अग्नि होता है जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि आज मैं तुम्हें अपनी फ्लेम की मदद से पूरी तरीके से पका दूंगा। और ये सब देखकर सारे के सारे एलियन अग्नि अग्नि करके चिल्ला रहे होते हैं और उन एलियंस की बातें पैरन भी सुन रहा होता है। लेकिन तभी अग्नि उसके मुंह के सामने आते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। और तभी अग्नि काफी खतरनाक अटैक पैरन पे कर देता है और ये देखकर ऑडियंस चिल्लाते हुए कहती है कि अग्नि की फ्लेम इतनी ज्यादा खतरनाक है कि किसी स्टारडियस शिप को भी आराम से मेल्ट कर सकती है। ये देखकर लीना कहती है कि लगता है कि अग्नि की सिविलाइजेशन भी टायर 1 की है। इसके बाद अग्नि चिल्लाते हुए पैरन से कहता है तो बेवकूफ कहीं के तुमने देख लिया कि आखिरकार लॉर्ड अग्नि की पावर कितनी ज्यादा है। और ये देखकर मार्क लीना से कहता है कि हम लोग सोच भी कैसे सकते हैं कि हम ऐसे किसी मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। तो क्या टीम लीडर हमें अभी भी इनकी वीकनेस को सर्च करना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे किसी काम आने वाला है। ये सुनकर लीना मार्क से कहती है कि नहीं अभी ये काफी नहीं है। ये सुनकर मार्क लीना से कहता है कि टीम लीडर मैं कह रहा हूँ कि हमारा टाइम खाली यहाँ पे वेस्ट हो रहा है। ये सुनकर लीना कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको रियलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे कोई भी एलियन टॉप टायर 3 से बिलोंग नहीं करता और कुछ कदर यहाँ पे मैच पर है। मुझे लगा था कि ये टूर्नामेंट सिविलाइजेशन की रैंक को बढ़ाता है तो इन एलियंस का रिएक्शन यहाँ पे कुछ और देखने को मिलेगा और टायर 1 की सिविलाइजेशन इनके सामने कुछ भी नहीं है और इसी एरोगेंस का हम लोग वेपन के तौर पे यूज करेंगे। इसीलिए मार्क अगर तुम मेरी बात को समझ गए हो तो यहाँ पे इन लोगों की वीकनेस पर फोकस करना शुरू करो। ये सुनकर मार्क कहता है कि हाँ ठीक है लेकिन इसकी जरूरत आखिरकार है कि इसको क्या प्रमोशन टीम को। लेकिन तभी हम एक छोटी सी एलियन को देखते हैं जो कि रोते हुए कहती है कि पैनल तुम यहाँ पे नहीं हार सकते, इसीलिए पैनल जल्दी से उठ जाओ। और यहाँ पे मार्क ने भी उसको नोटिस कर लिया होता है और वो अपने मन में कहता है कि देखिए ऐसा लगता है कि पिगलो स्पीसीज से आती है लेकिन इनके लिए काफी ज्यादा बुरी बात है कि वो टायर 3 का ओपोनेंट है, साथ ही वो सारे के सारे ओपोनेंट में एक टॉप रैंकर भी है। अब ये फ्लेम की गर्मी कम हो गई है, यहाँ पे पैनल भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन तभी हमें दूसरे एलियन को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि जल्दी से विनर को डिक्लेयर कर दो, पक्का से वो कचड़ा यहाँ पे जल के धूल बन के उड़ चुका है। और मार्क भी उसकी आवाज को सुन लेता है और वो अपने मन में कहता है कि आखिरकार कोई इसके जैसा खतरा यहाँ पे क्या कर रहा है, मुझे जल्दी से टीम लीडर को इन्फॉर्म करके यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी वो छोटी सी एलियन गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि ओए तुम आखिरकार तुम कैसी बकवास कर रहे हो, अगर तुम्हें पैनल के बारे में नहीं पता तो उसके बारे में कुछ भी मत बोलो। ये सुनकर वो एलियन कहता है कि तुम जैसी छोटी बच्ची को बात करने की तमीज नहीं है, वैसे भी तुम्हारी जैसी लोली स्पीसीज से और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये सुनकर वो छोटी सी एलियन चिल्लाते हुए कहती है कि तुम भी बच्चे ही हो। और ये सब देखकर मार्क लीना से कहता है कि टीम लीडर जल्दी यहाँ से निकलते हैं, अगर हम लोग यहीं पे रहते हैं तो उनके झगड़े के बीच में हम भी फंस सकते हैं। लेकिन लीना उसकी बातों को यहाँ पे साफ इग्नोर कर रही होती है और तभी वो एलियन अपनी मसल को बूस्ट करते हुए कहता है कमीनी बच्ची क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग दिखाऊं। और साथ ही वो अपनी मसल को और ज्यादा बूस्ट करते हुए कहता है कि मेरे जैसे लोग मेरे प्लेनेट के अंदर नॉर्मल हैं। और इसकी ऐसी बातों से पिगलो यहाँ पे काफी ज्यादा डर गई होती है और ये सब देखकर मार्क चिल्लाते हुए कहता है कि टीम लीडर एक बार उधर देखिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि उस एलियन ने अपनी बॉडी को काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर लिया होता है। साथ ही वो कहता है कि मेरे जैसा नॉर्मल पर्सन भी तुम्हारे प्लेनेट को सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ही तबाह कर सकता है। साथ ही इसका नाम भी हमें पता चलता है जो कि मिस्टर पिकी होता है और इसकी सिविलाइजेशन की रैंक 1300 होती है। लेकिन इससे पहले पिकी पिगलो पे अटैक करता तभी लीना कहती है कि क्या तुमने अपने मसल को सिर्फ उस बच्ची के लिए ही बूस्ट किया है। ये सुनकर पिकी कहता है कि तुमने अभी क्या कहा। ये सुनकर लीना कहती है कि क्या तुमने अभी नहीं कहा कि तुम अपने प्लेनेट के अंदर नॉर्मल हो और जिस तरीके का तुम यहाँ पे दिखावा कर रहे हो इसे साफ पता चल रहा है कि तुम अपने प्लेनेट पर एक लूजर हो। ये सुनकर पिकी गुस्से में कहता है क्या सारी की सारी लोरी सिविलाइजेशन ने यहाँ पे किसी तरीके का नशा कर रखा है, आखिरकार तुम लोग मुझे गुस्सा क्यों दिला रहे हो। और ये सुनकर मार्क डरते हुए कहता है कि अरे रुको मैं इन कमीनों के साथ नहीं हूँ। लेकिन तभी पीछे से लीना कहती है कि अगर तुम्हें गुस्सा आ भी जाता है तो तुम क्या कर लोगे लूजर कहीं के। ये सुनकर पिकी गुस्से में कहता है कि तुमने क्या कहा कि मैं क्या कर लूंगा। लेकिन हम मार्क को देखते हैं जो कि लीना को अपने आप से दूर करते हुए कहता है मेरे से दूर चली जाओ, तुम्हारी वजह से वो मुझे भी गलत समझ रहा है। इसका रिप्लाई देते हुए लीना कहती है कि क्या तुम अपने टीम लीडर को ऐसे ही अमेंडेड करना चाहते हो। और तभी उन दोनों को पिकी का आवाज आती है जो कि कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन इससे पहले पिकी यहाँ पे हमला करता हम देखते हैं कि उसके पीछे से कुछ उड़ के आता है और तभी वो चिल्लाते हुए कहती है कि अभी क्या वहीं पे रुक जाओ। और ये देखकर पिकी अपने मन में कहता है कि क्या इसको भी अभी ही आना था। साथ ही मार्क उस चीज को देखते हुए लीना से कहता है कि आखिरकार वो क्या है। ये सुनकर लीना बताती है कि ये ड्रोन है जो कि सरीना को पेट्रोल कर रहा है। साथ ही कुछ लोगों की आवाज आती है जो कि कह रहे होते हैं कि आखिरकार पेट्रोलिंग ड्रोन वहाँ पे क्या कर रहा है, आखिरकार ये पर्सन कौन है जो
कि स्टेडियम के अंदर आके दिक्कत को खड़ा कर रहा है। इसके बाद ड्रोन मार्क और लीना से पूछता है क्या इसने को कोई चोट तो नहीं पहुंचाई। ये सुनकर लीना मुस्कुराते हुए कहती है कि क्या चोट। इसके बाद लीना कहती है कि इसने हमें डायरेक्टली तो कोई हार्म नहीं किया, लेकिन इस बेवकूफ ने अचानक अपने मसल्स को दिखाना शुरू कर दिया। देख के ऐसा लगता है कि इसने पी रखी है और इन सब चीजों की वजह से मुझे काफी ज्यादा सफर करना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है। ये सुनकर ड्रोन कहता है कि क्या तुमने सच में अपने मसल्स को दिखाया। लेकिन तभी लीना पिकी से कहती है कि क्या ये सच नहीं है कि तुमने अचानक हमें मसल दिखाना शुरू कर दिया, वो बस इसलिए कि हमारी सिविलाइजेशन सिर्फ टायर 1 की है। और ये सब देखकर पिकी अपने मन में कहता है कि पेट्रोल ऑफिसर के सामने भी ऐसा कर रही है। और इसके बाद पिकी अपने दांतों पीसते हुए कहता है कि आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई। और तभी मार्क लीना के कान में कहता है कि आखिरकार तुम उसको गुस्सा क्यों दिला रही हो। ये सुनकर लीना कहती है कि इससे पहले किसी को नुकसान पहुंचाए उसके लिए अच्छा ही होगा कि वो सच बोल के यहाँ से रिलीज हो जाए, और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ ताकि मैं उसको अपने तरीके से पनिश कर सकूं। ये सुनकर मार्क कहता है तो ठीक है, उसको प्रोवोक करना बंद कर दो। और तभी वो ड्रोन वापस से पिकी से पूछता है क्या तुम अपने इस बेकार से मसल्स को यहाँ पे दिखा रहे थे। ये सुनकर पिकी मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ ये सच है, मैं बस थोड़ा सा शो ऑफ करना चाहता था। और इसके बाद वापस से छोटा होते हुए कहता है और इसीलिए इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया। और इसके बाद पिकी यहाँ से जाते हुए मार्क और लीना से कहता है तो वापस से मिलेंगे। और ये देखकर मार्क कहता है कि क्या वापस मिलेंगे, मेरे सपने में भी वापस मत मिलना। और इसके बाद मार्क लीना से कहता है कि क्या तुम इसके बारे में पहले से ही पता था। ये सुनकर लीना कहती है कि और नहीं तो क्या, मैं कोई पागल थोड़ी ना हूँ कि मैं किसी मॉन्स्टर के सामने ऐसी बातें बार बार करूंगी। और तभी पिघलो आते हुए यहाँ पे लीना का कपड़ा पकड़ते हुए कहती है कि आपका थैंक यू कि आपने मेरी हेल्प करी। ये सुनकर लीना गुस्से में कहती है कि मैंने तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करी, अभी क्या यहाँ से दफा हो जाओ, मेरे गोल से मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो। और लीना की ऐसी बातें सुनकर उसे रोना आ गया होता है। और ये सब देखकर मार्क अपने मन में कहता है मुझे लगा ही था कि इसका दिमाग अभी खराब है। और इसके बाद मार्क उस पिघलो के सर पे हाथ रखते हुए कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हें डर लगा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, तुम अपनी फैमिली के पास सब वापस चली जाओ। और ये सब देखकर पिघलो उसका हाथ हटाते हुए कहती है कि बकवास करना बंद करो कायर कहीं के। इसके बाद पिघलो लीना को वापस सर झुका के थैंक यू कहती है। और ये देखकर मार्क कहता है कि आखिरकार ऐसा क्यों दिखा रही है कि खाली मैं ही डरा था, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है डरी तो ये भी थी। और इस सुनकर लीना मार्क से कहती है कि चुप हो जाओ कायर कहीं के। और इसके बाद सारे के सारे एलियन को देते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहते हैं कि पैरेंट के बच्चे जल्दी बाहर आओ, छुपना बंद करो। और ऐसी हरकतें करने के बाद तुम अपनी सिविलाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव कैसे कह सकते हो। और ये सब देखकर लीना कहती है कि सारे के सारे लोग यहाँ पे पैरेंट के अगेंस्ट हो गए हैं, और मैंने कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट भी किया था। और इसके बाद हम लोग अग्नि को देखते हैं जो कि कहता है कि काफी ज्यादा टाइम हो गया छुपन छुपाई खेले हुए। और ये सब देखकर लीना कहती है कि क्या हमारी ह्यूमैनिटी कभी ऐसे मॉन्स्टर को हरा भी पाएगी। और इसके बाद में लीना का एक पास दिखाया जाता है जहाँ पे उसने अलग तरह के कपड़े पहन रखे होते हैं। और लीना के सामने कुछ पेशेंट होते हैं जिनकी हालत सच में काफी ज्यादा खराब होती है। और प्रेजेंट टाइम ये सब सोचकर लीना कहती है कि अभी के टाइम में मुझे ऐसे थॉट अपने मन के अंदर नहीं लाने चाहिए। और ये सब देखकर मार्क कहता है कि आखिर ये वापस ये क्यों कर रही है। इसके बाद लीना से कहता है कि क्या आप ठीक हो। ये सुनकर लीना कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। और तभी व्हाइट एलियन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, पैनल ने अग्नि के ब्लाइंड स्पॉट्स पर अटैक किया है। और ये सुनकर तो लीना भी काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है। साथ ही हम देखते हैं कि पैरेंट के अटैक की वजह से अग्नि की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। साथ ही पैरेंट भी अपना काफी खतरनाक अटैक अग्नि पे कर देता है। और ये सब देखकर लीना कहती है कि उसने अपने लाइफ को रिस्क में डालकर उसके ब्लाइंड स्पॉट पर अटैक किया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मार्क के फोन पे किसी का कॉल आ गया होता है। और कॉल पे बातें सुनकर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है, लेकिन वो बातें हमें नहीं सुनाई जाती। साथ ही हमें अनाउंसर की आवाज भी आ रही होती है कि अग्नि अब नहीं उठेगा। और तभी मार्क लीना को बुलाता है। और ये सुनकर लीना कहती है कि मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, तुम आखिरकार मुझे बार बार क्यों परेशान कर रहे हो। ये सुनकर मार्क कहता है कि टीम लीडर ये वो बात नहीं है, अब एग्जीबिशन हॉल की तरफ से कॉल आया था, उन्होंने कहा कि वहाँ पे कुछ दिक्कत हो गई है और हमें अभी कभी इसे चेक करने के लिए वहाँ पे जाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लीना और मार्क वहाँ से निकल गए होते हैं। साथ ही लीना कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि किसी भी चीज को डबल बार चेक करना। ये सुनकर मार्क कहता है कि टीम लीडर मुझे सही से याद है कि मैंने हर एक चीज को डबल बार चेक किया था। और ऐसी ही बातें करते हुए वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि पिलर के साइड में कोई खड़ा होता है। इसके बाद लीना कहती है कि कुछ भी हो, मैंने वो तो देख लिया जो कि मैं देखना चाहती थी, और मैं श्योर हूँ कि तुमने भी उस चीज को देख लिया होगा। और मैंने वैसे ये सोचा नहीं था कि वो सच में उस मॉन्स्टर को यहाँ पे हरा देगा। तो जैसा कि मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि बस कुछ ही ओपोनेंट्स हैं जिनको हम नहीं हरा सकते। लेकिन हम लीना के पीछे देखते हैं कि खास सीधा जाके मार्क को लगता है। और तभी लीना पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहती है कि आखिरकार ये हवा कैसी थी। लेकिन हम देखते हैं कि लीना के सर पे भी काफी बड़ा हाथ आ गया होता है। और इसके बाद हम लोग एक अलग जगह का सीन देखते हैं जहाँ पे लीना की आंखें खुलती हैं। और हम देखते हैं कि लीना के अगल बगल काफी सारे पिकीज होते हैं जिनमें से एक ने मार्क को पकड़ रखा होता है। और साथ ही मार्क की हालत भी काफी ज्यादा खराब होती है। और ये चीज लीना भी देख रही होती है, इसलिए वो चिल्लाकर कहती है कि मार्क उठ जाओ। और ये सब उन पिकी ने भी सुन लिया होता है। और इसीलिए जिनमें से एक पिकी ने लीना को पकड़ रखा होता है, क्या तुम उठ गई। और वहीं पे दूसरा पिकी कहता है कि क्या तुम इसकी बात कर रही हो जब तुमने मार्क नाम को बुलाया। लेकिन चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है, हम लोगों ने इसको भी नहीं मारा है। इसके बाद लीना उस पिकी से कहती है कि क्या तुम ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें उस टाइम टीज किया था। और वैसे क्या तुम्हारे पास दिमाग की कमी है, जल्दी यहाँ पे जेएसपी सिक्योरिटी टीम आती ही होगी। और तभी पिकी उसे गिराते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई। इस प्लेनेट पर ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी डिवाइस हमारी प्लेनेट की टेक्नोलॉजी से बने हैं, इसलिए मैंने पहले ही उन चीजों को ठिकाना लगा दिया है। इसके बाद पिकी लीना के सर पे उंगली मारते हुए कहता है तो क्या आप तुम्हें सिचुएशन समझ में आ रही है। इसके बाद गुस्सा होते हुए कहता है कि गैलेक्टिक फेडरेशन पहले की तरह नहीं रहा, क्योंकि अब वो इन जैसे बेकार से लोगों को भी एक्सेप्ट करने लग गया है। ये सुनकर लीना को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि बकवास करना बंद करो, हम कभी तुम्हारी फेडरेशन को ज्वाइन ही नहीं करना चाहते थे। वो तुम लोग थे जो कि जबरदस्ती हमारे अर्थ में घुसे चले आए और हमें फोर्स किया कि हम इसे ज्वाइन करें। और तुम्हारी लाई हुई बीमारी की वजह से बिलियंस ऑफ लोग मारे गए और तुम इस बेकार सी चीज को फेडरेशन कहते हो। उन लोगों ने कहा था कि हम सिविलाइजेशन के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते, और ये बहाना देकर उन लोगों ने हमारी थोड़ी सी भी हेल्प नहीं करी। और ये सुनकर पहले तो पिकी शांत होते हैं, लेकिन इसके बाद वो पागलों की तरह हंसते हुए कहते हैं कि क्या तुमने सुना इसने क्या कहा। इसने खुद ही कहा कि इसके सारे के सारे लोग बहुत बुरी तरीके से मारे गए। और वहीं पे दूसरा पिकी हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि फेडरेशन कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या सच में कोई ऐसी बीमारी भी एग्जिस्ट करती है जिससे लोग स्ट्रगल कर करके मर जाए। साथ ही वो दूसरा पिकी कहता है मुझे तो लगा था कि ऐसे लोग खाली म्यूजियम के अंदर ही पाए जाते हैं। लेकिन तभी वो पहला पिकी कहता है कि आखिरकार वहाँ पे कौन है। लेकिन तभी किसी की आवाज आती है जो कि उन पिकी से कहता है कि मैं सोच ही रहा था कि आखिरकार किस की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई वो मुझे यहाँ पे लेके आया। और हमें पता चलता है कि पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारा साइको एमसी होता है। साथ ही हमारा एमसी कहता है कि मैं तुम लोग के मसल देख के गैस करता हूँ कि तुम लोग शाओलिन टेंपल से हो, लेकिन तुम्हारा हुलिया तो पहले के मुकाबले काफी बदल गया है, क्योंकि तुम्हारे सामने तो ये कमरा भी छोटा लग रहा है। और ये देखकर लीना अपने मन में कहती है कि इसकी लैंग्वेज को देख ऐसा लग रहा है कि ये अर्थ से है। तभी में से एक पिकी आगे बढ़ते हुए कहता है कि आखिरकार तुमने अभी क्या कहा और तुम बेकार सी लैंग्वेज को यूज क्यों कर रहे हो। ये सुनकर एमसी अपने कान के अंदर उंगली करते हुए कहता है कि आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो। देखिए ऐसा लगता है कि सिर्फ हुलिया ही नहीं बल्कि काफी कुछ यहाँ पे बदल गया है। साथ ही हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि क्या ये कॉमन लैंग्वेज तक को नहीं बोल सकता। और तभी लीना
चिल्लाते हुए एमसी से कहती है, हे तुम जल्दी से जाके सिक्योरिटी टीम को इसके बारे में इन्फॉर्म करो, क्योंकि ये यहाँ पे फेडरेशन के रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं। लेकिन ये सब सुनने के बावजूद भी हमारे एमसी को यहाँ पे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो पिकी आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि क्या ये यहाँ से भागना चाहता है। देख कैसा लगता है कि यहाँ पे चाहता है कि हम इसे मार दे। ये सुनकर हमारा एमसी हंसते हुए कहता है कि चलो ठीक है, मैं समझ गया, यहाँ पर अभी भी कुछ भी नहीं बदला। और ये बात कहने के बाद वो अपने हाथ के अंदर एक एनर्जी को चार्ज करने लगता है। ये देखकर पिकी कहता है कि आखिरकार ये क्या है, लेकिन इससे पहले वो आगे कुछ समझता तभी हमारा एमसी काफी खतरनाक अटैक उस पे कर देता है। और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ऊपर की पूरी बॉडी ही उड़ गई होती है। और ये चीज देखकर लीना भी काफी ज्यादा शॉक होती है। लेकिन हमारा एमसी हंसते हुए कहता है, यहाँ पे डरना बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी लैंग्वेज को यहाँ पे अच्छे से समझ सकती हो, तो इसीलिए मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि मुझे तुमसे पूछना है। और इसीलिए अगर तुम बिना वजह के यहाँ से भागने की कोशिश करती हो तो मैं तुम्हें यहाँ पे जान से मार दूंगा। ये सुनकर लीना कहती है कि क्या तुम्हारे पास क्वेश्चन है मेरे से पूछने के लिए, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुमने ये कैसे किया। लेकिन तभी हमारा एमसी लीना की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि ओए लड़की, अगर तुम अपनी लाइफ की वैल्यू करती हो तो मेरे से अच्छे से बात करो। ये सुनकर लीना अपने मन में कहती है कि मैं जानती थी कि यहाँ पे कॉमन लैंग्वेज को सही से नहीं बोल रहा है। इसके बाद हमारा एमसी लीना से कहता है, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आखिरकार हम कहाँ पे हैं। ये सुनकर लीना उसे बताती है कि ये प्रमोशनल बिल्डिंग है। और इससे पहले लीना यहाँ पे और कुछ बताती, तभी यहाँ पे हमारा एमसी उसे टोकते हुए कहता है कि क्या ये शाओलिन टेंपल नहीं है। वैसे भी शाओलिन टेंपल के अंदर काफी शांति होती है, लेकिन यहाँ के शोर को सुन के मुझे पता चल ही गया था। और इसके बाद सुनकर लीना उसे कहती है कि आखिरकार तुम हो क्या। और ये सुनकर हमारे एमसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके बाद लीना हमारे एमसी को चारों तरफ से चेक करते हुए कहती है, तुम्हारे अपीयरेंस से लेकर तुम्हारी लैंग्वेज सब के सब हमारे अर्थ से है, और ना ही तो तुम्हारे शरीर पर कोई स्पेसिफिक डिवाइस है। तो आखिरकार तुमने वो खतरनाक अटैक को चार्ज कैसे किया। लेकिन तभी हमारा एमसी लीना के बाल पकड़ते हुए कहता है कि क्या तुम पागल हो, आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। और ये देखकर लीना उसका हाथ हटाते हुए कहती है कि मैं बस ये जानना चाहती थी कि आखिरकार तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। ये सुनकर हमारा एमसी शॉक होते हुए कहता है कि क्या तुम्हारा इसे क्या मतलब है, क्या तुम्हें नहीं पता कि आखिरकार मैं कौन हूँ। ये सुनकर लीना कहती है कि और नहीं तो क्या, मुझे क्या पता कि तुम कौन हो, क्या तुम किसी तरीके के सेलिब्रिटी हो। लेकिन तभी वो शॉक होते हुए कहती है कि तुम्हारे पीछे, और हम देखते हैं कि पीछे से एक पिकी काफी खतरनाक अटैक को करने वाला होता है। साथ ही वो पिकी कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोली क्रिएचर्स। और हम देखते हैं काफी खतरनाक अटैक हमारे एमसी की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन उस अटैक को हमारा एमसी अपने हाथ से हटाते हुए अटैक को रेडी करते हुए कहता है कि तुम लोग खाली देखने में ही बड़े हो, नहीं तो तुम्हारा कोई भी काम नहीं है। इसके बाद वो पिकी पर काफी खतरनाक अटैक को करते हुए कहता है, क्या तुमने भी अपने इंटरनल एनर्जी को ड्रेन किया है। और तभी हमारे एमसी का अटैक यहाँ पे पूरी तरीके से रिलीज हो जाता है। और इस अटैक की वजह से वो काफी दूर चला जाता है। ये देखकर लीना शॉक होते हुए कहती है कि इसने उसके अटैक को सिर्फ एक हाथ से ही रोक दिया। इसके बाद हमारा एमसी वापस से लीना से कहता है कि हे लड़की, मुझे सच में बताओ, क्या तुम मुझे नहीं जानती। ये सुनकर लीना अपने मन में कहती है कि क्या ये अर्थ पे कोई पावरफुल पर्सन है या फिर कोई सेलिब्रिटी है। लेकिन अगर ये ऐसी पावर को पोजेस करता है तो ये हो नहीं सकता कि अर्थ पे इसे ना जाना चाहिए। इसके बाद लीना हमारे एमसी से कहती है कि मुझे माफ करिएगा कि मैं आपके बारे में नहीं जानती, क्योंकि मैं अपना ज्यादा से ज्यादा समय दूसरे प्लेनेट पर बिताती हूँ। ये सुनकर एमसी कहता है कि क्या दूसरे प्लेनेट और अर्थ, आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रही हो। ये सुनकर लीना कहती है कि मेरे पास काम की वजह से टाइम नहीं होता अर्थ पे ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए। लेकिन तभी मार्क आते हुए कहता है कि टीम लीडर लीना। लेकिन तभी वहाँ पे आते हुए कहता है कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी लीना उससे कहती है, तो अच्छा तुम जाग गए। लेकिन तभी हमारा एमसी कहता है कि आखिरकार यहाँ पे कमजोर लोग लगातार आते ही क्यों जा रहे हैं। ये सुनकर मार्क कहता है कि क्या कमजोर, आखिरकार ये कौन है। तो ये सुनकर लीना कहती है कि क्या तुम इसको नहीं जानते। इसके रिप्लाई में मार्क कहता है कि क्या ये कोई फेमस पर्सन है। लेकिन ये सुनकर लीना कहती है कि छोड़ो इस बात को, इस बारे में भूल जाओ। इसके बाद लीना हमारे एमसी से कहती है कि मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने हमें बचाया, लेकिन जब तक आप हमें अपने बारे में नहीं बताओगे आपसे कोऑपरेट करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। ये सुनकर हमारा एमसी मुस्कुराते हुए कहता है कि तुमने अभी क्या कहा। लेकिन चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ कि आखिरकार मैं कौन हूँ। मैं हूँ ग्रेट डीमन ज़ेनो, जिसने ग्रेट फोर्स सेट को डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन इसकी बात सुनकर लीना और मार्क काफी ज्यादा अजीब फेस बनाने लगते हैं। साथ ही मार्क अपने मन में कहता है कि आखिरकार ये कैसा बच्चों जैसा नाम है। इसके बाद मार्क लीना से कहता है कि टीम लीडर, मुझे ऐसा लगता है कि इसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है। लेकिन लीना मुस्कुराते हुए कह रही होती है, ग्रेट डीमन ज़ेनो, मुझे इसका मतलब समझ में तो नहीं आया, लेकिन जिस तरीके का ये नाम है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी साउंड कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये। पर तभी पिकी अपना हाथ पकड़ते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार हम जैसे कचड़े से कैसे हार सकते हैं। और ये देखकर मार्क चिल्लाते हुए कहता है, तो क्या सब चीजों के पीछे इन एलियंस का हाथ था। लेकिन हम पिकी को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में कह रहा होता है कि नहीं, मुझे जैसे सप्रेसर की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये सब ज़ेनो भी देख रहा होता है। लेकिन तभी लीना ज़ेनो से कहती है कि ग्रेट डीमन ज़ेनो, क्या आप इसे इसके करंट स्टेट में हरा सकते हो। लेकिन हम मार्क को देखते हैं कि आखिरकार तुम क्या बकवास कर रही हो, जल्दी से यहाँ से भागते हैं। ये सुनकर ज़ेनो मुस्कुराते हुए कहता है, तो क्या इसका मतलब अपने फुल पावर के साथ नहीं लड़ रहा था। ये सुनकर लीना कहती है कि हाँ आप सही कह रहे हो, इसने अपनी हाफ स्ट्रेंथ को भी यूज नहीं किया है। ये सुनकर ज़ेनो आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तो क्या ये मेरे पे अब तक इजी हो रहा था। इस चीज ने तो मुझे काफी ज्यादा एक्साइटेड कर दिया। लेकिन तभी लीना ज़ेनो से कहती है कि पहले आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेना चाहिए। लेकिन ये सुनकर मार्क उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो, हमें यहाँ से भागना चाहिए। ये सुनकर लीना कहती है कि हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। ये सुनकर मार्क उसे लड़ते हुए कहता है कि अपॉर्चुनिटी के बारे में भूल जाओ और जल्दी से यहाँ से मिलकर भागो। लेकिन लीना इसकी रिप्लाई में कहती है कि मैं नहीं भागने वाली, बल्कि मैं यहीं पे रुके इस मैच को देखूंगी। और ये सुनकर मार्क यहाँ से भागते हुए कहता है कि अब हम लोग यहाँ पे एक दूसरे को नहीं जानते, सबके सब यहाँ पे पागल हो चुके हैं। और ये सब देखकर लीना अपने मन में कहती है कि मार्क सही कह रहा है, ये देखने में बिल्कुल पागलपन जैसा लग रहा है। और साथ ही हम लोग यहाँ पे ज़ेनो को भी देखते हैं जो कि उस पिकी के पास पहुंच गया होता है। और ज़ेनो पिकी को देखते हुए अपने मन में कहता है कि इसकी अपीयरेंस पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन उसे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो यहाँ पे अभी भी हंस रहा होता है। इसके बाद वो पिकी काफी गुस्से में खड़े होते हुए अपने मन में कहता है कि अर्थ के टायर 1 की सिविलाइजेशन पे ऐसी पोटेंशियल है। इसके बाद वो पिकी अपने दांत को पीसते हुए कहता है कि सब कुछ सप्रेसर की वजह से हुआ। इसके बाद वो पिकी चिल्लाते हुए कहता है कि रेगुलेशंस की ऐसी की तैसी, मैं तुम्हें अपने हाथों से जान से मार दूंगा। और इस सब देखकर लीना अपने मन में कहती है कि अब ये सप्रेस नहीं हो रहा है और इनकी कॉस्मोस स्पीशीज फ्रीली मेटल को मैनिपुलेट कर सकती है। साथ ही हम ज़ेनो के अगल बगल मेटल्स को देखते हैं जो कि मैनिपुलेट हो रहे होते हैं। और इसके बाद सारे के सारे मेटल हमारे ज़ेनो की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगते हैं। लेकिन ज़ेनो काफी कूल अंदाज में कहता है कि इसे देखो तो ये कितना ज्यादा मजेदार है। और हम देखते हैं कि सारे के सारे मेटल एक जगह पे जाके टकरा गए होते हैं। इसके बाद पिकी काफी गुस्से में कहता है, तो चलो एक्सपीरियंस करो हमारी सिविलाइजेशन के बीच के लेवल के डिफरेंस को और कचड़े कहीं के शांति से मर जाओ। ये कहने के बाद सारे के सारे मेटल को सप्रेस करने लगता है। और साथ ही हम देखते हैं कि उन्हीं मेटल के अंदर हमारा एमसी भी होता है जो कि इंजर्ड हो चुका होता है। लेकिन वो मुस्कुराते हुए कहता है कि वाओ क्या बात है। इसके बाद ज़ेनो अपनी पावर को उसी मेटल के अंदर रिलीज करने लगता है। और ये देखकर वो पिकी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
था। इसके बाद जैन उस मेटल को तोड़ के नीचे आ चुका होता है और नीचे आने के बाद पिकी से कहता है कि ओए गंजे, अब इस पावर को मुझे अपने लिए चाहिए। और ये देखकर पिकी अपने मन में कहता है कि क्या इसने मेरे फोर्स को ब्रेक कर दिया, क्या ये कचरा मेरे से ज्यादा पावरफुल है, वो भी बिना सप्रेसर के। लेकिन फिर वो दांत पीसते हुए कहता है कि आखिरकार मैं ये क्या सोच रहा हूँ, ये सच नहीं हो सकता। और इसके बाद मेटल को वापस से मैनिपुलेट करते हुए ज़ेनो पे अटैक कर देता है और अटैक करने के बाद खुश होते हुए कहता है कि मैंने कहा था ऐसा ही होना चाहिए। और हम देखते हैं कि ज़ेनो तो उसके सर पे बैठा होता है। साथ ही वो कहता है आखिरकार तुम जैसे कीड़े मकोड़े की इतनी हिम्मत कैसी हुई कि वो ये सोचे कि वो मुझसे ऊपर है, और वैसे तुम कुछ देर पहले क्या बड़बड़ा रहे थे। और ये कहने के बाद ज़ेनो उसके ऊपर से कूद जाता है। इसके बाद ज़ेनो पे वापस अटैक करते हुए कहता है कि आखिरकार तुम कैसे ट्रिक्स को यूज कर रहे हो। और ये कहते हुए वो अपने कॉस्मोस फोर्स को वापस से यूज कर रहा होता है और इस वजह से सारे के सारे मेटल वापस से एक बार आसमान में उड़ने लगते हैं। लेकिन हमारा एमसीबी उसी कॉस्मोस फोर्स को अपने हाथ में यूज करते हुए कहता है तो इसको ऐसे यूज करते हैं। और ये देखकर पिकी शॉक होते हुए कहता है कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता। इसके बाद पिकी के अटैक की वजह से वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है और ये सब देखकर लीना अपने मन में कहती है कि आखिरकार यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। और हम उस पिकी को देखते हैं जो कि ज़ेनो को देखते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार जैसा कचरा हमारी सिविलाइजेशन की कॉस्मोस फोर्स को यूज कैसे कर सकता है। और इन पावर्स को देखते हुए ज़ेनो कहता है तो अच्छा इसका नाम कॉस्मोस फोर्स है। सच कहूँ तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। तो ग्रेटिट्यूड के तौर पे मैं तुम्हें अपनी टेक्निक को दिखाता हूँ। लेकिन तभी पिकी अपने अटैक को भी चार्ज करने लगता है। साथ ही वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम जैसे कचरे की हिम्मत कैसे हुई हमारे अटैक को कॉपी करने की। लेकिन हम ज़ेनो को देखते हैं जो कि अपने प्रेशर को जमीन पे लगाता है जिससे जमीन टूट जाती है। साथ ही वो कहता है कि मैंने इसे कॉपी नहीं किया। और ये कहने के बाद वो काफी तेजी से जाकर उस पिकी पर काफी खतरनाक अटैक को करता है। साथ ही वो चिल्लाते हुए कहता है कि फायर टाइगर पाम। और इस अटैक की वजह से उस पिकी की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। साथ ही हमारा एमसी पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि मैंने इसे कॉपी नहीं किया बल्कि तुमसे इसे चुराया है। और ये सब देखकर लिली अपने मन में कहती है कि क्या ये सच में जीत गया, वो भी टायर 3 सिविलाइजेशन के सामने। ये सच में क्रेजी था। इसके बाद हम लोग ज़ेनो को देखते हैं जो कि आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी न्यू टेक्निक को देखते हुए कहता है ये मार्शल आर्ट तो सच में काफी ज्यादा मजेदार है। इसके बाद ज़ेनो लीना के पास आते हुए कहता है कि ओए लड़की, मुझे इन जैसे ऑटकलों के पास लेके चलो। ये सुनकर लीना ज़ेनो का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पे इसीलिए आए हो, तुम्हारी इस प्लेनेट पे रहने की यही वजह है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ पे प्रूव कर सको। साथ ही पागलों की तरह हंसते हुए कहती है चलो मैं तुम्हें उस जगह पर लेके चलती हूँ जहाँ पे इससे कई ज्यादा पावरफुल लोग होंगे और ग्रेट डीमन जानूस जीएसपी टूर्नामेंट के अंदर हमारे अर्थ के रिप्रेजेंटेटिव बन जाइए। इसके बाद हमें एक विटस नाम के पर्सन को दिखाया जाता है और ये जीएसपी प्लेनेट का जज है। तो तुम कह रहे हो कि पिकी सिविलाइजेशन यहाँ पे दिक्कत को खड़ा कर रही है और ये सारी चीजें इसको और किसी ने नहीं बल्कि मार्क ने बताया होता है। साथ ही मार्क अपने मन में कहता है कि गलत नहीं होना चाहिए कि मैं इसको यहाँ पे लेके आया। इसके बाद विटस कहता है कि इस जगह की हालत देख के मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे थर्ड पार्टी ने एंटर किया है और अगर यहाँ पे थर्ड टायर पिकी सिविलाइजेशन हार चुकी है तो यहाँ पे किसी हायर सिविलाइजेशन ने एंटर किया है या फिर जिसने एंटर किया है वो कॉम्बैट स्पेशलाइज्ड सिविलाइजेशन भी हो सकता है। और ये सब सुनकर मार्क कहता है तो इस चीज पर यकीन करना मुश्किल है कि किसी इंसान ने किया है। तो ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी के एंटर करने की वजह से मैं यहाँ पे टीम लीडर से कॉन्टैक्ट कर पाऊँ। इसके बाद विटस मार्क से कहता है कि हे इंसान, आखिरकार तुम किस बारे में परेशान हो रहे हो। ये सुनकर मार्क डरते हुए कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर विटस कहता है कि तुम मेरे से कुछ भी नहीं छुपा सकते, तो चलो बताओ कि आखिरकार तुम क्यों परेशान हो। ये सुनकर मार्क कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं जज विटस से कुछ भी नहीं छुपा सकता, मैं यहाँ पे अपनी टीम लीडर के लिए परेशान हो रहा हूँ कि क्या वो सेफ होंगी भी या नहीं। ये सुनकर विटस कहता है कि यहाँ पे हो ही नहीं सकता कि वो सेफ हो क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके की तबाही हुई है मैं कह सकता हूँ कि इसे करने वाला और कोई नहीं बल्कि कोई क्रिमिनल है और यही वजह है कि तुम्हारे टीम लीडर का सेफ होना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये सुनकर मार्क कहता है कि क्या ऐसी बात है। तो इसके रिप्लाई में विटस उसे एक तरफ इशारा करते हुए कहता है तो जैसा कि तुम देख सकते हो कि इन्वेस्टिगेटर्स अपने काम पे लगे हैं तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तब तक हम उस पर्सन को ढूंढते हैं जिसने ये सब किया है। इसके बाद विटस और मार्क जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी वहाँ की दीवार टूट के ऊपर से नीचे गिरने लगती है और ये देखकर विटस कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद विटस अपने हाथ से एनर्जी को रिलीज करता है और ये एनर्जी एक लाइट बीम की तरह होती है जिसकी वजह से ऊपर गिरने वाली दीवार पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। साथ ही विटस मार्क से कहता है कि मैं जज विटस तुम्हारा बदला लेके जरूर रहूंगा। लेकिन मार्क जैसे ही ऊपर की तरफ देखता है वो देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। उस लाइट बीम के अटैक की वजह से पूरी की पूरी ऊपर की दीवार खत्म हो गई होती है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि क्या मैं इसे यहाँ पे लेके आया ये सही था क्या टीम लीडर। इसके बाद हमें लीना और ज़ेनो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ेनो अपनी स्टोरी लीना को बता रहा होता है। तो इस तरीके से इतने टाइम बाद मैं अपने सेंसेस में वापस आया और जब मैंने खुद को देखा तो मैंने खुद को यहाँ पे पाया। और ये सुनकर लीना अपने मन में कहती है कि क्या सील कर दिया वो भी मार्शल आर्ट वर्ल्ड में, क्या ये कोई ऐसी स्टोरी नहीं है जो कि नोवेल की तरह लग रही हो। तो क्या यही वजह है कि जो लैंग्वेज पहले नहीं बोल पा रहा था अब ये वो लैंग्वेज सही से बोल पा रहा है क्योंकि इसने पिकी की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है। मैंने अभी तक कोई भी ऐसी कॉस्मो पावर नहीं देखी जो कि दूसरों की पावर को खुद का बना ले। लेकिन दिक्कत तो ये है कि आखिरकार ह्यूमैनिटी ने ऐसी पावर को कैसे खोया, क्या ये किसी टेक्नोलॉजी के खोने की तरह है। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ेनो अपना मुंह फेर के दूसरी तरफ जाने लगता है। ये देखकर लीना उसे रोकते हुए कहती है कि अरे रुक जाओ, आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो। ये सुनकर ज़ेनो गुस्से में कहता है कि तुम सोचते रहो, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर लीना कहती है कि मैंने कहा ना मैं तुम्हें उस जगह पर लेके चलती हूँ जहाँ पे पावरफुल लोग हैं। ये सुनकर ज़ेनो उसे कहता है कि ये मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। लेकिन लीना भागते हुए उसे रोकते हुए कहती है कि रुक जा, ये वो दुनिया नहीं है जिसे तुम जानते थे। ये सुनकर ज़ेनो उसे कहता है कि क्या ये वो दुनिया नहीं है जिसे मैं जानता था। वैसे देखा जाए तो यहाँ के दरवाजे भी काफी ज्यादा मजेदार हैं। साथ ही ज़ेनो गुस्से में कहता है कि मुझे फॉलो मत करो नहीं तो। लेकिन इससे पहले ज़ेनो कुछ और आगे कहता है वो देखता है कि बाहर के साइड काफी सारे एलियन होते हैं। ये देखकर ज़ेनो हैरान होते हुए कहता है कि आखिरकार ये सब क्या है। तभी लीना उसके पीछे से आते हुए उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है कि मैंने कहा था ये वो दुनिया नहीं है जिसे तुम जानते थे। ज़ेनो तुम्हारा स्वागत है 26th सेंचुरी में। इसके बाद लीना ज़ेनो को बताती है कि इस एरा को 2600 स्पेस एक्सप्लोरेशन ऑफ द अर्थ एरा कहा जाता है। ये सुनकर ज़ेनो शॉक होते हुए कहता है कि क्या स्पेस एक्सप्लोरेशन एरा। ये सुनकर लीना ज़ेनो को बताती है कि जैसा कि तुम इधर-उधर देख ही सकते हो इस एरा को ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोगों ने धरती के बाहर लोगों से भी कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है। ये सुनकर ज़ेनो कहता है तुम बाहरी क्रिएचर से कांटेक्ट करके तुम लोग को क्या मिला। ये सुनकर लीना कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे ये बताओ कि अगर इन सारे क्रिएचर की सिविलाइजेशन और ह्यूमन की सिविलाइजेशन के बीच में कंपेयर हो तो हम लोग कहां पर खड़े होंगे। ये सुनकर ज़ेनो कहता है कि मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है क्योंकि यहाँ पे काफी सारे क्रिएचर हैं तो मैं इसके बारे में तुम्हें कैसे बताऊंगा। ये सुनकर लीना कहती है कि इस यूनिवर्स के अंदर टोटल 20,000 सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है और अगर बात की जाए ह्यूमंस की तो हम लोग सबसे ज्यादा नीचे आते हैं इस फूड चेन के अंदर। ये सुनकर ज़ेनो लीना से कहता है तो क्या इसका मतलब जिस अगले को मैंने अभी मारा हम लोग उससे भी नीचे आते हैं। तुम लोग सच में कितने बड़े बेवकूफ लोग हो। ये सुनकर लीना कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी बात पे एडमिट करती हूँ लेकिन मुझे थोड़ा तमीज से बात करो। इसके बाद लीना ज़ेनो को बताती है कि इस यूनिवर्स के अंदर रैंकिंग को डिवाइड किया गया है कि कौन सी सिविलाइजेशन कितनी पावरफुल है और इसी को देखते हुए यहाँ पे इनके
रिलेशन को भी तय किया गया है। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि ह्यूमन सबसे ज्यादा लोवेस्ट टायर पर आते हैं, इसलिए टायर 1 सिविलाइजेशन की कंपैरिजन में भी हम लोग काफी ज्यादा नीचे आते हैं। ये सुनकर ज़ेनो लीना से कहता है कि क्या तुम सच में यूजलेस रैंकिंग की केयर करती हो। ये सुनकर लीना शांत होते हुए कहती है कि क्या तुम इसे यूजलेस कहते हो। ये सुनकर ज़ेनो कहता है कि और नहीं तो क्या, अगर मैं तुम लोग की जगह पे होता तो मैं अपनी पावर को बढ़ाने पर फोकस करता, ना कि ऐसे रैंकिंग के बारे में सोचकर परेशान होता। इसके बाद लीना ज़ेनो से कहती है कि ज़ेनो मैं तुम्हारे सामने प्रपोजल को रखना चाहती हूँ। ये सुनकर हमारा एमसी थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है कि तुम अचानक क्या कह रही हो। इसके बाद लीला ज़ेनो से कहती है कि तुम्हें जो सिंपली चाहिए वो ये है कि तुम स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को ढूंढो और उनसे फाइट करो। ये सुनकर ज़ेनो कहता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकती हो। इसके बाद लीना ज़ेनो के कपड़े पकड़ते हुए कहती है तो प्लीज जीएसपी टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करो। ये टूर्नामेंट हर 100 साल के अंदर होता है, जहाँ पे हर तरह के पावरफुल लोग आते हैं और तुम जितने भी स्ट्रॉन्ग लोगों को इमेजिन कर सकते हो तुम्हें वहाँ पे सभी मिल जाएंगे। तो प्लीज अर्थ का रिप्रेजेंटेटिव बन के यहाँ पे ज्वाइन करो और इससे जो तुम चाहते हो वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन ज़ेनो उसके हाथ को हटाते हुए कहता है तो तुम ये कह रही हो कि मैं तुम्हारे लिए फाइट करूँ। ये सुनकर लीना कहती है तुम भी तो स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों से फाइट करना चाहते हो। ये सुनकर ज़ेनो कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातें कर ली तो तुम मेरा यूज करना चाहती हो। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ। ये सुनकर लीना पहले तो शांत होती है, लेकिन उसके बाद वो कहती है अगर ऐसी बात है तो मुझे माफ कर दो, तो ये प्रपोजल को तुम एक रिक्वेस्ट की तरह ले लो। अगर तुम टूर्नामेंट के अंदर अच्छा करते हो तो हमारी ह्यूमैनिटी एडवांस होकर सेकंड टायर सिविलाइजेशन पर पहुंच जाएगी। ये सुनकर ज़ेनो से कहता है कि तुम्हारे लिए एम्प्टी रैंकिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। ये सुनकर लीना चिल्लाते हुए कहती है कि वो एम्प्टी रैंकिंग नहीं है। ये सुनकर ज़ेनो मजाक बनाते हुए कहता है तो इससे तुम्हें क्या मिलेगा, इससे तुम बस थोड़ा ऊपर ही तो जाओगी, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं बदलेगा। ये सुनकर लीना ज़ेनो से कहती है लेकिन क्या हो गया अगर कुछ बदलेगा, अगर तुम टूर्नामेंट के अंदर अच्छा करते हो तुम लोग एडवांस होकर नेक्स्ट स्टेज पर चले जाएंगे। इस यूनिवर्स के अंदर सिविलाइजेशन की रैंकिंग को बांटा गया है, वो भी कॉस्मोस फोर्स को देखते हुए जो कि लाइफ एनर्जी है। यूनिवर्स के अंदर वैसे तो सबके पास पावर्स है, लेकिन इन पावर्स को तभी फ्रीली यूज किया जा सकता है जब आपका स्टेज नेक्स्ट स्टेज पर चला गया हो। ये सुनकर ज़ेनो कहता है तो अच्छा मुझे तुम्हारी बातें धीरे धीरे करके समझ में आ रही है, तुम मिस्टीरियस पावर को यूज करना चाहती हो, लेकिन दिक्कत बस ये है कि तुम नेक्स्ट टायर पे जाने के बाद ये कर सकती हो और तुम लोग के पास ये उम्मीद नहीं है कि तुम इन मॉन्स्टर के अगेंस्ट में जीत सकते हो, इसलिए तुम चाहती हो कि मैं तुम लोग की तरफ से लड़के इन मॉन्स्टर के अगेंस्ट में जीतूं। ये सुनकर लीना कहती है कि हाँ यही बात है, लेकिन बस इतना ही नहीं है और इससे सिविलाइजेशन तो एडवांस होगी, लेकिन जो तुम्हें मिलेगा वो यही नहीं है कि तुम खाली अपनी पावर को फ्रीली यूज कर सकते हो, साथ ही तुम्हें वो नॉलेज भी मिलेगी जो तुम लाइफ टाइम ट्राई करने के बाद भी गेन नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद ज़ेनो शॉक होते हुए कहता है कि लाइफ टाइम ट्राई करने के बाद भी मुझे नॉलेज नहीं मिलेगी। इसके बाद लीना बताती है कि अब तक ह्यूमैनिटी ने जितनी भी नॉलेज को गेन किया है और ऐसा कहा जाता है कि ये नॉलेज ह्यूमैनिटी को काफी सेंचुरीज एफर्ट्स देने के बाद मिली है, लेकिन स्पेस एक्सप्लोरेशन के बाद उन लोगों ने हमें सच्चाई को बताया कि यूनिवर्स के अंदर काफी बड़ा क्रिएचर है जिसके ब्रेन के अंदर एक छोटा सा पार्ट है इस नॉलेज का, और वो नॉलेज टायर 5 की सिविलाइजेशन लेती है और इस टूर्नामेंट को करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि वही लोग हैं। इस नॉलेज को हर सिविलाइजेशन के अंदर बांटा जाता है उनके रिस्ट्रिक्शंस को देख के। ये सुनकर ज़ेनो गुस्सा करते हुए कहता है कि कितना ज्यादा बोरिंग है। तो देखो जैसे कि मैंने तुमसे पहले बोला कि तुम यही चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए फाइट करूं। ये सुनकर लीना ज़ेनो से कहती है कि मेरी बात समझने की कोशिश तो करो, ये जो भी तुम कर रहे हो ये ह्यूमैनिटी के लिए है। ये सुनकर ज़ेनो वहां से जाते हुए कहता है कि तुम मुझे एक्सप्लेन करने की बजाय किसी और को जाके ढूंढ लो, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ज़ेनो के ऊपर किसी का हाथ आ गया होता है और हमें पता चलता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि विर्टस होता है और विर्टस के इस अटैक की वजह से ज़ेनो के सर के साथ उसकी बॉडी भी खत्म हो गई होती है। साथ ही विर्टस कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे इस अटैक को तुम जैसे लो टायर सिविलाइजेशन के लिए यूज करना पड़ेगा। इसके बाद विर्टस लीना के पास आते हुए कहता है कि मर्डर केस के अंदर तुम्हारा भी हाथ है, इसलिए मैं तुमको जज करते हुए यहाँ पे जस्टिस करूंगा। इसके बाद वो लीना के सर पे भी वही अटैक करते हुए कहता है कि अफसोस की बात है काफी ज्यादा दर्द करेगा, लेकिन तभी विर्टस को पीछे से आवाज आती है कि अबे ओए, और ये देखकर लीना शॉक होते हुए कहती है कि क्या ये जिंदा है, और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि ज़ेनो होता है जो कि अपनी रीजनरेशन एबिलिटी की वजह से रीजनरेट हो रहा होता है। साथ ही वो काफी गुस्से में कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस स्टेट के अंदर पहुंचाने की, और ये देखकर विर्टस भी काफी ज्यादा शॉक होता है। साथ ही ज़ेनो कहता है कि वहां से हिलने की कोशिश भी मत करना जब तक मैं भी तुम्हें ऐसी कंडीशन के अंदर ना पहुंचा दूं। इसके बाद हमें मार का सीन दिखाया जाता है जो कि उस टूटे हुए एरिया को चारों तरफ से देख रहा होता है। साथ ही वो शॉक होते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, इस जगह की हालत देख कैसे लग रहा है कि इन सब चीजों के पीछे कोई पागल पर्सन है। लगता है जैसा मैंने सोचा था यहाँ पे सिचुएशन उससे बिल्कुल उल्टा है। इसके बाद हमें एक अलग जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पिगलोस होते हैं और हमें वही पिछले वाली पिगलो दिखाई जाती है और इसका नाम माला होता है। इसके बाद माला अपनी मॉम से कहती है कि कार्थ की सिस्टर ने मेरी हेल्प करी। ये सुनकर ग्रॉग नाम की पिगलो कहती है क्या पिगी सिविलाइजेशन से फाइट करने में सच में उसने तुम्हारी मदद करी। देखिए ऐसा लगता है कि ह्यूमन सच में काफी ज्यादा ब्रेव है क्योंकि वहाँ से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा। ये सुनकर माला का फादर कुल्ला कहता है कि मैं उनका डेब्ट जरूर पे करूंगा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और पिगलो आते हुए कहता है आखिरकार तुम लोग इतने ज्यादा खुश क्यों हो, वो भी मेरे बिना। ये सुनकर ग्रॉग कहती है क्या तुम्हें पता है कि हमारी छोटी बच्ची काफी बड़ी दिक्कत में आते आते बची है, वो भी तब जब ये तुम्हें चेयर करने के लिए गई थी। और तभी माला खुश होकर काफी तेज चिल्लाते हुए कहती है पैनन, और इसके बाद माला भाग के पैनन के गले लग जाती है और साथ ही ग्रॉग कैनन से कहती है मैं तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा चिंता कर रही थी, क्या तुम ठीक हो। ये सुनकर पैनन कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं अभी भी फाइट करने की कंडीशन में हूँ। साथ ही हमें पता चलता है कि पिगलो सिविलाइजेशन 4800 नंबर पे रैंक कर रही है। इसके बाद पैनन ग्रॉग से पूछता है कि आखिरकार तुम किस दिक्कत के बारे में अभी बात कर रही थी, लेकिन तभी उन लोगों की नजर पड़ती है कि काफी दूर पे काफी बड़ी बड़ी आग की लपटें फैल रही होती है और सारे के सारे लोग चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि जज विर्टस यहाँ पे रास्ते पे आए हैं, वो भी एक अर्थलिंग को ढूंढते हुए जिसने पिगी सिविलाइजेशन को मार दिया। ये सुनकर कुल्ला कहता है कि आखिरकार ये चीज फेमिलियर साउंड क्यों कर रही है, लेकिन माला पैनन को बुलाती है। ये देखकर माला कहता है कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। इसके बाद माला बताती है कि असल में बात ये है और पैनन भी उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा होता है और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि लोग चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि जल्दी से यहाँ से भागो, ये बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे चारों तरफ तबाही मच गई होती है और ये सारी चीजें लीला भी बैठकर देख रही होती है। इसके बाद हम लोग ज़ेनो को देखते हैं जो कि काफी कूल अंदाज में कहता है तो तुम्हें पता चल गया कि तब क्या होता है जब तुम केयरलेसली किसी के बॉडी पर अटैक करते हो। लेकिन ज़ेनो देखता है कि जहाँ पे उसने पैर रखा होता है उसी के नीचे से लाइट आना शुरू हो गई होती है। ये देखकर वो कहता है कि देख कैसा लगता है कि तुम बाहर आना चाहते हो, और तभी ज़ेनो पीछे की तरफ हट जाता है और हम देखते हैं कि वह इस जगह को मैड करते हुए बाहर आते हुए कहता है कि मैंने जब अपनी खुद आंखों से ये चीज देखी तो मुझे बिलीव नहीं हुआ था। क्या तुमने सच में पिगी सिविलाइजेशन की कॉस्मोस फोर्स को एब्जॉर्ब किया है। देख ऐसा लगता है कि जितना मैंने सोचा था तुम उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो। ये सुनकर ज़ेनो मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है मुझे हाथ लगाने का। इसके बाद ज़ेनो अपने पैर से अटैक करते हुए कहता है कि अर्थ स्प्लिटिंग एक्सप्लोसिव। साथ ही वो हंसते हुए कहता है कि अगर तुम रिग्रेट ही कर रहे हो तो इसके लिए काफी ज्यादा लेट हो गया है। और इसके बाद हम लोग लीना को देखते हैं जो कि ये सब देखते हुए कह रही होती है कि आखिरकार ये सब क्या है, और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक पिगलो आ जाता है जो कि लीना का मुंह बंद कर देता है और हम देखते हैं कि और कोई
नहीं बल्कि पैरन होता है जो कि लीना से कहता है कि शांत हो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए आया हूँ। साथ ही पैरन कहता है कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है, माला मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ से दूर रहना, यहाँ पे खतरा है। साथ ही पैरन वो बातें याद कर रहा होता है कि माला ने उसको सारी की सारी बातें बता दी होती है। इसके बाद पैरन लीना को अपने कंधे पर उठा लेता है। साथ ही वो कहता है कि आखिरकार कोई मेरी बात यहाँ पे क्यों नहीं सुन रहा। इसके बाद गौर पैरन से कहती है कि तुम्हें माला की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो कुल्ला के साथ में है। ये सब देखकर लीना कहती है कि आखिरकार तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। ये सुनकर पैरन कहता है कि मैं तुम्हारे फेवर को बस रीपे करना चाहता हूँ। हमारी पेगलो सिविलाइजेशन हमेशा से ही फेवर को रीपे करती है। इसके बाद गौर पैरन से कहती है कि ब्रदर जल्दी से यहाँ पे चलो, लेकिन तब लीना कहती है कि रुक जाओ, तुम्हारा इससे मतलब क्या है। ये सुनकर पैरन कहता है कि अगर तुम उसे बचाने की सोच रही हो तो भूल जाओ, वो नहीं बच सकता। सारे के सारे इतने ज्यादा पावरफुल है कि उनके सामने कोई भी नहीं टिक सकता, इसलिए इसे वाली पता नहीं होता कि तुम उसे बचा सकती हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें ज़ैनो को दिखाया जाता है जो कि अपने काफी सारे क्लोन बना के वीटस पे अटैक कर रहा होता है, बिल्कुल नारुतो की तरह। ये देखकर वीटस कहता है तो तुम्हारे पास पीकी सिविलाइजेशन के अलावा भी काफी कुछ है। तभी वीटस अपने हाथों के अंदर काफी खतरनाक अटैक को चार्ज करते हुए सामने कर देता है और ये अटैक देखने में सच में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और ये अटैक करने के बाद सारे के सारे क्लोन एक ही बार में खत्म हो गए होते हैं। इसीलिए वीटस देखकर कहता है कि सच में काफी ज्यादा बेकार ट्रिक थी। लेकिन तभी पीछे से ज़ैनो आते हुए कहता है कि काश तुम ये कह सकते। साथ ही हम देखते हैं कि ज़ैनो के हाथ में भी काफी खतरनाक अटैक होता है, लेकिन इससे पहले ज़ैनो ये अटैक वीटस पे करता है। वीटस ही उसके सर के पास एक उंगली ले आता है। ये देखकर ज़ैनो हवा में ही कहता है कि नहीं, और तब ये काफी खतरनाक अटैक ज़ैनो पे हो जाता है। ये देखकर वीटस कहता है कि तुम्हारे पास सच में काफी कुछ है। इसके बाद हम लोग वापस से पैरन का सीन देखते हैं जब लीना पैरन से कह रही होती है कमीने एलियन मुझे यहाँ से जाने दो। साथ ही वो कहती है कि अगर तुम किसी को बचाना चाहते हो तो मुझे मत बचाओ बल्कि उसे बचा लो। ये सुनकर ग्रॉक गुस्से में कहती है क्या तुमने वो नहीं सुना जो हम लोगों ने तुमसे पहले ये कहा था कि उस जैसे मॉन्स्टर के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। ग्रॉक शांत हो जाओ, वैसे भी इसने हमारी माला को बचाया है। ये सुनकर ग्रॉक कहती है कि ब्रदर बस करो, आखिरकार कब तक तुम एक ही चीज को लेके बैठे रहोगे। ये सुनकर पैरन कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। लेकिन तभी आसमान से कुछ गिरता है और जब वो पिगलो वहाँ पे जाके देखते हैं तो वो और कोई नहीं बल्कि ज़ैनो होता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। और ये देखकर पैरन कहता है कि लकड़ी जैसी चीज आसमान से कहाँ से गिरी, क्या ये वही अर्थलिंग है जिसकी हेल्प करने के लिए हमें वो लड़की कह रही थी। क्या सच में ये वीटस से फाइट कर रहा था। लेकिन तभी ग्रॉक कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं जल्दी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि वीटस भी इसी तरफ आ रहा होगा। हम लोग जल्दी से यहाँ से चलते हैं, हम लोग इन दोनों को यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से नहीं निकलते हैं तो हम भी इन्हीं की तरह मारे जाएंगे। लेकिन लीना अभी भी ध्यान से ज़ैनो को देख रही होती है, लेकिन ज़ैनो की ऐसी हालत होने के बावजूद भी वो यहाँ पे मूव कर रहा होता है। ये देखकर लीना खुश होते हुए कहती है तो जैसा कि उम्मीद किया जा सकता था। तभी लीना उन पिगलो से कहती है कि एक मिनट रुक, एक बार इसे देखो। और वो पिगलो देखते हैं कि ज़ैनो काफी तेज चिल्ला रहा होता है। ये देखकर वो दोनों शॉक होते हुए कहते हैं कि क्या ये अभी भी जिंदा है। सच में इस चीज पर बिलीव करना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये वीटस के फ्लेम से चलने के बावजूद भी काफी तेजी से रीजनरेट कर रहा है। क्या ये चीज अर्थलिंग्स की कॉस्मिक फोर्स हो सकती है। तभी हम देखते हैं कि वीटस भी वहाँ पे आ गया होता है। तभी गौरव शॉक होते हुए कहती है कि वीटस, और हमें पता चलता है कि वीटस इन लोगों के पीछे ही होता है। साथ ही वीटस पिगलो से कहता है कि पिगलो क्रिमिनल्स को यहीं पे छोड़ के यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर गौर पैरन से कहती है कि तुमने सुन लिया, यही हमारा चांस है, जल्दी यहाँ से चलो। लेकिन तभी पैरन गौर को इग्नोर करते हुए लीना से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये बच पाएगा। ये सुनकर लीना कहती है कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये बच जाएगा क्योंकि मैंने इसे इससे भी बेकार इंजरी से रिकवर होते हुए देखा है। तो इसके बाद पैरन लीना से कहता है अगर ऐसी बात है तो जल्दी से इस पर्सन को लेके जीएसपी रजिस्ट्रेशन ऑफिस लेके जाओ और इसे फाइटर बनाओ। अगर ऐसा हो जाता है तो वीटस उसको टच भी नहीं कर पाएगा। लेकिन ग्रॉक पैरन को रोकते हुए कहती है कि प्लीज ब्रदर ऐसा मत करिए। तभी पैरन आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है तब तक के लिए मैं इसको होल्ड करने का ट्राई करता हूँ, तब तक तुम दोनों जल्दी से रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाओ। और इस सब देखकर ग्रॉक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि सच में तुम काफी बड़े बेवकूफ हो। इसके बाद वो अपने साथ लीना को लेकर भागते हुए कहती है कि यहाँ पे मरना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद पैरन कहता है कि चिंता मत करो, इस विक्ट्री के साथ हमें एक वेपन मिलेगा जो उसे सरप्राइज कर देगा। लेकिन वीटस अपनी उंगली को ग्रॉक और लीना की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि जज वीटस से एस्केप करना इतना ज्यादा आसान है। और ये बातें कहते हुए वो अपनी फिंगर के अंदर एनर्जी को चार्ज करने लगता है। लेकिन तभी पैरन कहता है कि मैंने सुना था कि तुम जज वीटस बनने से पहले हेलिकॉनियन थे और हेलिकॉनियन की सबसे बड़ी वीकनेस डार्कनेस होती है क्योंकि उन्हें पावर लाइट से मिलती है। साथ ही हम देखते हैं कि वीटस के अगल बगल काफी ज्यादा डार्क एनर्जी फैलने लगती है और इस वजह से वीटस का अटैक यहाँ पे फेल हो गया होता है। साथ ही पैरन अपने हाथों के अंदर डार्कनेस को फैलाते हुए कहता है कि हमारे पिगलो सिविलाइजेशन की पावर है डार्कनेस। साथ ही वीटस यहाँ पे देखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा होता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि माला से जुड़ी हुई हर एक चीज की प्रोटेक्शन करना ही मेरे एंसेस्टर का ऑर्डर था। इसके बाद हमें जीएसपी टूर्नामेंट प्लेयर रजिस्ट्रेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लेडी कह रही होती है कि मुझे माफ करो, चाहे तुम इसे कितनी बार भी कह लो मैं ये नहीं कर सकती। और ये लेडी जीएसपी टूर्नामेंट की स्टाफ होती है और हमें इस लेडी का नाम भी पता चलता है जो कि किरानोस होता है। और तभी ग्रॉक चिल्लाते हुए कहती है कि माफी मांगना बंद करो और जल्दी से रजिस्ट्रेशन करो। साथ ही लीना भी अपने आईडी कार्ड को दिखाते हुए कह रही होती है कि मैं अर्थ की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। लेकिन किरानोस ज़ैनो की तरफ देखते हुए कह रही होती है कि लेकिन इस पर्सन की कंडीशन देखो। लेकिन ज़ैनो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मैं ठीक हूँ, जल्दी से प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करो। और सारे एलियन सारी आवाजें सुनकर कह रहे होते हैं कि आखिरकार ये आवाज कैसी है, क्या कोई बाहर का पर्सन यहाँ पे दिक्कत को खड़ी करने की सोच रहा है। तभी एक एलियन कहता है कि देख ऐसा लग रहा है कि अर्थलिंक्स यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं लेकिन वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तभी एक एलियन मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या इन जैसे कमजोर लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद सारे के सारे एलियन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अगर हम लोग इन्हें टूर्नामेंट के अंदर फेस करते हैं तो हमारे लिए जीतना बहुत ज्यादा आसान होगा। अगर ऐसी बात है तो टूर्नामेंट के अंदर आने में हम इनकी हेल्प तो कर ही सकते हैं। और ऐसी बातें करते हुए सारे के सारे एलियन काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल दे रहे होते हैं। इसके बाद सारे के सारे एलियन कार्नोस पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिरकार दिक्कत क्या है, जल्दी से ये करो। और तभी उन्हीं एलियन में से एक एलियन कहता है कि आखिरकार कार्नोस तुम रजिस्टर क्यों नहीं कर रही। इस टूर्नामेंट के अंदर सारे के सारे सिविलाइजेशन को पार्टिसिपेट करने की फ्रीडम है, तो क्या टायर 1 सिविलाइजेशन होने की वजह से तुम इनके साथ भेदभाव कर रही हो। इसके बाद सारे के सारे लोग वापस से चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि जल्दी से रजिस्टर करो। ये सुनकर कार्नोस कहती है तो ठीक है मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करती हूँ। ये सुनकर लीना कहती है तुम वेट किस चीज का कर रही हो, जल्दी से इसको शुरू करो। लेकिन ये सुनकर कार्नोस कहती है कि इसे शुरू करने से पहले एक चीज को कंफर्म कर लेते हैं, आखिरकार तुम्हारा वो प्लेयर कहाँ गया जिसको रजिस्टर करना है। और हम देखते हैं कि ज़ैनो अपनी जगह पर नहीं होता। ये देखकर लीना अपने मन में कहती है कि आखिरकार अब ये कहाँ पे चला गया। और ये देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके बाद हमें वीटस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसने पैनल को अपने एक हाथ से पकड़ लिया होता है। साथ ही वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम्हें उन लोगों से क्या मिलेगा जो तुमने अपनी लाइफ को यहाँ खतरे में डाल दी। मैं सच में लो टायर सिविलाइजेशन के बारे में कभी सही से नहीं समझ पाता। लेकिन तभी कोई वीटस को बुलाते हुए कहता है कि अबे ओए कमीने। और अब देखते हैं कि और कोई नहीं बल्कि ज़ैनो होता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है। साथ ही ज़ैनो काफी गुस्से में कहता है कि अब तुम मरोगे। ये देखकर वीटस भी अपने हाथ के अंदर एनर्जी को चार्ज करते हुए कहता है इसमें कोई भी सरप्राइज करने वाली बात
बात नहीं है कि आखिरकार तुम जैसी सिविलाइजेशन को बेवकूफ क्यों कहा जाता है। और इससे पहले ज़ेनो और वीटस का अटैक एक दूसरे से टकराता, तभी पैनर अपनी डार्क एनर्जी को यूज करते हुए वीटस की पावर को सील कर देता है। साथ ही वो ज़ेनो से चिल्लाते हुए कहता है कि अर्थलिंक जितना हो सके इस पे उतनी तेज अटैक करो, मैंने इसकी पावर को टेम्पररी यहाँ पे सील कर दिया है। ये सुनकर ज़ेनो अटैक करते हुए कहता है इस कमीने को मार खा के पता चल जाएगा कि मेरे मार्शल आर्ट कितने पावरफुल है। और हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से यहाँ पे वीटस का आर्मर टूट गया होता है। और फिर सीन शिफ्ट होकर हमें एक अलग जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मार्क परेशान होते हुए कह रहा होता है कि नहीं नहीं ये मेरी गलती नहीं है, अगर टीम लीडर लीना ने वहाँ पे कुछ किया ही नहीं होता तो यहाँ पे ये सब कुछ होता ही नहीं। लेकिन तभी मार्क की नजर सामने की तरफ काफी बड़े एक्सप्लोजन पर जाती है। ये देखकर मार्क शॉक होते हुए कहता है कि क्या यहाँ पे किसी टेररिस्ट का अटैक हुआ है या फिर ये किसी तरीके का एक्सप्लोजन है। एंड वापस से सीन ज़ेनो और वीटस की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ेनो के अटैक की वजह से वीटस का मास्क यहाँ पे टूट के गिर गया होता है। ये देखकर ज़ेनो मुस्कुराते हुए कहता है कि सच में ये किसी तरीके का मजाक नहीं है, तुमने मेरे से एक ऐसा अटैक लिया है जिससे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए थे, लेकिन देखो तो तुम अभी भी सही सलामत खड़े हो। अगर ऐसी ही बात है तो कमीने अभी तेरी पावर मुझे अपने लिए चाहिए। लेकिन तभी वीटस काफी गुस्से में चिल्लाते हुए ज़ेनो से कहता है कि इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने क्या किया है, तुमने मेरे उस मास्क पे स्क्रैच ला दिया जो कि सीधा डिवाइनिटी से कनेक्ट था। साथ ही हम देखते हैं कि वीटस अपने एक हाथ से चेहरा छुपा रहा होता है तो वहीं दूसरे हाथ में एनर्जी को चार्ज कर रहा होता है। साथ ही वो ज़ेनो से कहता है कि तुम जैसे कीड़े के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ज़ेनो के ऊपर एक डिवाइन हाथ बन गया होता है जिसके बारे में ज़ेनो को कुछ भी नहीं पता होता और वो वीटस से कह रहा होता है कि जो भी तुमने बोला है इसमें कुछ भी नया नहीं है, बल्कि तुम शुरुआत से ही यही करना चाहते हो। लेकिन तभी उन डिवाइन हैंड से काफी खतरनाक अटैक ज़ेनो पे होता है, लेकिन ज़ेनो वक्त रहते ही उस अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन पलक झपकते ही ज़ेनो के बगल में वीटस आ गया होता है। ये देखकर ज़ेनो शॉक होते हुए कहता है कि तुम्हारी मूवमेंट स्पीड सच में काफी ज्यादा दिक्कतें खड़ी करती है। लेकिन वीटस ज़ेनो की बातों को इग्नोर करते हुए उसका चेहरा पकड़ के उसे बॉल की तरह काफी दूर फेंक देता है। लेकिन वीटस यहीं पे नहीं रुकता, बल्कि वो अपने हाथों में एनर्जी को चार्ज करते हुए काफी खतरनाक अटैक भी उसी तरफ कर देता है। और ये अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। और इसके बाद हम लोग मार्क को देखते हैं जो कि कॉल पे कह रहा होता है कि हाँ मैं यहाँ पे आ गया, कि टीम लीडर जैसा कि आपने कहा था वो पर्सन यहीं पर है। ये सुनकर लीना कॉल पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम इस बारे में श्योर हो। साथ ही वो खुश होते हुए कह रही होती है कि चलो ये देखकर अच्छा लगा कि वो अभी सेफ है। एंड साथ ही गौर कहती है कि क्या वो ऐसे डैमेज से इंजरी लेने के बाद भी इतनी जल्दी रिकवर हो गया। लेकिन तभी मार्क कॉल पर कहता है कि टीम लीडर अभी इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर लीना कॉल पर कहती है कि आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है। इसके रिप्लाई में मार्क वीटस को देखते हुए कहता है कि देखिए ऐसा लगता है कि वो अभी सेफ नहीं है। साथ ही हम वीटस को भी देखते हैं जो कि ज़ेनो को देखते हुए कह रहा होता है कि सच में ये बात चौंका देने वाली है कि इस तरीके का डैमेज लेने के बाद भी ये रिकवर हो रहा है। एंड हम लोग ज़ेनो को भी देखते हैं जिसकी हालत सच में काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। इसके बाद वीटस अपने हाथों में एनर्जी को चार्ज करते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम जैसी लो सिविलाइजेशन के पास आखिरकार ऐसी पावर कहां से आई, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पे मरना होगा। और ये कहने के बाद वो वापस से ज़ेनो पे अटैक करने वाला होता ही है। लेकिन तभी किरानोस चिल्लाते हुए कहती है कि वीटस रुक जाओ। ये सुनकर वीटस कहता है कि किरानोस क्या हुआ। और वेल गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये दोनों एक दूसरे से माइंड के थ्रू बातें कर रहे हैं। इसके बाद किरानोस वीटस से कहती है कि तुम उस अर्थलिंक को नहीं मार सकते क्योंकि उस अर्थलिंक ने जीएसपी टूर्नामेंट के अंदर रजिस्टर किया है। ये सुनकर वीटस माइंड के थ्रू कहता है कि आखिरकार तुम्हें क्या बकवास कर रही हो, वो तो मेरे साथ पूरे टाइम फाइट कर रहा था तो आखिरकार उसने रजिस्टर कब किया। एंड देन हमें 30 मिनट्स पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे के सारे एलियन मिलकर किरानोस से कह रहे होते हैं कि जल्दी से टाइम वेस्ट मत करो और रजिस्टर करो। साथ ही कुछ एलियंस तो ये भी कह रहे होते हैं कि हे रेसिस जल्दी से रजिस्टर करो, तुम यहाँ पे भेदभाव नहीं कर सकती। ये सच में कितनी ज्यादा बेशर्म है, ये स्टाफ होने के बावजूद भी रजिस्टर नहीं कर रही। और इन सब की ऐसी बातें सुनकर किरानोस का यहाँ पे दिमाग खराब हो रहा होता है। इसलिए किरानोस कहती है कि तुम लोगों को ऐसे जिद करने से यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं है, इसलिए तुम लोगों के लिए अच्छा ही होगा कि तुम लोग यहाँ पर शांत हो जाओ। इसके रिप्लाई में गौर कहती है कि हे रेसिस आखिरकार तुम्हें क्या कह रही हो। साथ ही लीना भी किरानोस से कह रही होती है कि तुम्हें अपने जॉब के लिए ऑनेस्ट होना चाहिए, तुम इस तरीके से हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकती। और ऐसी बातें सुनकर किरानोस का और ज्यादा दिमाग खराब हो रहा होता है और वो जैसे ही चिल्लाने वाली होती है तभी पीछे से एक छुटकू सा एलियन अपना हाथ उठाते हुए कहता है कि एक्सक्यूज मी, जहाँ तक मुझे पता है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए एक और मेथड यूज होता है जब पार्टिसिपेट करने वाला पर्सन ना हो। इसके रिप्लाई में दूसरा एलियन कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने भी इसके बारे में सुना है। इस सुनकर एक एलियन क्वेश्चन करते हुए कहता है कि अगर ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो उसके बारे में हमें क्यों नहीं पता। ये सुनकर किरानोस अपने मन में कहती है कि हाँ ये ऑब्वियस है कि तुम्हें ये बात नहीं पता होगी क्योंकि तुम जैसे लो सिविलाइजेशन को इसके बारे में नहीं बताया जाता। लेकिन तभी किरानोस के मन में एक आइडिया आता है और वो कहती है कि अगर मैं उस चीज को यूज करूँ तो शायद ये चीज काम करेगी। इसके बाद किरानोस सबसे कहती है कि ठीक है मैं समझ गई। इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट को सामने रखते हुए कहती है कि अगर तुम इसे अपने हाथों से फिल करके मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कर दूंगी, लेकिन अगर तुम लोग ऐसा नहीं कर पाते तो बिना किसी क्वेश्चन के यहाँ से दफा हो जाना। साथ ही लीना और गौर भी उस डॉक्यूमेंट को देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी गौर गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि आखिरकार ये सब क्या है, ये कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है बल्कि ये हाई टायर सिविलाइजेशन की लैंग्वेज है। आखिरकार हम लोग इस लैंग्वेज को कैसे समझेंगे जिसे हम लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं है। और ये सुनकर किरानोस हंसते हुए कहती है कि क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, सच में काफी ज्यादा बुरी बात है। ये सुनकर गौर चिल्लाते हुए कहती है कि तो नेचुरल सी बात है कि हमें ये पता नहीं होगा, हमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दो जिसके अंदर कॉमन लैंग्वेज लिखी हो। ये सुनकर किरानोस हंसते हुए कहती है कि मुझे माफ करना, हमारे पास जो है बस यही है। साथ ही वो गौर को बताती है कि रजिस्ट्रेशन सिस्टम हायर सिविलाइजेशन के द्वारा बनाया गया है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि लैंग्वेज उनकी फैमिलियर लैंग्वेज ही होगी। साथ ही ये सब देखकर कुछ एलियन अपने में बात कर रहे होते हैं कि मुझे तो पहले ही लग रहा था कि आखिर में कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाएगी, हम लोग फालतू का रजिस्ट्रेशन के लिए इतना ज्यादा डिस्परेट हो गए। इसके रिप्लाई में दूसरा एलियन कहता है कि हाँ तुम्हारी बातों में पॉइंट है क्योंकि इस बात का फैसला तो तभी हो गया था जब यहाँ पे कॉम्पिटिटर नहीं था। लेकिन एक नजर हम लोग लीना को भी देखते हैं जो कि उस डॉक्यूमेंट को फिल कर रही होती है और लीना की लिखने की आवाज को सुनकर एलियन कह रहे होते हैं कि आखिरकार ये कैसी आवाज है। और ये देखकर गौर भी शौक होते हुए कहती है कि क्या तुम्हें लैंग्वेज आती है। साथ ही किरानोस भी शौक होते हुए अपने मन में कह रही होती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर तो ऐसा सवाल ही पता नहीं होता कि लोली सिविलाइजेशन को हायर सिविलाइजेशन की लैंग्वेज आती होगी। इसके बाद किरानोस डॉक्यूमेंट को लेते हुए अपने मन में कह रही होती है मैं श्योर होकर कह सकती हूँ कि यहाँ पे दिखावा कर रही है, इसको कोई लैंग्वेज नहीं आती। लेकिन किरानोस डॉक्यूमेंट में देखकर और ज्यादा शौक होते हुए कहती है मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, आखिरकार ऐसी लोली सिविलाइजेशन इस तरीके की लैंग्वेज को कैसे लिख सकती है। साथ ही वो लीना से भी कहती है कि तुम जैसी लोली सिविलाइजेशन ऐसी लैंग्वेज पढ़ और लिख कैसे सकती है, लेकिन लीना उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रही होती। एंड अगेन किरानोस अपने मन में कहती है अगर अर्थलिंक के माइंड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लैंग्वेज के अंदर इन्हें डिफरेंस करने में ही काफी ज्यादा मुश्किल होगी, तो ये चीज पूरी तरीके से नामुमकिन है कि लोली सिविलाइजेशन ऐसे किसी लैंग्वेज को पढ़ या लिख सके। एंड सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे वीटस कह रहा होता है ऐसा भी तो हो सकता है कि सीक्रेटली उसकी किसी ने हेल्प करी हो। इसके रिप्लाई में किरानोस उसे बताती है हाँ ऐसा हो सकता था कि किसी ने उसकी सीक्रेटली हेल्प करी हो और मैं भी इस चीज पर
बिना किसी डाउट के यकीन कर लेती, लेकिन उस अर्चलिंग ने इस डॉक्यूमेंट को अपने हाथों से ही फिल किया है। और ऐसा तभी किया जा सकता है जब कोई पर्सन मिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर्स को याद करे, और अगर ये स्ट्रक्चर्स को याद भी कर लेती तो इसको सेंटेंस बनाने में काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता, लेकिन लड़की स्ट्रक्चर तक को खुद बना पा रही थी। और ये चीज सच में अपने में ही काफी ज्यादा बड़ी बात है। ये सुनकर विटस कहता है कि आखिरकार ये कैसा मजाक है, बल्कि मेरी जैसी सिविलाइजेशन जो कि इस लैंग्वेज में काफी ज्यादा स्पेशलाइज है, हमारे लिए भी ये करना काफी ज्यादा दिक्कत वाली बात है। इसके रिप्लाई में क्रानस उसे कहती है कि रजिस्ट्रेशन को हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी पर्सन ने उसकी हेल्प भी करी है तो हेल्प करना यहाँ पर इलीगल नहीं है। तो बताओ क्या मैं रजिस्ट्रेशन को थोड़ी देर के लिए डिले कर दूं? ये सुनकर विटस कहता है कि नहीं, अभी रुक जाओ, इसके बारे में मैं सोचूंगा। साथ ही विटस ज़ेनो को देखते हुए कहता है कि आखिरकार ये लड़का कौन है, यहाँ तक दूसरी सिविलाइजेशन अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं इसकी जान बचाने के लिए, और साथ ही इसके पास एक ऐसा पर्सन भी है जो कि हायर अप्स के लैंग्वेज को जानता है। अगर पूरा यूनिवर्स भी इस लड़के को मुझसे बचाना चाहे, लेकिन तभी विटस अपने हाथों में एनर्जी को चार्ज करते हुए कहता है कि छोड़ो, अभी के लिए मैं इसको माफ कर देता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी कुछ चीजों को मुझे पर्सनली चेकआउट करना पड़ेगा। और साथ ही विटस अपने मन में कहता है, मैं पहली बार एक ऐसी लोली सिविलाइजेशन का पर्सन दिख रहा हूँ जो कि मेरे सामने भी नहीं डरा। साथ ही मार के सब देखकर घबराते हुए कॉल पर कहता है, टीम लीडर जज विटस अपने साथ ज़ेनो और एक और बदमाश को लेकर यहाँ से गायब हो गया। ये सुनकर लीना कॉल पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारे इससे मतलब क्या है कि वो गायब हो गया। साथ ही गॉर्ग भी चिल्लाते हुए कह रही होती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को यहाँ पे बदमाश कहने की। और ये सब सुनकर कार्लोस उन दोनों से कहती है कि तुम लोग सच में कितना ज्यादा ओवर एक्टिंग करते हो। उन दोनों को कंप्यूटर रिकवरी रूम के अंदर ले जाया गया है ताकि वो लोग जल्द से जल्द रिकवर हो सके। ये सुनकर गौर कहती है कि आखिरकार इसका टोन इतनी जल्दी कैसे बदल गया। ये सुनकर कार्लोस गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि चलो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। इसके बाद हमें रिकवरी रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ेनो को एक ट्यूब के अंदर रखा होता है और उसी ट्यूब के सामने लीना होती है जिसके बगल में मार्क आते हुए कहता है, टीम लीडर आपको क्या लगता है कि ये पर्सन ठीक हो पाएगा, क्योंकि मैंने सुना है कि फटी पुरानी चीज जल्दी ठीक नहीं होती। ये सुनकर लीना उसे कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पे कोई पर्सन आते हुए लीना से कहता है कि तुम्हारी ऐसी बातें सुने हुए काफी टाइम हो गया, और वैसे मुझे ये भी नहीं लगता कि ये जिंदा बच पाएगा, क्योंकि उसकी हालत देख के ऐसा लग रहा है कि वो जीने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। और इस बुढ़े पर्सन का नाम क्लैरिस होता है जो कि अर्थ की जेएसपी टीम का लीडर होता है। साथ ही वो लीना से भी कहता है कि और ऐसा भी लगता है कि मैंने तुम पर काफी ज्यादा ट्रस्ट कर लिया, और यही वजह है कि आने वाले 2 दिन के बाद जो कॉम्पिटिटर मैच होने वाला है मैं उसके लिए पहले ही प्लान कर रहा हूँ। ये सुनकर लीना उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि प्लीज हमें थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए। लेकिन तभी हम वहाँ पे एक पर्सन को देखते हैं जो कि काफी तेजी से आते हुए लीना से कहता है, टीम लीडर लीना हमें अंधेरे में डालना बंद करिए। और इसके बाद वो पर्सन जंप करके सीधा बीच में आके खड़ा हो जाता है। साथ ही वो कहता है कि आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकती है अर्थ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन से, मार्शल ब्लेड से, और यही वो पर्सन है जो कि अर्थ के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे फाइट करेगा। लेकिन लीना तो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए ज़ेनो को ट्यूब पे मारते हुए कहती है कि ज़ेनो उठो, जल्दी उठ जाओ। लेकिन तभी क्लैरिस लीना के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, इतनी चिंता मत करो, मार्शल अभी के टाइम का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है अर्थ पे, और इससे भी कई गुना ज्यादा बड़ी बात तो यह है कि मैंने उसको खुद चूज किया है। और साथ ही मार्शल ने जो सूट को पहन रखा है वो अर्थ की सबसे ज्यादा पावरफुल सूट है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस मैच के बाद कोई भी सिविलाइजेशन अर्थ को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश नहीं करेगी। इसके बाद हमें बेजेरियन नाम की सिविलाइजेशन की रैंकिंग के बारे में बताया जाता है कि इन लोगों की रैंकिंग 10,320 पर आती है। और अगर बात करी जाए बेजेरियंस के होम प्लेनेट के बारे में, तो उस प्लेनेट पर काफी ज्यादा ठोस पत्थर है और चारों तरफ लावा और जहरीली गैस के अलावा कुछ भी नहीं है। और यही वजह है कि उस प्लेनेट को हेल भी कहा जाता है। लेकिन जो भी उस एनवायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर लेता है उनकी बॉडी इवॉल्व हो जाती है, साथ ही वो अपने लिमिट्स को भी क्रॉस कर देती है। और उन्हीं बाइजेरियन में से हमारा ओपोनेंट है ये, इसका नाम है क्रॉस, जो कि सुपर फिजिकल एबिलिटीज की वजह से जाना जाता है। और ये सारी की सारी बातें लीना बता रही होती है। साथ ही लीना बताती है कि अगर इसे हमें मैच के अंदर हराना है तो हमारा टेंशन हमें यहाँ पर। लेकिन तभी उसकी बातों को काटते हुए यहाँ पे दूसरा पर्सन कहता है कि बस करो, अब शांत हो जाओ, यहाँ पर जो बात मैटर करती है वो बस ये है कि हमारे लेवल के हैं, तो इसीलिए तुमने काफी ज्यादा ही बता दिया। साथ ही वो पर्सन अपनी नाक के अंदर उंगली करते हुए कहता है, तुम इस चीज को हमारे ऊपर छोड़कर अब यहाँ से जा सकती हो। और ये पर्सन अर्थ जेएसपी टीम का कॉम्बैट मैनेजर होता है और इस पर्सन का नाम मार्शल स्टील होता है और इसे हम लोग स्टील बोलेंगे। साथ ही वो लीना का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हाँ, मैंने ये भी सुना था कि पीआर कुछ एलियंस की वजह से बर्बाद हो चुका है, तो वैसे भी तुम जाओगी तो जाओगी कहाँ, तुम जैसे लोगों को कम से कम रैंकिंग देकर तो किसी को प्रोवोक करना चाहिए। और उसकी ऐसी बातें सुनकर लीना को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे ड्रोन आते हुए कहता है कि कंटेस्टेंट प्लीज वेटिंग एरिया की तरफ चले अगले मैच के लिए। ये सुनकर स्टील कहता है तो चलो हमारी बारी आ गई। लेकिन तभी लीना उन्हें रोकती है और कहती है कि प्लीज 1 मिनट के लिए रुक जाइए। इसके बाद वो भागकर जाते हुए कहती है कि प्लीज एक बार मेरे स्ट्रेटेजीज को देख लीजिए। लेकिन तभी वो स्टील नाम का टकला उसे रोकते हुए कहता है कि मैंने कहा ना, बहुत हो गया, अपनी स्ट्रेटेजीज को अपने पास रखो, हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो इसीलिए हमारा और टाइम वेस्ट मत करो, हमें शो को एंजॉय करने दो। लेकिन तभी लीना गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि बस करो, आखिरकार तुम लोगों के पास इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहां से रहा है। देखिए ऐसा लगता है कि आप अर्थ से इतना ऑब्सेस्ड है कि आप चीजों को समझ ही नहीं पा रहे हो। ये एलियंस हमारे अर्थ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बिल्कुल भी नहीं मानते। हम इन सुपीरियर सिविलाइजेशन से खाली पावर की मदद से नहीं जीत सकते, हम खाली एनालिसिस और टैक्टिक्स की मदद से ही जीत सकते हैं। और ऐसा बस इसलिए है क्योंकि हमारी पावर इन लोगों से काफी ज्यादा कम है। और ये सारी की सारी बात क्लैरिस भी सुन रहा होता है, जो कि तभी लीना के पीछे से फायर करते हुए कहता है कि टीम लीडर लीना, जो तुम अभी कह रही हो ये कुछ ऐसा नहीं है जो कि हमें मैच से पहले मोटिवेट करेगा, बल्कि तुम वो पर्सन हो जो कि अर्थ से पहले काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो, और तुम वो पर्सन हो जो कि ह्यूमंस को ऑलरेडी अंडर एस्टिमेट कर रही हो। और क्लैरिस ने ये गोली स्टील पर चलाई होती है जिसको ब्लेड ने अपने एक हाथ से रोक लिया होता है। और ये चीज देखकर स्टील कहता है कि सच में बुड्ढा पागल है, इसने मेरे ऊपर सच में गोली चला दी। साथ ही ब्लेड भी लीना से कहता है कि हम लोग भी इस टूर्नामेंट को काफी टाइम से जीतना चाहते हैं, और इन सब चीजों में टाइम और पैसों के अलावा जो चीज लगी है वो है हार्ड वर्क। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ गई होंगी। इसके बाद ब्लेड अपने सूट को पहनते हुए कहता है तो प्लीज आप मुझ पर एक बार ट्रस्ट करके देखिए। इसके बाद ब्लेड वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे काफी ज्यादा चेयर करें। लेकिन लीना तो ये सब देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुकी होती है। और इसके बाद हमें जीएसपी टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होस्ट चिल्लाते हुए कह रहा होता है सारे के सारे ऑडियंस का धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। और हम लोग मार्को भी देखते हैं जो कि बैठ के यहाँ पे कुछ खा रहा होता है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि मैं जल्दी जल्दी से खा लेता हूँ, इससे पहले टीम लीडर आ जाए। लेकिन तभी उस फल को उठाते हुए लीना कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे अकेले बैठ के क्यों खा रहे हो, और वैसे क्या ये जो भी चीज है ये खाने लायक है। और लीना को देखकर मार्क शॉक होते हुए कहता है तो अच्छा आप यहाँ पे आ गई। साथ ही मार्क लीना से कहता है कि वैसे यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि वो आपको जानते हैं। ये सुनकर लीना क्वेश्चन करते हुए कहती है कि क्या मुझे जानते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि मार्क के बगल में पैनन और गॉर्ग भी होते हैं। और ये देखकर लीना उसे क्वेश्चन करते हुए कहती है कि क्या तुम लोग मुझे फॉलो करते हुए यहाँ पर आए हो। इसकी रिप्लाई में गॉर्ग कहती है कि आखिरकार तुम कैसी बातें कर रही हो, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। वैसे देख के ऐसा लगता है कि तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि तुम लोग तो इस वाले मैच को काफी
इजीली जीत जाओगे। लेकिन ये बात सुनकर वो दोनों कुछ भी नहीं कह रहे होते और तभी वहाँ पर अनाउंस होता है कि कंटेस्टेंट जल्दी आ जाइए। और ये कहते ही हम देखते हैं कि ब्लेड अरीना के अंदर आ गया होता है। ये देखकर एलियंस चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि इनकी सिविलाइजेशन की रैंकिंग तो 12,700 है, जो कि रैंकिंग के मामले में सच में काफी ज्यादा नीचे से आते हैं। हे अर्थलिंक, तुम्हारे पास अभी ही मौका है, जल्दी से रिट्रीट कर दो, नहीं तो फिर मतलब तुम्हारे लिए यहाँ पे दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और जैसे ही होस्ट यहाँ पे ब्लेड का नाम मार्शल ब्लेड करके चिल्लाता है, ये सुनकर गौर शॉक होते हुए कहती है कि आखिरकार ये क्या बकवास है, आखिरकार वो पर्सन कहाँ है, क्या वो पर्सन तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। और गौर यहाँ पे ज़ैनो के बारे में बात कर रही होती है। ये सुनकर पैरन कहता है कि लगता है कि वो अभी भी कैप्सूल के अंदर है। ये सुनकर लीना उसे कहती है कि आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। ये सुनकर पैरन उसे एक चीज दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। ये देखकर लीना उससे कहती है, अरे ये तो फोर्स सप्रेसर है और भले ही उसकी पावर से लेकर उसके लुक्स अलग हो, लेकिन उसके पास भी एक ऐसा होगा, क्या तुमने उसकी बॉडी के अंदर कुछ वियर्ड नोटिस किया था। ये सुनकर लीना सोचते हुए कहती है कि हाँ, मुझे अब धीरे धीरे करके याद आ रहा है कि मैंने ज़ैनो के गले में कुछ बंधा हुआ देखा था। और मार्क क्वेश्चन करते हुए कहता है कि टीम लीडर ये सप्रेसर नाम की चीज क्या है और इससे आखिरकार होता क्या है। ये सुनकर लीना उसे बताती है कि ये पावर को सप्रेस करता है, क्योंकि कई बार कुछ सिविलाइजेशन के पास ऐसी एबिलिटी होती है जिसे वो किसी की लाइफ को भी थोड़ी देर के अंदर ही खत्म कर सकते हैं। और ये वजह है कि इस प्लेनेट पर सप्रेसर को लगाना कॉमन सी बात है। और साथ ही पैरन बताता है कि तुम लोग इस सप्रेसर को अरीना के बाहर नहीं निकाल सकते। ये सुनकर मार्क कहता है, तो क्या ज़ैनो जिस मार्शल आर्ट को यूज कर रहा था वो कुछ अलग था। ये सुनकर लीना उसे कहती है कि और नहीं तो क्या, बस उसे कॉस्मोस फोर्स की तरह देखा जा सकता है और जो एबिलिटी ज़ैनो के पास है वो सच में काफी ज्यादा रेयर है। साथ ही लीना अपने मन में सोच रही होती है कि ज़ैनो ने कहा था कि वो एंशिएंट टाइम से है, तो क्या ये चीज कॉस्मोस फोर्स से काफी ज्यादा अलग है। और ज़ैनो के साथ आखिरकार क्या हुआ था जो उसको सील कर दिया गया था। लेकिन तभी होस्ट वापस अनाउंस करते हुए कहता है कि नेक्स्ट कंटेस्टेंट भी जल्दी अरीना के अंदर आ जाइए, सिविलाइजेशन रैंकिंग 10,320। लेकिन तभी हम उस बेजेरियल सिविलाइजेशन के क्रॉस को देखते हैं जिसकी हालत सच में काफी ज्यादा खराब होती है और इसकी ऐसी हालत पिकी सिविलाइजेशन के किसी पर्सन ने करी होती है। और वो एलियन काफी गुस्से में किसी से कहता है कि जल्दी यहाँ पे आके वेरीफाई करो कि क्या ये वही है। ये सुनकर तभी वहाँ से छुटकू सा एलियन भागते हुए आता है और वो ब्लेड को देखते हुए कहता है, उसके मास्क को देखकर ये पता तो नहीं चल रहा कि ये वो है या फिर नहीं, लेकिन अगर ये अर्थ का रिप्रेजेंटेटिव है तो होना यही चाहिए। ये सुनकर वो एलियन कहता है, तो अच्छा ये सच में वही है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बेजेरियन सिविलाइजेशन चिल्ला चिल्ला कर क्रॉक्स का नाम बुला रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे क्रॉक्स की बजाय वही एलियन आता है और उसे देखकर सारे के सारे बेजेरियन सिविलाइजेशन काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। साथ ही वो लोग कह रहे होते हैं कि आखिरकार ये कौन है, ये तो वो नहीं है। और तभी होस्ट चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पे किसी और के मैच में आने की। ये सुनकर वो एलियन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम ट्विंक है और मैं पिकी सिविलाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ये सुनकर मार्क परेशान होते हुए लीना से कहता है कि क्या इसने अभी पिकी सिविलाइजेशन कहा, कहीं ये वही तो नहीं जो हम लोग सोच रहे हैं। और ट्विंक की ऐसी बातें सुनकर होस्ट गुस्सा करते हुए कहता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और इसीलिए मैच को खराब मत करो और जाके जल्दी से कंटेस्टेंट को वापस लेके आओ कमीने। और ये सुनकर ट्विंक्स कहता है कि अगर आप कंटेस्टेंट की बात कर रहे हो तो वो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो क्या मैं उसकी जगह यहाँ पर ले सकता हूँ। और ये बात सुनकर तो पूरे के पूरे अरीना में ही शोर हो गया होता है जहाँ पे कोई कह रहा होता है कि आखिरकार ये क्या बकवास कर रहा है। साथ ही कोई उसे कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। साथ ही बेजेरियन सिविलाइजेशन चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, हमें जल्दी बताओ कि आखिरकार तुमने क्रॉक्स के साथ क्या किया। साथ ही उन्हीं में से कोई पर्सन कह रहा होता है कि कहीं ये पागल तो नहीं है। लेकिन तभी होस्ट चिल्लाते हुए अपने मुंह से साउंड वेव निकालते हुए कहता है कि सारे के सारे बेवकूफ शांत हो जाओ। और लिटरली साउंड वेव का प्रेशर काफी ज्यादा होता है जिस वजह से उन बेजेरियंस की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। और इसके बाद वो अपने सामने पंच मारते हुए काफी कृपी तरीके से ट्विंक से कहता है कि तुम्हें कुछ भी कहने से पहले एक बार उसके बारे में सोच लेना चाहिए, नहीं तो क्या पता तुम्हारे शब्दों की वजह से तुम्हारी पूरी की पूरी सिविलाइजेशन पल भर में खत्म हो जाए। ये सुनकर ट्विंक्स कहता है, तो चलो ठीक है, मैं यहाँ पर पॉइंट पे आता हूँ। इसके बाद ट्विंक्स ब्लेड की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए कहता है, ये सब कुछ बस इस कंटेस्टेंट की वजह से हो रहा है, क्योंकि इसको सजा नहीं मिली मेरी इनोसेंट सिविलाइजेशन के मेंबर्स को मारने की। ये कंटेस्टेंट एक मर्डरर है जिसने मेरी सिविलाइजेशन के लोगों को मार दिया। और ट्विंक्स की ये बात सुनकर सारे के सारे एलियन शॉक होते हुए कहते हैं कि क्या सच में कोई अर्थलिंग इनकी सिविलाइजेशन के मेंबर्स को मार भी सकता है। तो इसी के रिप्लाई में दूसरा एलियन कहता है कि मुझे तो ये काफी भद्दा मजाक लग रहा है। साथ ही ट्विंक्स यहीं पे नहीं रुकता बल्कि वो ब्लेड को अभी भी ब्लेम करते हुए कह रहा होता है, मैं जानता हूँ कि मेरी बातों पर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर सिविलाइजेशन के ऊपर सप्रेसर लगाया जाता है और इसी चीज का फायदा उठा के इसने मेरे सिविलाइजेशन के मेंबर्स को मार दिया। साथ ही वो चिल्लाता है, वो कहता है कि प्लीज मुझे मेरा बदला लेने का मौका दीजिए ताकि मैं उन लोगों का बदला ले सकूं जो कि इसके हाथों से बिन मतलब के मारे गए हैं। और ये सुनकर वापस से एक बार अरीना के अंदर काफी ज्यादा शोर मच जाता है और वो लोग शोर बचाते हुए कह रहे होते हैं, तो क्या ये सच कह रहा था। और हाँ, मैंने भी सुना था कि प्रमोशनल सेंटर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और ये सब देखकर मार्क परेशान होते हुए लीना से कहता है कि टीम लीडर, क्या यहाँ पे जो भी हो रहा है ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसके रिप्लाई में लीना उसे चिंता न करने को कहती है। साथ ही वो होस्ट की तरफ देखते हुए कह रही होती है कि आखिरकार कौन ऐसे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन तभी होस्ट उसकी आंखों के सामने ये कह देता है कि ठीक है, तुम उसकी जगह पे लड़ाई कर सकते हो। साथ ही वो मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, एक ऐसा पर्सन जो कि अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहा है किसी और कंटेस्टेंट की जगह, वो भी अपना बदला लेने के लिए। वैसे भी इन कीड़े मकोड़ों का मैच देखने से ये काफी ज्यादा मजेदार है। लेकिन लीना कह रही होती है कि रुक जाओ, आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो। लेकिन तभी लीना से पहले ही कोई और पर्सन यहाँ पे होस्ट को बुलाता है कि अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होगा तो हमारी सिविलाइजेशन के साथ क्या होगा। लेकिन तभी होस्ट उसे वहीं पे जान से मार देता है और ये देखकर तो लीना भी सच में काफी ज्यादा घबरा जाती है। साथ उसे मार कह रहा होता है कि जल्दी टीम लीडर अपने हाथ को नीचे कर लीजिए। इसके बाद होस्ट चिल्लाते हुए कहता है, तो चलो इस टूर्नामेंट को शुरू करते हैं। वैसे भी अभी के टाइम पे काफी ज्यादा डिले हो चुका है और ये प्रेशर यहाँ पे ब्लेड ने भी फील किया होता है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि आखिरकार मेरे सर के साथ अभी क्या हुआ था, ये प्रेशर सच में काफी ज्यादा खतरनाक था। इसके बाद होस्ट पिकी सिविलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि पिकी सिविलाइजेशन की करंट रैंक 1300 है और इस सिविलाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ट्विंक्स यहाँ पर आए हैं। तो क्या लगता है कि उस अर्थलिंग को मार के ट्विंक्स अपनी सिविलाइजेशन का बदला यहाँ पर ले पाएंगे। साथ ही हम ट्विंक्स को देखते हैं जो कि पागलों की तरह मुस्कुरा रहा होता है। साथ ही होस्ट ये भी अनाउंस कर देता है, तो चलो इस मैच को शुरू करो। तो चलिए ग्रुप 8 के लिए थर्ड राउंड को शुरू करते हैं। और होस्ट के कहने के बाद सारे के सारे एलियन यहाँ पे चिल्लाते हुए ब्लेड को कह रहे होते हैं, मरो मरो जल्दी मरो। और इस मैच को लाइव क्लैरिस भी देख रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे लीना आते हुए कहती है कि डायरेक्टर क्लैरिस, आप यहाँ पे शांति से कैसे बैठ सकते हैं, आपको अभी क्या भी टूर्नामेंट कमेटी के लिए प्रोटेस्ट करना होगा। ये सुनकर क्लैरिस उससे कहता है कि प्रोटेस्ट, लेकिन क्यों। ये सुनकर लीना अपने फिंगर पॉइंट को स्क्रीन पर करते हुए कहती है, आपका क्यों से मतलब क्या है, आप देख ही सकते हो इन लोगों ने कंटेस्टेंट के मैच को ही चेंज कर दिया है, ये चीज पूरी तरीके से रूल्स के खिलाफ है। ये सुनकर क्लैरिस मुंह करते हुए कहता है, तो क्या हुआ अगर ये चेंज हो गया तो। ये सुनकर लीना शॉक होते हुए कहती है कि आपका इससे मतलब क्या है। तो क्लैरिस
उसे बताता है कि क्या तुमने नहीं सुना कि इस मैच को आगे कंटिन्यू करने का ऑर्डर किसने दिया है। और ये बातें कहते हुए वो यहाँ पे होस्ट की तरफ देख रहा होता है। साथ ही वो होस्ट के बारे में बताता है कि यूनिवर्स के 6 गॉड्स में से एक है। साथ ही वो होस्ट का नाम भी बताता है कि एंड सेपिल लेविडॉन, एंड अब से हम इसे लेविडॉन ही कहेंगे। और साथ ही क्लैरिस लीना से कहता है तो तुम ही मुझे बताओ कि आखिरकार गॉड्स के डिसीजन को कौन रोक सकता है। और ये सारी बातें सुनकर लीना भी काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है। इसके बाद लीना वहाँ से बाहर आते हुए कहती है कि धत्तेरी की, यानी कि इस टूर्नामेंट के अंदर शुरुआत से ही रूल्स का कोई भी मतलब नहीं था, और अगर ऐसा है तो फिर मैं भी यही करूंगी। इसके बाद हमें वापस से अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑडियंस चिल्लाते हुए कह रही होती है कि इस मर्डरर को जल्दी से मार दो। और ये देखकर ब्लेड कहता है कि इन एलियंस का मूड तो बड़ी जल्दी चेंज हो गया, लेकिन चलो ये भी ठीक है, पर आखिरकार ये पर्सन कौन है और ये पता नहीं कैसे बकवास ब्लेम्स मेरे ऊपर लगा रहा था। बस यहाँ पे एक ही दिक्कत वाली बात है कि मेरे सूट के अंदर कोई परेशानी ना आ जाए, लेकिन खैर अब ये बातें मैटर नहीं करती। और इसके बाद ब्लेड रेडी होता है और काफी तेजी से ट्विंस की तरफ बढ़ते हुए कहता है मेरा ऑब्जेक्टिव कभी भी चेंज नहीं होगा, और इससे पहले ये मुझे क्रश कर दे मैं इसको क्रश कर दूंगा, मुझे अपनी ह्यूमैनिटी के लिए ये करना होगा। और इस अटैक को आता हुआ ट्विंस भी बड़े आराम से देख रहा होता है, लेकिन पलक झपकते ही यहाँ पे ट्विंस उसके अटैक को डॉज कर लेता है, और इस वजह से ब्लेड का अटैक यहाँ पे उसको नहीं लगता। और इसीलिए ब्लेड ट्विंस से कहता है कि सच में तुम्हारी रिफ्लेक्सेस तो काफी ज्यादा तेज है। और इसके बाद वापस से ब्लेड यहाँ पे रेडी होते हुए कहता है लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, अभी ये बस शुरू ही हुआ है। और ये कहने के बाद वो अपने बूस्ट चार्जर को भी यहाँ पे ऑन कर देता है, और इस वजह से ब्लेड की स्पीड पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और वो सीधा अटैक करने के लिए ट्विंस की तरफ काफी तेजी से बढ़ जाता है। और ये चीज देखकर मार्क भी शॉक होते हुए कहता है कि सच में ये तो पागलपन है। और गॉर्ग भी कहती है कि अर्थलिंग तो हमारे एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा अच्छा कर रहा है, वो ट्विंस पे लगातार स्ट्राइक्स मार रहा है ताकि वो हेल्पलेस हो जाए और उसको अटैक करने का मौका ही ना मिले। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें वापस से ब्लेड को दिखाया जाता है जो कि हाइपर एंगेज बस्टर नाम के स्किल को यूज करता है, और ये अटैक लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से काफी बड़ा धमाका वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और इस अटैक फोर्स की वजह से यहाँ तक ब्लेड भी पीछे की तरफ खिसक जाता है, और ये सब देखकर क्लैरिस कह रहा होता है कि उसके अटैक फोर्स की वजह से अरीना का फ्लोर पूरी तरीके से टूट गया है, क्या ट्विंस का ये अंत है। और ये सुनकर उसके पीछे वाले तो दो लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हाँ मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। वहीं पे दूसरा गार्ड कह रहा होता है कि मुझे लगता नहीं बल्कि मैं श्योर हूँ कि वो यहाँ पे मारा गया है। और एक बार ब्लेड को तो देखो, उसको भी देख के साफ पता चल रहा है कि वो अपने विनिंग को लेकर काफी ज्यादा श्योर है। और ये बातें सुनकर क्लैरिस भी ब्लेड की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि तुमने एक बार फिर से इम्पॉसिबल मिशन को कंप्लीट करके दिखाया है, बिल्कुल उसी तरीके से जब हम लोग पहली बार मिले थे। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किसी ने एक सोल्जर को शूट करके मार दिया होता है। साथ ही वो लोग आगे बढ़कर हंसते हुए कह रहे होते हैं कि आखिरकार ग्रेट जनरल कहाँ पर छुपे हुए हैं, और हम लोग ब्लेड और क्लैरिस को भी देते हैं जो कि उन लोगों से छुपे होते हैं। और वही पर्सन भी कह रहा होता है कि जिस टाइम तुम्हें हमारे क्लैन की लोकेशन पता चल गई थी तुम्हें उसी टाइम से खुद को मरा हुआ समझ लेना चाहिए था, इसीलिए छुपने का कोई भी फायदा नहीं है, जल्दी से सामने आ जाओ, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें दर्दनाक मौत नहीं मरना पड़ेगा। लेकिन तभी क्लैरिस ब्लेड से कहता है हे यंग सोल्जर, मैं इन लोगों का ध्यान भटकाता हूँ, तभी तुम मौका देके यहाँ से भाग जाना और इन लोगों के लोकेशन के बारे में हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि इन मर्डरर्स का मरना काफी ज्यादा जरूरी है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें उन्हीं लोगों का सीन दिखाया जाता है जिन्हें अचानक से ही फायरिंग की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो लोग अलर्ट हो जाते हैं। एंड साथ ही वो लोग कहते हैं तो तुम लोग चूहे वहाँ पर छुपे हो, और ये फायरिंग ब्लेड नहीं करी होती है, इसलिए ये देखकर क्लैरिस उसे कहता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। एंड ये सुनकर ब्लेड क्लैरिस से कहता है आप चिंता मत करिए, मैं इन लोगों को जल्दी मार के वापस आऊंगा। ये सुनकर क्लैरिस उसे रोकते हुए कहता है कि बेवकूफ मत बनो। साथ ही क्लैरिस हमें बताता है कि वहाँ पे लगातार फायरिंग हो रही थी। एंड हम देखते हैं कि कुछ देर बाद ब्लेड वापस आ गया होता है, एंड उसके हाथ में एक पर्सन भी होता है जिसे उसने जान से मार दिया होता है। साथ ही ब्लेड क्लैरिस से कहता है तो चलिए हेडक्वार्टर साथ में चलते हैं, और साथ में ही हेडक्वार्टर को इस बारे में इन्फॉर्म करते हैं। और वैसे भी हमें अभी तो नेक्स्ट मिशन भी करना है। एंड इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे कुछ एलियन कह रहे होते हैं कि आखिरकार वो स्मोक के अंदर क्या है, और हम देखते हैं कि ट्विंक्स यहाँ पे मरा नहीं होता। और इस सब देखकर ऑडियंस कह रही होती है ये तो ट्विंक्स है क्या, ये अभी तक नहीं मरा है, इसका मतलब ये है कि फाइट अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके का डैमेज इस अर्थलिंग ने दिया है उस हिसाब से तो इसे हिलना भी नहीं चाहिए था। और ये देखकर ब्लेड भी इंप्रेस होते हुए कहता है कि सच में तुम्हारा एंडोरेंस तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर ऐसी ही बात है तो। लेकिन इससे पहले ब्लेड आगे कुछ करता यहाँ पे उसका एक हाथ कट जाता है, और ये देखकर क्लैरिस भी शॉक होते हुए कहता है कि आखिरकार अभी ये क्या हुआ। पलक झपकते ही ब्लेड का एक हाथ कट गया। साथ ही हम लोग ट्विंक्स को भी देखते हैं जिसे देखकर साफ पता चल रहा होता है कि वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। साथ ही ब्लेड भी दर्द में चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार मेरे साथ अभी क्या हुआ, ये क्या था। और ये सब देखकर ट्विंक्स उसकी तरफ एक हाथ को बढ़ाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा सरप्राइज क्यों हो रहे हो, क्या तुम वो पर्सन नहीं थे जिसने मेरे बच्चों को मारा है। ये सुनकर ब्लेड उसे कहता है कि आखिरकार तुम्हारा इससे मतलब क्या है। लेकिन इससे पहले ब्लेड कुछ और आगे कहता है उसमें एक सोनिक अटैक होता है, और इस अटैक की वजह से तो उसका पूरा का पूरा आर्मर भी यहाँ पे टूट चुका होता है, और इस अटैक की वजह से ब्लेड यहाँ पे काफी दूर जाके गिरा होता है। और इस सब देखकर ट्विंक्स डिसअपॉइंट होते हुए कहता है कि क्या सच में इसने मेरे बच्चों को मारा भी है। इसके बाद ट्विंक्स आवाज लगाकर कहता है कि फ्लॉक एक बार इसके चेहरे को चेक करो कि क्या ये पर्सन वो है या नहीं। इसके बाद फ्लॉक ब्लेड को देखते हुए कहता है कि नहीं ये पर्सन वो नहीं है, और इस सुनकर ट्विंक्स आगे बढ़ते हुए कहता है कि मुझे ये पता ही था। इसके बाद वो ब्लेड के पास जाकर उसकी तरफ हाथ पॉइंट करते हुए कहता है कि हे मुझे ये बताओ कि आखिरकार वो कमीना कहाँ पे है। और तभी आवाज आती है कि ट्विंक्स ने ब्लेड का एक पैर यहाँ पे काट दिया है, और ट्विंक्स अब दर्द में चिल्ला रहा है, और ये सारी की सारी बातें क्लैरिस सुन रहा होता है। और लेविडन अभी भी कह रहा होता है कि देख के ऐसा लगता है कि अब ये यहाँ पे और ज्यादा कमबैक नहीं कर पाएगा, अब ये जगह अर्थलिंग का टॉर्चर शो बन चुका है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे ट्विंक्स ने ब्लेड को अपने एक हाथ से हवा में उठा दिया होता है, और इस सब देखकर स्किल पे चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि एलियन बास्टर्ड बस करो, ये हो गया, ब्लेड बस करो, यहाँ पर गिव अप कह दो। लेकिन ये सुनकर ब्लेड खांसते हुए कहता है डायरेक्टर आपका इससे मतलब क्या है, हमारे ये मिशन मिलियंस ऑफ ह्यूमंस के लाइफ से इन्वॉल्व है। इसके बाद वो ट्विंक्स पे अटैक करते हुए कहता है तो ये सवाल ही पता नहीं होता कि मैं यहाँ पे गिव अप कर दूं। और अगर कहीं मैं सच बताऊं तो इस टाइम पे मुझे ब्लेड के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, और साथ ही मेरे लिए उसकी रिस्पेक्ट भी काफी ज्यादा बढ़ गई। और इससे पहले ब्लेड का ये अटैक ट्विंक्स को लगता है, तभी ट्विंक्स अपने फिंगर को नीचे की तरफ मूव करता है, जिस वजह से ब्लेड काफी तेजी से जमीन पर जाकर टकराता है। और ब्लेड यहाँ पे जमीन से कितनी तेजी से टकराया है इसका अंदाजा आप वहाँ की जमीन के टूटने से लगा ही सकते हो। साथ ही हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से यहाँ पे ब्लेड की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। साथ ही लेविडॉन भी ये कह रहा होता है कि ब्लेड का फाइनल अटैक यहाँ पे ट्विंक्स ने काफी इजीली ब्लॉक कर लिया। एंड साथ ही हम लोग ट्विंक्स को भी देखते हैं जिसकी हरकतें देखिए साफ पता चल रहा होता है कि वो यहाँ पे बोर हो रहा है। साथ ही पीछे से लेविडॉन कह रहा होता है कि देखिए ऐसा लगता है कि जेएसपी टूर्नामेंट के अंदर अर्थलिंग्स की जर्नी यहीं पर एंड होती है। लेकिन तब लीना वहाँ पर आते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो जो अर्थलिंग्स की जर्नी को यहाँ पर एंड करोगे। और ये कहने के बाद लीना काफी तेजी से कुछ यहाँ पे अरीना के अंदर फेंक देती है। साथ ही वो चिल्लाते हुए कहती है कि ये तो अर्थलिंग्स की जर्नी की शुरुआत है, और लीना की फेंकी हुई चीज सीधा जाके अरीना
के अंदर गिरती है और इसीलिए ये देखकर लेविडॉन कहता है, ओए लड़की, आखिरकार तुमने सरीना के अंदर किस कचड़े को फेंक दिया, जल्दी से इस कचड़े को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। साथ ही हम देखते हैं कि लीना को यहाँ पे दो गार्ड्स ने पकड़ लिया होता है और लीना लेविडॉन की बातों को इग्नोर करते हुए ब्लेड से कहती है कि ब्लेड बस बहुत हो गया, तुमने बहुत ज्यादा कर दिया, अब तुम यहाँ पर रुककर सारी की सारी चीजें इस पर छोड़ सकते हो। और तभी फोंक भी चिल्लाते हुए कहता है कि योर हाइनेस, यही वो पर्सन है जिसने हमारी सिविलाइजेशन के लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा है। ये सुनकर ट्विंक्स अपने मन में कहता है कि क्या ये वही कचरा है जिसे यहाँ पर उस लड़की ने फेंका है। लेकिन तभी ट्विंक्स को आवाज आती है कि मेरा सर बहुत तेजी से दर्द कर रहा है। ये देखकर ट्विंक्स भी शॉक हो गया होता है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि मैंने अभी ये सेंस किया था कि ये मरा हुआ है, लेकिन आखिरकार ये जिंदा कैसे हो गया। एंड देन हमें पता चलता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि ज़ेनो होता है, जो कि गुस्से में अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि धत तेरी की, अगली बार मैं उस कमीने को जान से मार दूंगा, मैं उस कचड़े को उस तरीके से मारूंगा जो मौत वो डिजर्व भी नहीं करता। इसके बाद ज़ेनो खड़े होते हुए कहता है कि वैसे आखिरकार मैं हूँ कहाँ पे और ये शोर कैसा है। इसके बाद हमें यहाँ पे ज़ेनो के आने से पहले का सीन दिखाया जाता है एंड देन हमें ब्लेड दिखाया जाता है जो कि जमीन पे पड़ा होता है और ये देखकर लेविडॉन कह रहा होता है कि मार्शल अब ग्राउंड पे गिर चुका है, देख के ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे काउंटर अटैक भी नहीं कर पाएगा। और ये देखकर गौर कहती है जैसा कि उम्मीद किया जा सकता था, इन दोनों के ही बीच में स्ट्रेंथ के मामले में काफी बड़ा डिफरेंस है और यही वजह है कि सर्चलिंग के जीतने के चांस शुरुआत से ही 0 थे। तभी मार्क कॉल पर कहता है कि टीम लीडर आप कहाँ पे हो, यहाँ पर एलिमिनेट होने वाली सिचुएशन बन चुकी है। साथ ही वो कहता है कि क्या आप चाहती हो कि मैं जल्दी आऊँ। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी आ रहा हूँ, आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग मार्क को देखते हैं जो कि वहाँ से निकल गया होता है एंड साथ ही वो अपने मन में कहता है कि गेट 5 को तो यहीं पे होना चाहिए था, वैसे आखिरकार वहाँ पे क्या हो रहा है। एंड साथ ही कोई कह रहा होता है कि अर्थिंग पेशेंट को जल्दी से नीचे रखो, अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो तुम्हें आगे चल के काफी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। एंड हम लीना को देखते हैं जो कि भागकर जारी होती है और उसके अगल बगल गार्ड्स होते हैं जो कि लीना को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। साथ ही लीना मार्क से कहती है कि मेरा मुंह मत देखो, जल्दी से इन लोगों को यहाँ पे रोको, लेकिन गार्ड्स को देखकर मार्क यहाँ पे पूरी तरीके से फट गई होती है, इसलिए वो जल्दी से लीना के साथ यहाँ पर भागने लगता है। ये देखकर लीना गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा कि इनको रोको। ये सुनकर मार्क लीना से कहता है कि आखिरकार तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम मुझे इन्हें रोकने के लिए कह रही हो जो कि मुझे चींटी की तरह मसल देंगे, और वैसे तुम क्या कर रही हो, तुमने अपने पीठ पर क्या ले रखा है, क्या तुम पूरी तरीके से पागल हो। ये सुनकर लीना मुस्कुराते हुए कहती है कि तुमने क्या कहा कि मैं क्या कर रही हूँ, तुम इसे ऐसा कह सकती हो कि आखिरी उम्मीद है अर्थ की। एंड हम लोग ज़ेनो को भी देखते हैं जिसको देखकर सच में यहाँ पे दया आ रही होती है और इसके बाद लीना मार्क से कहती है तो मैं तुम्हें बाकी की चीजें बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, फिलहाल अभी के लिए इन लोगों को यहाँ पे रोको। और ये कहने के बाद लीना मार्क को धक्का दे देती है और ये देखकर मार्क चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम मुझे पीछे छोड़ के कहाँ पे जा रही हो। लेकिन इसके रिप्लाई में लीना कहती है कि मुझे माफ करना मार्क, मैं तुम्हारी सैक्रिफाइस को कभी भी नहीं भूलूंगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग फोंग के पीछे आगे होते हैं और साथ ही वो गार्ड चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि अर्थलिंग मैंने कहा कि रुक जाओ, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। और ये बात सुनकर फोंग जैसे वहाँ पर देखता है वो भी काफी शॉक होते हुए कहता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन तभी लीना ज़ेनो को लीना के अंदर फेंकते हुए वही सेम बात कहती है कि आखिरकार तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले कि हमारी जर्नी यहीं पर एंड होती है। और ये देखकर लेविडॉन चिल्लाते हुए गार्ड से कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुमने इसे ये करने कैसे दिया। ये सुनकर वो गार्ड्स एक्सप्लेन करने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी लेविडॉन कहता है कि शांत हो जाओ और इस कचड़े को यहाँ से लेकर जाओ जो इस लड़की ने यहाँ पर फेंका है। ये सुनकर लीना कहती है कि तुमने भी क्या कहा कचड़ा, तो मैं तुमको बता दूं यही वो वॉरियर है जिसने पिकी सिविलाइजेशन के वॉरियर्स को अकेले हराया है और ये कचड़ा ही एक तरह से अर्थ का रिप्रेजेंटेटिव भी है, द ग्रेट डीमन ज़ेनो। और यही वो बंदा है जिसने वीटा से कंधे लड़ा के फाइट करी है। ये सुनकर पैरन कहता है कि इसने तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट को भुला ही दिया, लेकिन चलो छोड़ो, मुझे ऐसी बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और लीना की ऐसी बातें सुनकर एलियन भी शॉक होते हुए कहते हैं कि क्या ये मजाक कर रही है। वही दूसरा एलियन कह रहा होता है कि क्या विटस नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड इसके बाद हम लोग लीना को देखते हैं जो कि अभी लेविडॉन से कह रही होती है अगर तुमने सामने वाले ओपोनेंट को इसलिए आने का मौका दिया ताकि वो अपना बदला ले सके तो ठीक है, मैं यहाँ पे असली टारगेट को लेके आ चुकी हूँ जिसने ये सब किया था, इसलिए अभी सिचुएशन को भी अप्रूव करो। ये सुनकर गौर शॉक होते हुए कहती है कि क्या ये लेविडॉन के सामने ये बातें कहने की कोशिश कर रही है। वहीं पे पैरन कह रहा होता है कि अगर मेरे ओपिनियन की बात करी जाए तो सच में काफी ज्यादा बेकार तरीका था। इसके बाद हम लोग लेविडॉन को देखते हैं जो कि सोचते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारी बात सच में काफी ज्यादा इंप्रेसिव थी, लेकिन असल दिक्कत यहाँ पे ये है कि तुम काफी ज्यादा लेट हो क्योंकि ये मैच तो पहले ही खत्म हो चुका है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सिचुएशन कैसी है, लेकिन हम इस मैच को वापस रिवाइंड नहीं कर सकते। लेकिन तभी ब्लेड चिल्लाते हुए कहता है कि मैच खत्म नहीं हुआ है, मैं ब्लेड जिसने मैच को अभी भी नहीं हारा है। एंड गाइस ये कैसा मोमेंट था जिस टाइम पे मेरी रिस्पेक्ट और भी कई ज्यादा बढ़ गई ब्लेड के लिए। और इस सुनकर हमें लेविडॉन की आवाज आती है जो कि कह रहा होता है अगर ऐसी ही बात है तो मैं सिचुएशन को यहाँ पर अलाउ करता हूँ। एंड हम लोग क्लैरिस को भी देते हैं जो कि स्मोक करते हुए कह रहा होता है कि ब्लेड तुमने सच में काफी ज्यादा कर दिया। और लीना भी खुश होते हुए यही सेम बात कहती है कि ब्लेड तुमने काफी ज्यादा कर दिया, इतना हमारे अर्थ के फ्यूचर के लिए बहुत है। लेकिन तभी वो गार्ड लीना को उठाते हुए काफी गुस्से में कहता है कि अपनी बकवास करना बंद करो, तुम्हें हमारे साथ में आना होगा। और इसके बाद वो लीना को वहां से ले जाते हुए कहता है कि तुम्हें इस चीज की भरपाई करनी पड़ेगी। एंड ट्विंक्स ज़ेनो को देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है क्या सच में इसने मेरे पीकीएस को मारा है। लेकिन वो तो बात की बात है, पर क्या ये अभी जिंदा भी है। लेकिन तभी ज़ेनो अपनी आंखें खोलता है जिसे देखकर ट्विंक्स अपने मन में कहता है कि आखिरकार ये है क्या। अभी जो इसकी बॉडी इंजर्ड थी वो कंप्लीटली हील हो गई। और ये देख लेविडॉन में चिल्लाते हुए कहता है कि सच में ये बात मानना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये कचरा, अरे मेरा मतलब अर्थ रिप्रेजेंटेटिव पूरी तरीके से रिवाइव हो चुका है। साथ ही लेविडॉन मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है कि इसके पास रीजनरेशन एबिलिटी है। देख के ऐसा लगता है कि मेरी उम्मीद से ज्यादा ये मैच काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। और इसके बाद हम लोग ज़ेनो को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि आखिरकार ये कैसी आवाज है और मैं आखिरकार हूँ कहाँ पे। लेकिन ज़ेनो के पीछे से ट्विंक्स आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, तो आखिरकार मैं तुमसे अपने लोगों का बदला ले पाऊंगा। ये देखकर ज़ेनो चिढ़ते हुए कहता है कि ये तो बिल्कुल उन लोगों की तरह एनर्जी है जिनको मैंने मारा था। साथ ही वो ट्विंक्स से कहता है कि मुझे तुम जैसे कमजोर लोगों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये कहने के बाद ज़ेनो वहां से जाने लगता है। ये देखकर लेविडॉन कहता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। वो अर्थलिंग टोरिना के बाहर जा रहा है। साथ ही ज़ेनो अपना सर खुजाते हुए कहता है कि उस लड़की का नाम क्या था, लूना या फिर लेलेना। वेल जो भी उसका नाम था मुझे सबसे पहले उसको ढूंढना होगा और ये पता करना होगा कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। लेकिन तभी ट्विंक्स यहाँ पे ज़ेनो का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर ज़ेनो काफी गुस्से में ट्विंक्स से कहता है कि अभी कोई कमी ने क्या तुझे सुनाई नहीं दिया कि मैंने क्या कहा। मुझे तुझ जैसे कमजोर लोगों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और नहीं तो जैसे लोगों का मुझे कोई भी काम है। लेकिन तभी ट्विंक्स ज़ेनो को अपने हाथ से हवा में उड़ा देता है। ये देखकर ज़ेनो पहले तो शॉक होता है, लेकिन इसके बाद वो ट्विंक्स पे अटैक करते हुए कहता है तो तू भी उन लोगों की तरह मारना चाहता है जिसे मैंने पहले मारा था। और इसके बाद ज़ेनो काफी खतरनाक अटैक ट्विंक्स पे करता है। लेकिन तभी ज़ेनो कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। हम देखते हैं कि ज़ेनो की उंगलियां यहाँ पे पूरी तरीके से टूट गई होती है। ये देखकर ज़ेनो अपने हाथ को देखते हुए कहता है कि आखिरकार मेरी बॉडी के साथ दिक्कत क्या है। लेकिन तभी हम लोग ट्विंक्स को देखते हैं जो काफी गुस्से में कहता है कि तुमने खाली मेरे लोगों को ही नहीं मारा,
मारा, तुमने मेरे सिविलाइजेशन का भी मजाक उड़ाया और ये करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। साथ ही वो ज़ैनो को काफी तेजी से खींचते हुए कहता है कि तुम जैसे कीड़े मकोड़े की ये करने की हिम्मत कैसे हुई। और ये कहते ही ट्विंक्स काफी तेजी से ज़ैनो को जमीन पे पटक देता है और ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि ज़ैनो के मुंह से खून भी निकल जाता है। लेकिन तभी ज़ैनो भी काफी तेजी से पीछे की तरफ हट जाता है एंड साथ ही वो अपनी बॉडी को देखते हुए कहता है कि आखिरकार मेरी बॉडी के साथ क्या दिक्कत है, मैं इमोर्टल स्पिरिट फाउंडेशन के अलावा कोई भी मार्शल आर्ट को यूज नहीं कर पा रहा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ट्विंक्स ने काफी खतरनाक पंच ज़ैनो की तरफ बढ़ा दिया होता है और उस अटैक को देखते हुए ज़ैनो कह रहा होता है कि देख कैसा लगता है कि मेरे पास अब और कोई चारा नहीं है। इसके बाद ज़ैनो भी पागलों की तरह हंसते हुए कहता है तो ठीक है फिर मैं अपने पूरे तरीके से एक बार फिर से लड़ूंगा। एंड ज़ैनो उस अटैक को डॉज करने का ट्राई तो करता है लेकिन उसके नीचे की बॉडी पूरी तरीके से खत्म हो गई होती है, लेकिन ज़ैनो की आधी बॉडी ऊपर की बच जाती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ैनो काफी तेजी से यहाँ पे ट्विंक्स की तरफ बढ़ रहा होता है और ये देखकर ट्विंक्स हंसते हुए कहता है तो क्या तुम्हारी स्पेशीज बस इतना ही कर सकती है। लेकिन तभी ज़ैनो अपने फिंगर्स को यूज करते हुए उसकी आंखें फोड़ देता है और इस वजह से ट्विंक्स काफी तेज चलाते हुए कहता है कि मेरी आंखें। लेकिन तभी ज़ैनो उसके मुंह में अपने एक फिंगर को डालता है और नीचे से अपने दूसरे हाथ से काफी तेजी से मारता है और इस वजह से ज़ैनो का अंगूठा कट के ट्विंक्स के मुंह में चला जाता है। साथ ही ज़ैनो खुश होते हुए कहता है चलो जल्दी से इसको खा लो। लेकिन तभी ट्विंक्स काफी तेजी से अपने दोनों हाथ को मारता है जिस वजह से ज़ैनो उसके हाथों के बीच में ही आ जाता है और इस वजह से वहाँ पे खाली खून के छींटे ही दिखाई देते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ट्विंक्स के सामने ज़ैनो की नीचे वाली बॉडी पड़ी होती है। साथ ही देखकर लेविडॉन भी कहता है कि सच में ये तो काफी ज्यादा मजेदार था। ट्विंक्स के पावरफुल स्ट्रेंथ की वजह से ज़ैनो की ऊपर की बॉडी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। लेकिन हम ट्विंक्स को देखते हैं जिसके मुंह से धुआं निकल रहा होता है और वो कहता है आखिरकार उस कमीने ने मुझे ये क्या खिला दिया, अगर तुम वापस रीजनरेट करोगे तो मैं तुम्हें वापस से क्रश कर दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ट्विंक्स के मुंह से दो हाथ निकलते हैं। साथ ही में ट्विंक्स के मुंह में काफी इविल स्माइल देखती है और ये ज़ैनो ही होता है। साथ ही वो काफी क्रीपी तरीके से कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा ही कर देता हूँ। और ये देखकर ट्विंक्स उससे कहता है कि नहीं नहीं रुक जाओ, लेकिन इससे पहले वो कुछ और आगे कहता ज़ैनो उसके मुंह को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है। और ये देखकर लेविडॉन कहता है कि सिचुएशन के अंदर भी ज़ैनो रीजनरेट कर पा रहा है। सच में अगर देखा जाए तो ये किसी जिंदा बॉम्ब की तरह है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत वाली बात यह है कि ट्विंक्स ने अपनी जॉस को दूसरी तरफ डिसलोकेटेड कर दिया ताकि इस वजह से उसको काफी ज्यादा इंजरी ना हो। और ये देखकर गौर शौक होते हुए कहती है कि क्या बात है, ये तो देखने लायक था। आखिरकार ऐसा कौन भी सोच सकता था कि इस रीजनरेशन एबिलिटी को अटैक के लिए भी यूज किया जा सकता है। साथ ही वो पैनल से कहती है कि ब्रदर मुझे लगता है कि अगर वो 1 से 2 हिट और लगा दे तो शायद वो यहाँ पे जीत सकता है। और साथ ही हम लोग ट्विंक्स को भी देखते हैं जिसके चेहरे की हालत सच में काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। एंड देन गौर की ऐसी बातें सुनकर पैनल उससे कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, अगर वो ऐसा कर पाता है तो यहाँ पे वो इजीली जीत जाएगा। लेकिन तभी एक पर्सन उनको इंटरप्ट करते हुए कहती है कि सच में ये देखकर काफी ज्यादा बुरा लगा कि तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी है किसी पर्सन को जज करने के कंपैरिजन में। अगर मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन शेयर करती हूँ तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस अर्थलिंग के पास बस एक ही चांस था जीतने का, वो भी इसने गवा दिया और ये चीज वापस करने का मौका ट्विंक्स उसको नहीं देगा। और इसी वजह से उस अर्थलिंग के पास अब कोई भी चांस नहीं है जीतने का। अब उसके जीतने के चांसेस बिल्कुल जीरो है। अब ट्विंक्स को हराना उसके लिए एक तरह से बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और ये सब देखकर गौर काफी गुस्से में उससे कहती है वैसे क्या तुम मुझे ये बताना चाहोगी कि आखिरकार तुम यहाँ पर हमारे पास आके इतनी कैजुअली बैठकर कैसे बातें कर रही हो। ये सुनकर वो पर्सन कहती है कि अरे तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है और वैसे तुम लोगों से मिलकर मुझे अच्छा लगा। एंड इसके बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मेरा नाम रामिन है और मैं स्पेस की जर्नलिस्ट हूँ और रामिन की सिविलाइजेशन का नाम इन्फोरिया स्टार होता है एंड इसके हमें सिविलाइजेशन रैंकिंग के बारे में नहीं बताया जाता। साथ ही रामिन गौर से कहती है और मुझे तुम्हारे भाई के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ गया और वो भी तब से जब से इसने अग्नि को हराया है। और इतना ही नहीं बल्कि इनविंसिबल कहने वाले वीटस के अटैक तक को इसने ब्लॉक किया है और ये चीज अपने में ही काफी बड़ी अचीवमेंट है। और रामिन की ऐसी बातें सुनकर पैनल उससे क्वेश्चन करते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कैसे पता, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है कि कुछ लोगों को इसके बारे में पता है। लेकिन तभी रामिन पैनल के पास आकर हंसते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और इन सारी बातों को पता करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एंड इसके बाद पैनल अगेन उससे क्वेश्चन करते हुए कहता है अगर तुम्हें इतनी सारी बातें पता है तो तुम्हें ये भी पता होगी कि उस पर्सन ने वीटस से काफी खतरनाक फाइट करी थी, तो फिर भी उसके यहाँ पे जीतने के चांसेस जीरो क्यों है। ये सुनकर रामिन उसे काफी शॉकिंग बात बताती है कि वीटस अपने 10,000 में से सिर्फ एक पावर को यूज कर रहा था और उस पावर में भी सर्वाइव कर लेना ये सच में काफी ज्यादा बड़ी बात है। और लिटरली गाइस ये जानने के बाद मुझे ये पता चल गया कि हमारे मेन कैरेक्टर को पावरफुल होने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही रामिन बताती है कि अर्थलिंग भी बस इसलिए सर्वाइव कर पाया क्योंकि इसके पास रीजनरेशन एबिलिटी है और इसे किसी वॉरियर से कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जबरदस्ती लाइफ से चिपका हुआ है। ये सुनकर गौर कहती है कि वो सर्वाइव कर पाया है तो उसकी स्किल 3rd लेवल सिविलाइजेशन की जितनी तो होगी ही। ये सुनकर रामिन उससे कहती है कि तुम लोग अपर लेवल सिविलाइजेशन को सच में काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, वो भी सिर्फ एक बार जीत जाने की वजह से। 1300 सिविलाइजेशन को काफी ज्यादा सेंचुरीज का एक्सपीरियंस है और इस वाली बात को तुम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। साथ ही हम देखते हैं कि ज़ैनो यहाँ पे ट्विंक्स पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तभी ट्विंक्स यहाँ पे अपनी हाथ जैसी चीज को काफी ज्यादा बड़ा कर देता है एंड देन वो काफी खतरनाक अटैक ज़ैनो पे कर देता है और इस वजह से पूरी की पूरी जमीन भी टूट चुकी होती है। और ये देखकर गौर शॉक होते हुए कहती है कि आखिरकार ये बड़ी सी चीज कहाँ से आई। तो ये सुनकर रामिन इसका रिप्लाई देते हुए कहती है कि क्या मतलब कहाँ से आई, ये चीज पूरे टाइम उसके पास ही थी। ये सुनकर गौर कहती है कि क्या तुम्हारा मतलब उन बॉल से है जो कि उसने पहले अपने हाथों में ले रखा था। एंड इसके बाद रामिन उसे बताती है कि ज्यादातर एलियन पिकीज को इसलिए अंडर एस्टिमेट कर देते हैं क्योंकि वो लोग मेटल मैनिपुलेशन की एबिलिटी को यूज करते हैं, लेकिन ये चीज ट्विंक्स के लिए बिल्कुल अलग है क्योंकि मेटल मैनिपुलेशन के साथ साथ उस मेटल की डेंसिटी से लेकर उसके स्ट्रक्चर तक हर कुछ चेंज कर सकता है, यहाँ तक वो मेटल की पावर को उसके पीक लेवल तक यूज कर सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ज़ैनो वापस से ट्विंक्स पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है और ट्विंक्स के अटैक की वजह से ज़ैनो का चेहरा भी पूरी तरीके से उड़ गया होता है जो कि धीरे धीरे करके रीजनरेट भी कर रहा होता है। लेकिन इससे पहले ज़ैनो ट्विंक्स पे अटैक करता है, ट्विंक्स अपने बॉल्स को यूज करते हुए अपने चेहरे को कवर कर लेता है और इस वजह से ज़ैनो का अटैक उसको लगने के बावजूद भी उस पर काम नहीं करता बल्कि इसके अपोजिट उसकी फिंगर्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। साथ ही रामिन पीछे से कैरी होती है कि जिस तरीके की मेटल पावर ट्विंक्स अभी यूज कर रहा है तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है ये अर्थलिंग इस यूनिवर्स के सबसे ज्यादा लार्जेस्ट शिप से फाइट कर रहा हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ट्विंक्स ने अपने मेटल से ही ज़ैनो पे एक और अटैक कर दिया होता है और इस अटैक की वजह से ज़ैनो का सर यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर गौर चिल्लाते हुए कहती है कि आखिरकार ये क्या मजाक है, इसने इस तरीके की पावर को अब तक छुपा रखा था, क्या इस पावर को यूज न करने का मतलब ये हमारा मजाक उड़ा रहा था। तो ये सुनकर रामिन उससे कहती है कि हाँ तुम ये कह सकती हो कि वो टायर 1 सिविलाइजेशन को इस लायक ही नहीं समझता कि वो अपने इस पावर को यूज करे। ये सुनकर तो गौर को और भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। साथ ही वो रामिन से कहती है कि तुम्हारा इससे मतलब क्या है,
ये सुनकर रामिन उसे कहती है कि अरे शांत हो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे टॉन्ट नहीं मार रही हूँ। जीएसपी टूर्नामेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरा का पूरा यूनिवर्स आपको दिखता है और इसी वजह से तुम अपनी टेक्नोलॉजी और स्पेशलिटीज को पूरी की पूरी यूनिवर्स के सामने दिखा सकती हो, क्योंकि वैसे भी ये टूर्नामेंट 100 साल के अंदर सिर्फ एक बार ही होता है। लेकिन बस एक अर्थलिंग के लिए वो अपने सारे के सारे कार्ड्स को रिवील कर दे, ये उसके लिए जीत से ज्यादा हार है। साथ ही हम देखते हैं कि ट्विंक्स यहाँ पे काफी सारे मेटल बार्स को यूज करके ज़ैनो की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर रहा होता है। साथ ही रेमिन बताती है कि जिस तरीके की मेटल को अभी ट्विंक्स यूज कर रहा है, तो ये मेटल एक तरीके से पिकी सिविलाइजेशन का हार्ट है और इसी वजह से ये सारी की सारी पावर को सिर्फ फर्स्ट टायर सिविलाइजेशन पर यूज करना ये उसके लिए काफी ज्यादा शर्मिंदगी की बात होती। साथ ही हम लोग ज़ैनो को भी देखते हैं जो कि यहाँ पे काफी बुरी तरीके से पड़ा होता है। इसके बाद ट्विंक्स हमें बताता है कि हमारे लिए हम लोग सबसे ज्यादा बड़े आयरन क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे इस यूनिवर्स के अंदर, और जब भी कोई पिकी जन्म लेता था तो उसकी बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत आयरन तो होता ही था, और जन्म लेने के 6 महीने बाद तक ये आयरन उन्हीं की बॉडी के अंदर रहता था ताकि मेटल और ज्यादा हार्ड हो सके, और आयरन इंजेक्शन नाम के तरीके से इनकी बॉडी से ये आयरन निकाल लिया जाता था और इसके बाद जब वो आयरन पिकीज की बॉडी से बाहर आ जाता था तो इस चीज को सोल स्टील कहा जाने लगा। और वैसे तो ये चीज स्ट्रेंथ के मामले में काफी ज्यादा कमजोर होती थी और नहीं तो इस चीज का ज्यादा हमें काम होता था, लेकिन फिर भी हर एक पिकी इस चीज को अपने बॉडी का एक पार्ट मानता था और ये चीज हर एक पिकी के लिए काफी ज्यादा कीमती भी हुआ करती थी। लेकिन कुछ सालों बाद गैलेक्टिक अलायंस हमारे प्लेनेट पर आई और उस अलायंस के आने के बाद हमारी ट्रेडिशन का मतलब ही बदल गया। हमारी वो सिविलाइजेशन जो हमेशा से पीस के साथ रहती थी और हमेशा ही लड़ाई को अवॉइड करते थे, वही हमारे फर्स्ट जीएसपी टूर्नामेंट के अंदर हेल्पलेस होकर हारे पड़े हुए थे। और इसके बाद जब ये मैच पूरे यूनिवर्स के अंदर ब्रॉडकास्ट हुआ, उसके बाद हमारी ये पीसफुल सिविलाइजेशन दूसरे सिविलाइजेशन का टारगेट बन गई। दूसरी सिविलाइजेशन जो हमसे पावरफुल थी, उन लोगों ने हमारा सामान लूटना शुरू कर दिया। वो सिविलाइजेशन वाले हमें कचड़े से ज्यादा और कुछ भी नहीं समझते थे और अपनी सिविलाइजेशन को ऐसे सफर करता हुआ देखकर हमारे किंग ने वो एक्सपेरिमेंट शुरू किया जो कि कभी भी इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने बच्चों के अंदर 6 महीने से ज्यादा आयरन रखने के लिए कहा ताकि वो आयरन और भी ज्यादा पावरफुल हो सके। उन्हें इस वाली बात भी यकीन था कि कोई ना कोई बच्चा अपने सोल स्टील को और भी ज्यादा पावरफुल कर सकता है, और ये करने की वजह से 70% बच्चों की मौत बस इसलिए हो गई कि उनकी बॉडी के अंदर से आयरन बाहर नहीं आ पाया। लेकिन कुछ परसेंट ऐसे बच्चे थे जो कि सर्वाइव कर चुके थे, लेकिन उनका मेटल पहले की तरह काफी ज्यादा लो क्वालिटी का था। लेकिन फिर आते हैं 1% बच्चे जिन लोगों ने अपने अंदर मेटल को एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलप किया था, और इसके बाद हमें ट्विंक्स को दिखाया जाता है जो कि प्रिंस होता है, और ट्विंक्स भी उन्हीं 1% बच्चों के अंदर होता है जिसने उस ट्रायल को सर्वाइव कर लिया होता है। साथ ही ट्विंक्स बताता है कि उस ट्रायल को सर्वाइव करने के बाद मेरा बस एक ही सपना था कि मुझे कैसे भी पूरे यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल बनना था। एंड इसके बाद एक पर्सन को देखते हैं जो कि ट्विंक्स से कहता है कि आप इस चीज को इतने कम टाइम के अंदर यूज कर पा रहे हो, ये सच में काफी ज्यादा अमेजिंग बात है। ये सुनकर ट्विंक्स कहता है कि हाँ, ये एक्सपेक्ट किया जा सकता था क्योंकि मैंने उस ट्रायल को पास कर लिया। और वेल गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ ताकि आप आगे कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे ट्रायल का मतलब है वो टाइम जब आपको यहाँ पे 6 मंथ से ज्यादा सर्वाइव करना पड़ेगा। तो होप करता हूँ कि ट्रायल नाम सुन के आप कंफ्यूज नहीं होगे। इसके बाद हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि एक पिकी को कहानी सुना रहा होता है कि ऐसा कहा जाता है कि कोई ना कोई ऐसा वॉरियर आएगा जो कि हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो पिकी तो यहाँ पे खराटे मार के सो रहा होता है और इसलिए देखकर किंग यहाँ पे लाइट को बंद करके चला जाता है। देन हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या तुमने ये सुना कि प्रिंस तो ट्रायल तक भी नहीं गए हैं। तो फिर आखिरकार उनके पास इंटरनल स्टील कहाँ से आई? एंड गाइस, इंटरनल स्टील सोल स्टील है, तो कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये लोग बार बार नाम को चेंज कर रहे हैं। तो ये वाली बात सुनकर वो दूसरा पर्सन कहता है और ये तो सिंपल सी बात है कि इंटरनल स्टील को किसी और से लेके किसी और को दिया गया है। ये सुनकर वो पहला पर्सन कहता है कि क्या सच में ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो काफी ज्यादा अनफेयर है क्योंकि इस इंटरनल स्टील के लिए वो लोग अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हैं। और हम देखते हैं कि सारी की सारी बात वो पिकी सुन रहा होता है जो कि अभी थोड़ी देर पहले सो गया था। इसके बाद वो भागते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद वो पिकी दो इंटरनल स्टील को देखते हुए कहता है कि इन दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग है। एक काफी ज्यादा लो क्वालिटी का है तो दूसरा काफी ज्यादा हाई क्वालिटी का है। और इसके बाद हम लोग एक फोटो का सीन देखते हैं जहाँ पे वही गोला यानी वही इंटरनल स्टील यहाँ पे उसी पिकी के पेट पे रखा होता है, और साथ ही हम उस पर्सन को भी देखते हैं जिसे हम लोगों ने ट्विंस के साथ में देखा था। एंड ये सब देखकर उस पिकी को पूरी की पूरी सिचुएशन समझ में आ गई होती है। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें उसे बूढ़े पिकी का सीन दिखाया जाता है जो कि ट्विंक्स के पास आके उसे प्रिंस कह के बुलाता है। एंड हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ट्विंक्स कह रहा होता है कि नहीं, मैंने इस चीज को नहीं चुराया है, और ये बातें कहते हुए उसने अपनी पावर को यूज कर दिया होता है। और इस अटैक की वजह से वो बूढ़ा पिकी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। और ये देखकर ट्विंक्स घबराते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैं इस पावर को यूज नहीं करना चाहता था, ये पावर बस गलती से यूज हो गई। और ये बात कहने के बाद वो यहाँ से भागकर जाते हुए कहता है कि आप यहीं पे रुकिए, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। ये सुनकर वो बूढ़ा पिकी ट्विंक्स का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि प्रिंस रुक जाइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर ट्विंक्स उसे कहता है कि रुक जाइए, आप उसे बात बाद में कर लीजिएगा। लेकिन इसके रिप्लाई में बूढ़ा पिकी कहता है कि नहीं, आप मेरी बात को सुनिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। और गाइस, आखिरकार स्टोरी क्या है मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके बताता हूँ। बस आप ये जान लो कि इंटरनल स्टील किसी और का था और किसी और को दिया गया है। यहाँ पर किसी ने भी उस इंटरनल स्टील को किसी से भी नहीं चुराया। और यही वो स्टोरी थी जो कि उस बूढ़े पिकी ने यहाँ पे ट्विंक्स को बताया है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सच्चाई क्या है, बस आप ही वो पर्सन है जो कि इंटरनल स्टील को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये सारी की सारी चीज बस आपके हार्ड वर्क का रिजल्ट है, योर हाईनेस। और मुझे इस वाली बात पर यकीन है कि आप हमारे लोगों को हमेशा सेव करेंगे, योर हाईनेस। इसके बाद ट्विंक्स हमें बताता है कि उस दिन मैं जब तक हेल्प लेके आया वो गुजर चुके थे, और उस दिन मैंने एक चीज को डिसाइड किया कि मैं अपनी इंटरनल स्टील की मदद से अपनी सिविलाइजेशन को बाकी सिविलाइजेशन से काफी ज्यादा ऊपर लेके जाऊंगा। और साथ ही सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे ट्विंक्स जा रहा होता है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पे ज़ैनो मारा गया। लेकिन अभी पीछे से लेविटॉन चलाते हुए कहता है कि सच में ये मानना काफी ज्यादा मुश्किल है कि ज़ैनो अभी भी मूव कर पा रहा है। ये सुनकर ट्विंक्स शॉक होते हुए पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि ये क्या बकवास है। साथ ही वो ज़ैनो को देखते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये पूरी तरीके से नामुमकिन है क्योंकि थर्ड लेवल सिविलाइजेशन होने के बावजूद भी मेरी कॉस्मोस फोर्स पूरी तरीके से खत्म होने वाली है। लेकिन क्या इस अर्थलिंग के पास अभी भी एनर्जी है वो भी रीजनरेट करने की। साथ ही हम ज़ैनो को देखते हैं जो कि रीजनरेट कर रहा होता है। एंड इसके बाद उसके चेहरे पे काफी इविल स्माइल आती है और ज़ैनो को रिकवर करता हुआ देखकर लेविटॉन चिल्लाते हुए कहता है कि इस चीज पर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल है कि अर्थलिंग वापस से उठ गया। क्या सच में इस अर्थलिंग का कोई भी एंड नहीं है क्योंकि ये बार बार रिकवर करता जा रहा है। साथ ही हम लोग ट्विंक्स को भी देखते हैं जिसकी हालत सच में काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। लेकिन ट्विंक्स बिना टाइम गवाए अपने हाथ में अटैक को चार्ज करता है और वो सीधा ज़ैनो पर अटैक करते हुए कहता है कि कमीने, मैं तुझ पर तब तक अटैक करता रहूंगा जब तक तू मर नहीं जाता। लेकिन इससे पहले ट्विंक्स ज़ैनो पर अटैक करने के लिए जाता, इससे पहले ज़ैनो ही अपनी जगह से गायब हो गया होता है और
वो पलक झपकते ही ट्विंक्स के सामने आ जाता है और ज़ेनो की ऐसी स्पीड को देखकर ट्विंक्स अपने मन में कहता है आखिरकार अब ये क्या हुआ, इसकी मूवमेंट स्पीड तो पहले के मुकाबले बिल्कुल डिफरेंट है। और ये देखकर पीछे से लेविटन चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ज़ेनो की स्पीड का तो जवाब ही नहीं। और ये देखकर रामिन भी कमेंट्री देते हुए कहती है कि सच में इसकी स्पीड तो काफी ज्यादा लाजवाब है, लेकिन फिर भी ये चीज पूरी तरीके से बेकार है क्योंकि पिकीज की स्किन काफी ज्यादा टफ होती है। लेकिन इससे पहले रामिन कुछ और आगे कहती तभी हम देखते हैं कि ज़ेनो ने यहाँ पे ट्विंक्स पे अटैक कर दिया होता है और इस वजह से ट्विंक्स को काफी खतरनाक डैमेज चेहरे पे लगा होता है। और ये देखकर लेविटन पीछे से कह रहा होता है कि ज़ेनो ने उसके सीधा राइट चीक पर अटैक किया है, लेकिन ट्विंक्स ने भी बिना टाइम वेस्ट किए अपने स्पेयर से सीधा काउंटर कर दिया और ट्विंक्स का अटैक सीधा जाकर ज़ेनो पे लगा होता है। लेकिन इससे पहले ट्विंक्स और कुछ करता तभी ज़ेनो भी काफी खतरनाक अटैक उस पे कर देता है और इस अटैक की वजह से ट्विंक्स हवा में उड़ गया होता है, लेकिन ज़ेनो भी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा उसके ऊपर जंप कर देता है और हवा में ही ट्विंक्स पे काफी खतरनाक अटैक करता है और इस अटैक का काफी ज्यादा डैमेज ट्विंक्स को लगा होता है। साथ ही ट्विंक्स अपने मन में कहता है कि क्या सच में ये कार्टलिंग है, ये तो पूरी तरीके से एक शैतान है, क्या इसने अपनी पावर को तब से छुपा रखा था। इसके बाद ज़ेनो हंसते हुए ट्विंक्स से कहता है कि वेल देखो मुझे नहीं पता क्या अचानक क्या हुआ, लेकिन देख ऐसा लगता है कि मेरी गई हुई पावर वापस से आ चुकी है और यही चीज तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बुरी बात है। इसके बाद ज़ेनो अपनी पावर को चार्ज करते हुए कहता है तो चलो जल्दी से इस चीज को खत्म करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है और ये देखकर लेविटन चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि क्या सच में सर्सलिंग के पास रीजनरेशन के अलावा भी काफी कुछ है। और लेविटन की आवाज लीना भी टीवी में से सुन लेती है और ये सुनकर लीना चिल्लाते हुए ज़ेनो से कहती है कि मैं सच में तुम पर रिलाई कर सकती हूँ, लेकिन तभी वो पीछे से गार्ड चिल्लाता हुआ कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और शांति से हमारे साथ चलो। एंड अगेन हमें वापस से एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो छोटा पिकी चिल्लाते हुए कहता है कि प्रिंस ट्विंक्स ऐसा नहीं हो सकता। साथ ही रेमिन भी अपनी कमेंट्री देते हुए कहती है कि सच में देख के ऐसा लगता है कि अर्थिंग अपनी पावर को छुपा रहा था क्योंकि इस वजह से यहाँ पे चीजें बदलती हुई दिख रही है। और अगर बात करी जाए पिकीज की तो वो अपने पावर एंड डिफेंस पर ही रिलाई करते हैं और यही वजह है कि उनके रिफ्लेक्सेस अच्छे नहीं होते और यही वजह है कि वो अर्थिंग के अटैक को डॉज नहीं कर सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ट्विंक्स ने ज़ेनो के उस अटैक को रोक लिया होता है क्योंकि ट्विंक्स ने टाइम रहते ही अपने मेटल को शील्ड में कन्वर्ट कर लिया होता है। और ये देखकर पीछे से रेमिन कहती है कि सच में यकीन नहीं हो रहा कि वो इस अटैक को रोक पाया, लेकिन रामिन की ऐसी बातें सुनकर पैनन उसकी तरफ काफी अजीब तरीके से देख रहा होता है और इसीलिए ये देखकर रामिन उसे कहती है कि ऐसे रिएक्ट करना बंद करो, ये जरूरी नहीं कि मेरी हर बात हमेशा सच्ची हो। और इसके बाद हम लोग वापस ज़ेनो को देखते हैं जो कि पीछे की तरफ हटते हुए कहता है कि मैटर तो सच में मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा टफ है, लेकिन ज़ेनो के और कुछ कहने से पहले ही उसके पेट में आके वही मैटर लगता है जो कि उसकी बॉडी के आर पार हो चुका होता है। और साथ ही ट्विंक्स भी ज़ेनो से कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से एक्ट करने की, तुम जैसे लोली क्रिएचर्स की इतनी औकात नहीं कि वो किसी से अपने आप को ज्यादा पावरफुल समझे। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार रीजनरेट करने वाले हो, लेकिन तुम जितनी बार भी रीजनरेट करोगे मैं तुम्हें उतनी बार ही मारूंगा क्योंकि तुम मेरे इंटरनल स्टील की पावर को ओवरकम नहीं कर सकते क्योंकि इस यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल मेटल यहाँ पे प्रेजेंट है और इसी वजह से रिजल्ट नहीं बदलने वाला बल्कि रिजल्ट वही होगा। साथ ही हम देखते हैं कि मेटल ज़ेनो के शरीर में आर पार हो गया होता है और ये चीज सच में देखने में काफी ज्यादा पेनफुल लग रहा होता है। और इसके बाद ज़ेनो अपने शरीर के अंदर कुछ एनर्जी को चार्ज करते हुए कहता है तुमने क्या कहा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल। एंड इसके बाद ज़ेनो वो टाइम याद करने लगता है जब उसने पिकीज की पावर को चुराया था। साथ ही ज़ेनो के चेहरे पे भी वही सेम निशान आ गए होते हैं और साथ ही ज़ेनो मुस्कुराते हुए कहता है कि अरे धत्तेरी की मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। और साथ ही हम लोग ट्विंक्स को देखते हैं जो कि अपने चारों तरफ शील्ड से खुद को कवर कर रहा होता है। साथ ही ट्विंक्स अपने मन में कह रहा होता है कि सर्टलिंग की रीजनरेट करने की वजह से इसकी एनर्जी खत्म हो रही होगी, इसलिए मुझे इसको तब तक रोके रखना होगा जब तक इसकी एनर्जी खत्म नहीं हो जाती। लेकिन तभी हम ज़ेनो को देखते हैं जो कि उस मेटल की शील्ड को अपने दोनों हाथों से फाड़ देता है और ये देखकर वो छोटा पिकी घबराते हुए कहता है कि क्या इस पर्सन ने पिछली बार की तरह हमारी पावर को चुरा लिया। एंड साथ ही ट्विंक्स भी शॉक होते हुए कहता है कि आखिरकार ये क्या है, लेकिन इससे पहले ट्विंक्स सिचुएशन को समझता तभी ज़ेनो उसके चेहरे को पकड़ता है और उसको शील्ड के अंदर से बाहर की तरफ काफी तेजी से फेंक देता है। साथ ही ट्विंक्स हवा में ही अपने मन में सोच रहा होता है कि जिस इंटरनल स्टील पे हमारी सिविलाइजेशन को गर्व था उसी इंटरनल स्टील को इस बंदे ने अपने दोनों हाथों से फाड़ दिया। लेकिन तभी वो छोटा सा पिकी ट्विंक्स से कहता है कि प्रिंस ट्विंक्स ये पर्सन भी हमारी तरह मेटल को मैनिपुलेट कर सकता है। ये सुनकर ट्विंक्स शॉक होते हुए कहता है कि आखिरकार ये क्या बकवास है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि टायर 1 सिविलाइजेशन के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है। साथ ही ज़ेनो ने भी उसके इंटरनल स्टील के मेटल को मैनिपुलेट करते हुए उसके अंदर से एक भाला टाइप का बना लिया होता है और ये चीज ट्विंक्स ने भी देख लिया होता है। साथ ही उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। साथ ही ज़ेनो भी उस पेड़ को लेते हुए काफी तेजी से ट्विंक्स की तरफ बढ़ जाता है और अपने इंटरनल स्टील को ज़ेनो के हाथों में देकर ट्विंक्स काफी गुस्से में कहता है तुम जैसे कचड़े की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारे इंटरनल स्टील को टच करे। हे लोली क्रिएचर अर्थलिंग, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने अभी क्या कर दिया है। अब मैं तुम्हें जितनी बार भी देख रहा हूँ मेरे मन में बस यही चल रहा है कि मैं किस बुरी तरीके से तुम्हें जान से मारूं। लेकिन तभी ज़ेनो के हाथ में जो स्पेयर होता है वो मैट होकर ट्विंक्स की तरफ बढ़ने लगता है। साथ ही सारे के सारे मेटल को ट्विंक्स अपने बॉडी पे कवर करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। एंड देन हम देखते हैं कि ट्विंक्स के शरीर पे एक आर्मर आ गया होता है और उसी आर्मर से वे काफी खतरनाक अटैक ज़ेनो पे कर देता है। लेकिन ज़ेनो उस अटैक को डॉज करते हुए हंसते हुए कहता है तो इस बार तुम इस आर्मर को यूज कर रहे हो लेकिन इसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ट्विंक्स अपने दोनों हाथों का यूज करते हुए ज़ेनो पे फिर से अटैक करता है और ये अटैक सीधा जाके ज़ेनो को लगा होता है। साथ ही ज़ेनो अपने मन में कहता है कि मैंने इसकी पावर तो चुरा ली है लेकिन इसे कंट्रोल कैसे करना है मैं ये नहीं चुरा सकता। लेकिन तभी ज़ेनो अपने हाथ से अपने सर को उखाड़ के दूसरी तरफ फेंक देता है और सर के अलग होते ही ज़ेनो यहाँ पे रीजनरेट कर लेता है। और ये देखकर लेविटन चिल्लाते हुए कहता है कि इस तरीके से एस्केप करना वो भी रीजनरेशन एबिलिटी का यूज करके, सच में ये तो काफी ज्यादा मजेदार है। एंड देन ज़ेनो अपने मन में सोच रहा होता है तो अब मुझे क्या करना चाहिए क्योंकि इस आर्मर को देख के साफ पता चल रहा है कि इसे निपटना इतना आसान नहीं होने वाला। लेकिन इस आर्मर का नाम सुन के मुझे कुछ याद आ रहा है। इसके बाद हमें ज़ेनो के पास का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक पर्सन ज़ेनो के सामने खड़े होकर कह रहा होता है कि बच्चे तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। अगर तुम्हें मुझ जैसे इनविंसिबल आयरन किंग पर अटैक करना था तो तुम्हें अपने साथ डार्क लॉर्ड को लेके आना चाहिए था क्योंकि उसके बाद ही मैं तुमसे मार्शल आर्ट के अकॉर्डिंग डील करता। बच्चे तुम्हारी अभी इतनी औकात भी नहीं कि तुम मेरे सामने खड़े हो पाओ। लेकिन तभी किसी पर्सन की आवाज आती है जो कि कहता है अरे तुम तो मैंगल हो, ज़्वानवू आर्मर के ओनर, इस मार्शल आर्ट के वर्ल्ड के 7 ट्रेजर्स में से तुम एक हो। लेकिन ऐसा लगता है कि वो सारी की सारी बातें झूठी थी क्योंकि तुम अपनी ताकत को एक बच्चे के सामने दिखा रहे हो और तुम्हारी ऐसी हरकत देखकर सच में मुझे काफी ज्यादा शर्म आ रही है कि मैंने उन बातों पर यकीन कर लिया जो कि तुम्हारे लिए करी जा रही थी। साथ ही हम देखते हैं कि उसी पर्सन के सामने एक पर्सन आ गया होता है जिसे देखकर मैंगल कहता है कि अबे बच्चे आखिरकार तू है कौन। और ये सुनकर वो पर्सन मुस्कुराते हुए कहता है कि अरे तुम्हें चिंता
चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बच्चा नहीं हूँ। और ये सुनकर मैंगल काफी तेजी से उसी पर्सन पे अटैक कर देता है। साथ ही वो कहता है कि बच्चे तूने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। साथ ही हम ज़ेनो की आंखों में देखते हैं कि वो पर्सन भी मैंगल की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ गया होता है। और ये सब सोचकर ज़ेनो प्रेजेंट में कह रहा होता है कि हाँ ये वही है। और इसके बाद ज़ेनो काफी तेजी से ट्विंक्स की तरफ बढ़ गया होता है और ज़ेनो के अपने पास आता हुआ देखकर ट्विंक्स भी ज़ेनो पे अटैक करता है, लेकिन ज़ेनो उस अटैक को डॉज करते हुए सीधा उसके आर्मर पर ही चढ़ जाता है। इसके बाद सीन वापस से पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि उस कैप वाले पर्सन ने मैंगल को हरा दिया होता है और साथ ही ज़ेनो को भी हम देखते हैं जो कि उसी पर्सन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। साथ ही ज़ेनो कह रहा होता है कि मेरी चॉइस उस दिन सही थी कि मैंने उस टेक्निक को सीख लिया। वेल गाइस, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि उस कैप वाले पर्सन ने मैंगल को हरा दिया और उसी टेक्निक को ज़ेनो ने उस कैप वाले पर्सन से चुरा लिया। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे ज़ेनो ट्विंक्स भी काफी खतरनाक अटैक करते हुए कहता है ट्रू एनर्जी सेटरिंग फीस्ट। और ये अटैक देखकर सारे के सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि इस अटैक का कोई भी असर ट्विंक्स में नहीं दिखता और ट्विंक्स ज़ेनो से हंसते हुए कहता है मैंने तुमसे कहा था कि तुम हमारे इंटरनल स्किल को ओवरकम नहीं कर सकते क्योंकि कोई ऐसा मेटल नहीं है जो तुम्हारी जैसे लो टायर सिविलाइजेशन ओवरकम कर पाए। लेकिन हम देखते हैं कि उस आर्मर के अंदर से धीरे धीरे करके खून बाहर आ रहा होता है, लेकिन ये खून धीरे धीरे करके काफी तेजी से उस आर्मर के अंदर से बाहर आना शुरू हो जाता है। इसके बाद ज़ेनो ट्विंक्स से कहता है कि हाँ ये सच में कोई ऑर्डिनरी मेटल नहीं है, लेकिन तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरी बात को भूल गए कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई तलवार कितनी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। जो चीज मैटर करती है वो ये है कि बैटल में उस स्वॉर्ड को चलाने वाला कैसे उसको चलाता है। और यहाँ पे ट्विंक्स मारा जा चुका होता है। ये देखकर लेविडन चिल्लाते हुए कहता है कि ट्विंक्स अब आगे मैच को कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो इसीलिए ये मैच यहाँ पर खत्म होता है। और ये देखकर सब काफी ज्यादा शॉक होते हैं। साथ ही गॉर्ग भी खुश होते हुए पैनन से कहती है कि क्या तुमने देखा कि यहाँ पे फर्स्ट टायर सिविलाइजेशन की पावर क्या है। ये सुनकर पैनन उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि अगर ये पहले वाला पर्सन होता तो ये कब का मारा जा चुका होता। और इसके बाद हम रामिन को देते हैं जो कि सोचते हुए कह रही होती है कि इस यूनिवर्स को बने हुए 15 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं और इसी वजह से हर पॉसिबल आउटकम्स के बारे में हमें पता है कि क्या हो सकता है, लेकिन आखिरकार वो अर्थलिंग के पास ऐसी कौन सी पावर थी जिसके बारे में मुझे अभी तक पता नहीं चला। क्या ये किसी तरीके की नई एबिलिटी है या फिर किसी तरीके की पावर। लेकिन इसके बाद वो हंसते हुए कहती है कि अर्थलिंग अब तुम मुझे काफी ज्यादा क्यूरियस कर रहे हो। और इसके बाद हम लोग लेविडन को देखते हैं जो कि अनाउंस करते हुए कह रहा होता है कि मैच 8 का विनर है अर्थ का रिप्रेजेंटेटिव ज़ेनो। और ये वाली बात सुनकर क्लैरिस भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। साथ ही वो कहता है यानी कि टीम लीडर लीना सही थी, आखिरकार कौन इस तरीके के मॉन्स्टर के बारे में सोच सकता है। इसके बाद सीन वापस से लेविडन पे जाता है जो कि अनाउंस करते हुए कह रहा होता है हम लोग हिस्ट्री के विटनेसेस है कि टायर 1 सिविलाइजेशन ने हायर सिविलाइजेशन को टूर्नामेंट में हरा दिया, लेकिन इससे पहले लेविडन कुछ और आगे कहता तभी हम ज़ेनो को देखते हैं जो कि सीधा उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे होता है। और यही चीज है जो कि मुझे ज़ेनो के अंदर काफी ज्यादा पसंद है। इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है और कितना ही पावरफुल है। और साथ ही ज़ेनो लेविडन से कहता है तो तुम ही वो पर्सन हो जिसके अंदर से मुझे तब से वो अजीब सी एनर्जी फील हो रही थी। सच कह रहा हूँ कि वो एनर्जी मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रही थी और तुम ही वो पर्सन हो जो कि इस जगह को रूल कर रहा है, तो इसीलिए अब मारो। और ये कहने के बाद ज़ेनो ने स्मोक स्लैश नाम का एक अटैक उस पर कर दिया होता है, लेकिन लेविडन पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाता है जिससे वो अटैक उसको लगता ही नहीं है। और लेविडन ने काफी खतरनाक अटैक ज़ेनो पे कर दिया होता है जिसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी बॉडी ही मेल्ट हो जाती है सिवाय उसके हड्डियों के। और ये देखकर क्लैरिस भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। इसके बाद सीन वापस से लेविडन पर आता है जो कि कह रहा होता है कि जो स्टेटमेंट मैंने अभी दी कि जीत चुका है वो मैं वापस लेता हूँ, इस मैच को ड्रॉ माना जाएगा, कोई आओ इस कचड़े को यहाँ से लेके जाओ। लेकिन तभी कोई चीज लेविडन से कहती है कि मिस्टर लेविडन कि आपने जो अभी मैच ब्रॉडकास्ट किया था वो नंबर 1 है व्यूअरशिप में। इस व्यूअरशिप ने 800 बिलियंस को सरपास कर दिया है। आपने 5 रीजन के ब्रॉडकास्टिंग मैचेस में से नंबर 1 व्यूअरशिप को अचीव किया है। ये सुनकर लेविडन खुश होते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा हाईएस्ट व्यूअरशिप का टाइम स्लॉट ये पिछले 900 सालों के अंदर नहीं हुआ था। साथ ही वो खुश होते हुए कहता है कि मैं तो जानता ही था कि मैं उन लोगों से कम पॉपुलर नहीं हूँ। लेकिन हम लेविडन के पीछे एक एलियन को देखते हैं जो कि ज़ेनो की हड्डियों को साफ कर रहा होता है। ये देखकर लेविडन उसे क्वेश्चन करते हुए कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। ये सुनकर वो एलियन लेविडन से कहता है कि जैसा आपने कहा मैं कचड़े को साफ कर रहा हूँ। लेकिन सुनते ही लेविडन उस पे काफी खतरनाक अटैक करके उसको जान से मार देता है। क्या तुम्हारे अंदर स्टार प्लेयर को लेकर कोई रिस्पेक्ट भी नहीं है। और लिटरली इस टाइम पे लेविडन को देख के मुझे वही मीम याद आ रहा था कि पार्टी बदल लिया साला। साथ ही लेविडन सोच रहा होता है कि मुझे स्टार प्लेयर को किसके भरोसे छोड़ना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए यही सही है कि मैं इसको सेम सिविलाइजेशन के लोगों के साथ ही छोड़ दूं। और इसके बाद हम लोग लीना को देखते हैं जिसके सामने वही रोबोट होता है और वो कह रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि तुमने कितनी वैल्यूएबल चीज को तोड़ दिया है। अगर तुम्हारी पूरी सिविलाइजेशन भी आ जाती है तो वो भी इसका खर्चा वो नहीं भर सकती। लेकिन लीना तो उसको इग्नोर करके अपने मन में सोच रही होती है कि मैं सच में जानना चाहती हूँ कि मैच में क्या हो रहा है। लेकिन तभी वो रोबोट लीना से कहता है कि क्या तुम मुझे सुन भी रही हो। नहीं तुम मुझे नहीं सुन रही। लेकिन इसके रिप्लाई में लीना कहती है कि नहीं नहीं मैं सुन रही हूँ बोलो। लेकिन तभी लीना के पीछे से आवाज आती है कि मुझे फॉलो करो। और हमें पता चलता है कि वही बॉल जैसी चीज है जो कि लीना से कहती है कि लेविडन ने कहा है कि तुम आके अपने अर्थ रिप्रेजेंटेटिव को लेके चले जाओ। ये सुनकर लीना शॉक होते हुए कहती है कि आखिरकार लेविडन ऐसा क्यों कहेगा। इसके बाद लीना यहाँ से जाते हुए कहती है कि पता नहीं उस कमीने ने इस बार क्या कर दिया। और ये देखकर वो रोबोट कह रहा होता है कि तुम भले यहाँ से चले जाओ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे इसका खर्चा नहीं लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही लेविडन के पास आ चुके होते हैं और वो बॉल जैसी दिखने वाली चीज लेविडन से कहती है कि मिस्टर लेविडन जैसा कि आपने कहा था मैं अर्थलिंग को ले आया। इसके बाद लेविडन लीना से कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें कोई खास वजह से यहाँ पे नहीं बुलाया है, बस तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव वापस जाने के लायक नहीं था इसीलिए मैंने तुम्हें इसको ले जाने के लिए बुलाया है। और ये पहले काफी ज्यादा बेकार दिख रहा था इसलिए इसको मैंने फ्रस्ट्रेट कर दिया है। अगर तुम इसको रिकवरी रूम में लेके जाती हो तो ये आराम से रिकवर हो जाएगा क्योंकि इसके पास ऑलरेडी रीजनरेशन की एबिलिटी है। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ेनो अपनी आंखें खोलता है। साथ ही वो शॉक होते हुए कहता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ। और हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल के अंदर होता है यानी कि रिकवरी रूम के अंदर। और ये देखकर लीना भी शॉक होते हुए कहती है तो तुम सर्वाइव कर गए, सच में तुम्हारी एबिलिटी काफी ज्यादा अमेजिंग है। देखिए ऐसा लगता है कि सप्रेसर को अटैच करने का आइडिया बुरा नहीं था। और लीना को देखकर ज़ेनो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और ये सारी की सारी चीजें क्या है। इसके रिप्लाई में लीना कहती है कि अरे चिंता मत करो, ये सारी की सारी चीजें तुम्हारी रिकवरी के लिए ही है जो कि तुम्हें रिकवर करने में काफी ज्यादा मदद करेगी। ये सुनकर ज़ेनो गुस्से में कहता है कि आखिरकार किसमें इतनी हिम्मत है जो कि मेरी हेल्प करेगा। इसके रिप्लाई में लीना कहती है कि ज्यादा ओवर रिएक्ट करना बंद करो, तुम भी इस यूनिवर्स के सबसे ज्यादा वीकेस्ट सिविलाइजेशन में से ही आते हो, तुम भी एक अर्थलिंग हो बिल्कुल हमारी तरह। साथ ही लीना ज़ेनो को बताती है कि जो तुम्हारे गले में नेकलेस जैसी चीज है उसे सप्रेसर कहते हैं। ये देखकर ज़ेनो छटपटाते हुए कहता है कि सब क्या है, जल्दी से सारी की सारी चीजों को मेरे शरीर से हटाओ। ये देखकर लीना उसका मजाक बनाते हुए कहती है कि अरे देखो तो तुम तो खुद से सबसे बाहर भी नहीं आ सकते। लेकिन तभी ज़ेनो खुद को शांत करते हुए अपने मन में कहता है कि मेरे शरीर का ब्लड फ्लो तो काम कर रहा है लेकिन मेरे शरीर की एनर्जी बाहर नहीं आ रही है। लेकिन तभी लीना ज़ेनो से कहती है तो चलो मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हें कैसा फील हुआ जेएसपी टूर्नामेंट के अंदर फाइट करके। इसके रिप्लाई में ज़ेनो कहता है कि आखिरकार तुम क्या बकवास कर रही हो। ये सुनकर लीना उसे कहती है कि अरे तुमने कुछ टाइम पहले ही तो अर्थ का रिप्रेजेंटेटिव बन के फाइट करी है। ये सुनकर ज़ेनो कहता है कि मुझसे ये मत कहना। अगर लीना कहती है कि हाँ
तुमने सही समझा, जहाँ तुमने उस मेटल वाले पर्सन से फाइट करी है वो एक जेएसपी टूर्नामेंट था। और इसके बाद लीना वापस ज़ेनो से पूछती है, तो चलो मुझे बताओ कि क्या तुम ऐसे ही और लोगों से लड़ना चाहते हो? अगर तुम मेरी बात पे एग्री करते हो तो तुम्हारे शरीर पे जितना भी कुछ लगा हुआ है ये मैं अभी ही हटा दूंगी। लेकिन इसके रिप्लाई में ज़ेनो कहता है कि अपनी बकवास बंद करके जल्दी से इसे हटाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनकर लीना अपने मन में कहती है कि जैसे कि मैंने इसे उम्मीद किया था, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर मैंने इसको और ज्यादा फोर्स किया तो ये खतरनाक हो सकता है, और इसीलिए अब बारी आती है सेकंड मेथड की। ये कहने के बाद लीना ने बटन की मदद से ज़ेनो के शरीर से सब कुछ हटा दिया होता है, और सब कुछ हटते ही ज़ेनो लीना का गला पकड़ते हुए कहता है, तो चलो जल्दी से मेरी गले वाली चीज को भी हटा दो, इससे पहले मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूं। लेकिन तभी वहां पे कोई पर्सन आते हुए कहता है कि टीम लीडर लीना, मैं यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि मैंने सुना कि आपने मुझे बुलाया है, लेकिन देख के ऐसा लगता है कि आप लोग अभी थोड़े से बिजी हो। और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि ब्लेड ही होता है, जिसने ऐसी सिचुएशन देख के कुछ और ही समझ लिया होता है। ये सुनकर ज़ेनो गुस्से में कहता है कि आखिरकार तुम क्या कह रहे हो? लेकिन तभी लीना ज़ेनो से कहती है कि मैं तुम्हारे इस गले पे लगे हुए सप्रेसर को हटा दूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे एक बैट को लगाना होगा। ये सुनकर ज़ेनो क्वेश्चन करते हुए कहता है कि क्या बैट, किस तरीके की बैट? इसके बाद लीना ज़ेनो को बताती है कि सामने जो ये पर्सन खड़ा है तुम्हें इसको हराना है। अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारा सप्रेसर हटा दूंगी, लेकिन अगर तुम हारे तो तुम्हें इसकी जगह लेकर आगे के मैचेस को कंटिन्यू करना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें अलग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लीना ज़ेनो से कह रही होती है, तो चलो मुझे बताओ कि आखिरकार तुम कब फाइट करने जा रहे हो? ये सुनकर ज़ेनो भूखड़ों की तरह खाते हुए कह रहा होता है कि सबसे पहले मैं यहाँ से फ्री हो जाऊं। ये सुनकर लीना उसे कहती है कि तुम ही वो पर्सन थे जो कि मुझसे कह रहे थे कि तुम्हें काफी ज्यादा भूख लगी है। ये सुनकर ज़ेनो चिल्लाते हुए कहता है कि और नहीं तो क्या तुम लोगों को भूख नहीं लगती? ये सुनकर लीना कहती है कि हमें भूख लगती है, लेकिन जिस तरीके से तुम कह रहे थे ऐसा लग रहा था कि तुम्हें कई सालों तक तो खाना ही नहीं मिला। इसके रिप्लाई में ज़ेनो कहता है कि हाँ मुझे भूख नहीं लगती थी, लेकिन कैद होने के बाद से मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है। ये सुनकर लीना कहती है कि क्या पहले के लोग खाना तक नहीं खाते थे? इसके रिप्लाई में ज़ेनो कहता है कि नहीं, पहले के टाइम पे हर कोई खाना नहीं खाता था, लेकिन बिना कुछ खाए भी वो तुम जैसे कमजोरों से काफी ज्यादा पावरफुल थे। ये सुनकर लीना कहती है चलो देखते हैं कि ब्लेड से लड़ने के बाद भी तुम मेरी सेम चीज कहते हो या नहीं। ये सुनकर ज़ेनो कहता है कि क्या ब्लेड, क्या तुम इस बेवकूफ की बात कर रही हो? और हम लोग ब्लेड को भी देखते हैं जो कि भुक्कड़ों की तरह खाना खा रहा होता है। ये देखकर लीना उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि ब्लेड भुक्कड़ों की तरह खाना बंद करो और कुछ कहो। कहता है कि मैंने 40 ब्लैक बेल्ट जीते हैं मार्शल आर्ट के अंदर, और मैं मिलिट्री का एक वेल ट्रेन फाइटर हूँ। मैं और भी स्ट्रांग होता अगर मेरे पास बॉडी के और भी पार्ट्स होते तो। ये सुनकर ज़ेनो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे बॉडी पार्ट्स तुम्हारे पास होते तो भी तुम्हारा रिजल्ट नहीं बदलता। ये सुनकर ब्लेड को गुस्सा आ गया होता है, साथ ही वो गुस्से में कहता है कि कमीने अपनी बकवास बंद कर। ये सुनकर ज़ेनो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अरे मैं तो बस सच ही कह रहा हूँ। ये सुनकर ब्लेड ज़ेनो से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी वजह से ही मेरा बॉडी पार्ट्स मैंने खोया है। ये सुनकर ज़ेनो उसका और मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अपनी कमजोरी को किसी और पे मत थोपो कायर कहीं के। और इन दोनों की बकवास लीना भी सुन रही होती है, लेकिन तभी लीना उन दोनों से कहती है चलो आपस में बकवास करना बंद करो, इस चीज को अब सेटल ही कर लेते हैं। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें प्रैक्टिस अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लोग आ गए होते हैं। साथ ही लीना इन दोनों से कहती है तो चलो हम लोग यहाँ पे आ गए, अब तुम लोग यहाँ पे शांति से फाइट कर सकते हो, तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये देखकर ज़ेनो लीना से कहता है कि हम इस चीज को वहीं पे सेटल कर सकते थे, तो आखिरकार तुम यहाँ पे हमें क्यों लेके आई? इसके रिप्लाई में लीना कहती है कि तुम्हारा एरा नहीं है जहाँ पे तुम कहीं पर भी फाइट कर सकते हो और वायलेंस को फैला सकते हो। ये देखकर ज़ेनो टॉन्ट मारते हुए कहता है कि सच में फ्यूचर तो पूरे के पूरे कायर लोगों से भरा हुआ है। लेकिन तभी ब्लेड लीना को रोकते हुए कहता है कि टीम लीडर लीना, मैं जानता हूँ कि हम इस इंसान के साथ कोऑपरेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सब अर्थ के लिए है, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस इंसान से फाइट करने से पहले मुझे खुद पर थोड़ा सा काम करना चाहिए? क्योंकि इस इंसान ने ट्विंस तक को हरा दिया है और इसके गले में सप्रेसर होने के बाद भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इस इंसान को हैंडल कर सकता हूँ। साथ ही ब्लेड अपने पैर की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि और मैं ऐसी कंडीशन में फाइट कैसे करूंगा? इसके रिप्लाई में लीना मुस्कुराते हुए कहती है कि अरे तुम चिंता मत करो, मैंने इसके लिए कुछ प्रिपेयर कर रखा है। साथ ही वो ज़ेनो से कहती है कि थोड़ी देर रुकना, मुझे कुछ चीजों को सेटअप भी करना है। ये सुनकर ज़ेनो कहता है कि क्या सेटअप? ऐसा लगता है कि तुम लोग बिना किसी प्लान के फाइट करते ही नहीं हो। और साथ ही ज़ेनो ब्लेड को टॉन्ट मारते हुए कहता है कि वैसे ही थोड़ा सा मुझे डरा हुआ क्यों लग रहा है, ये बेचारा ठीक तो है ना? और ज़ेनो की ऐसी बातें सुनकर ब्लेड को गुस्सा आ रहा होता है, और हम लोग लीना के पास एक डब्बे को देखते हैं जो कि किसी मशीन जैसा लग रहा होता है, और अगले ही सीन में ब्लेड के पास एक मेटल का पैर आ चुका होता है। ये देखकर ब्लेड लीना से क्वेश्चन करते हुए कहता है कि टीम लीडर लीना, आखिरकार ये क्या है? इसके रिप्लाई में लीना कहती है कि ये तुम्हारा नया पैर है। साथ ही लीना बताती है कि स्टार्टिंग में तो तुम्हें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके तुम्हारी बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा, जिसके बाद तुम इसे नॉर्मली यूज कर सकते हो। और उस पैर को देखकर ब्लेड कह रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये आर्टिफिशियल पैर एटनोस प्लैनेट से है? ये सुनकर लीना ब्लेड की बातों पर एग्री करते हुए कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम बड़ी जल्दी ही समझ गए। और ये देखकर ब्लेड लीना से क्वेश्चन करते हुए कहता है कि टीम लीडर लीना, आपने इतनी महंगी चीज कैसे ली? ये सुनकर लीना उसे कहती है कि मैंने बस अपनी थोड़ी सी सेविंग और अपने दोस्त से कुछ पैसे लिए हैं। और साथ ही मार का रिएक्शन भी देखते हैं, जिससे देखकर साफ पता चल रहा होता है कि लीना ने इसी से पैसे लिए हैं। साथ ही लीना ब्लेड से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए आर्टिफिशियल हाथ भी लेने की सोच रही थी, लेकिन अगर मैं उसे भी लेती तो सच में काफी ज्यादा महंगा पड़ जाता। और हम ब्लेड को देखते हैं जो कि रोते हुए कह रहा होता है कि थैंक यू टीम लीडर लीना, मैं इस बार अपना बेस्ट दूंगा, भले इसके कॉस्ट मेरी लाइफ ही क्यों ना हो। ये सुनकर लीना उसे कहती है कि अरे नहीं नहीं, तुम्हें इतने दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी ज़ेनो पीछे से चिल्लाते हुए कहता है कि अरे ओ, क्या तुम लोगों का नहीं हुआ? मेरे को जल्दी से इस चीज को अपने गले से निकालना है, तो जल्दी करो। ये सुनकर ब्लेड अरीना की तरफ आते हुए कहता है कि रुको मैं आ रहा हूँ। लेकिन तभी ज़ेनो वापस से ब्लेड को टॉन्ट मारते हुए कहता है कि रुको, फाइट करने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब तुम लोगों ने टाइम लिया तो मुझे सच में ऐसा लगा कि तुम लोग कुछ खतरनाक प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन देखो तो ये बस एक खिलौने वाला पैर है। ये सुनकर ब्लेड ज़ेनो से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम प्रोस्थेटिक लेग के बारे में ऐसे कुछ भी नहीं कह सकते। साथ ही लीना भी ज़ेनो से कहती है कि तुम्हें इतना एरोगेंट नहीं होना चाहिए। ये सुनकर ज़ेनो मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या एरोगेंट? लेकिन तभी ज़ेनो फाइटिंग पोजीशन को लेते हुए कहता है कि मैं नहीं हूँ जो यहाँ पे एरोगेंट है, एरोगेंट तो ये कमीना है। और ये कहने के बाद उसे सीधा ब्लेड के ऊपर अटैक कर दिया होता है। लेकिन ब्लेड ज़ेनो को देखते हुए अपने मन में क्या रहा होता है, तो वो आ रहा है और तभी ब्लेड ज़ेनो के अटैक को डॉज कर लेता है। और एक नहीं बल्कि उसके सारे के सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। ये देखकर ज़ेनो कहता है कि क्या सच में? और ये कहने के बाद ज़ेनो ने एक और खतरनाक अटैक ब्लेड पे कर दिया होता है, लेकिन ब्लेड पीछे की तरफ झुककर उस अटैक को मुश्किल से ही सही लेकिन डॉज कर लेता है। एंड साथ ही ब्लेड ने काउंटर अटैक ज़ेनो पे भी कर दिया होता है, जो कि इसके सीधा चेहरे पे जाके लगता है। और ये देखकर लीना के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई होती है, जैसे कि लीना को ये चीज शुरुआत से ही पता थी कि यहाँ पर क्या होने वाला है। एंड ये देखकर ब्लेड भी शॉक होते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि जैसा कि लीना ने मुझसे पहले ये कहा था। और इसके बाद हमें पास्ट का वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीना ब्लेड से कह रही होती है तुम्हें लास्ट मैच की वजह से उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर तुम्हें वैसे ही फाइट करनी है जैसे तुम नॉर्मली करते हो। इसके रिप्लाई में ब्लेड कहता है कि मैं यहाँ पे अपना बेस्ट दूंगा, लेकिन आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों हैं? क्योंकि आपको पता है ना कि ये पर्सन। लेकिन तभी लीना उसे टोकते हुए कहती है कि चिंता मत करो, इसकी फिजिकल एबिलिटी अभी किसी नॉर्मल पर्सन से भी काफी ज्यादा कम है। ये सुनकर ब्लेड उसे क्वेश्चन करते हुए कहता है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो? इसके बाद लीना ब्लेड को बताती है कि लोअर टायर सिविलाइजेशन के लिए कभी सप्रेसर को बनाया ही नहीं गया है, लेकिन फिर भी ज़ेनो की पावर की वजह से उसको सप्रेसर दिया गया है। और अभी तक ज़ेनो ने मार्शल आर्ट को यूज नहीं किया है, इसलिए इसको सप्रेसर के बारे में अभी नहीं पता है। लेकिन जब वो फाइट करना चालू करेगा तो सप्रेसर उसके फोर्स को रोकेगा। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे ब्लेड लीना को देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि टीम लीडर लीना को आखिरकार इतना कुछ कैसे
से पता। इसके बाद हमें लीना के पॉइंट ऑफ व्यू से पता चलता है कि 20 साल पास्ट में जितना भी कुछ हुआ है और जितना भी कुछ उसने सहा है, इसी वजह से उसको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है। इसके बाद हम वापस से लीना को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए कह रही होती है कि कमीने एलियंस, अब बस तुम लोग बैठ के देखते जाओ। और इसके बाद हम लोग वापस देखते हैं कि ब्लेड वापस से ज़ैनो को कूट रहा होता है और ये सब देखकर ज़ैनो अपने मन में कह रहा होता है कि अगर मेरे गले में ये नहीं होता तो मैं इसको फिर बताता। साथ ही लीना ब्लेड से कहती है कि ब्लेड मुझे जल्दी जाना है तो जल्दी इस चीज को यहाँ पर खत्म करो। इसके बाद ब्लेड लीना से क्वेश्चन करते हुए कहता है कि टीम लीडर लीना क्या इस तरीके की ट्रेनिंग नेक्स्ट मैच के अंदर हेल्प करेगी, क्योंकि जैसा कि इसने कहा कि अगर इसके गले में सप्रेसर नहीं होता तो फिर मेरे जैसा कोई। ये सुनकर लीना ब्लेड से क्वेश्चन करते हुए कहती है कि ब्लेड मुझे ये बताओ कि आखिरकार हमारे और हायर सिविलाइजेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। ये सुनकर ब्लेड बताता है कि मेरे हिसाब से कॉस्मोस पावर्स और एबिलिटी का। ये सुनकर लीना कहती है कि हाँ तुम पूरी तरीके से गलत नहीं हो, लेकिन अगर तुम इस चीज को जरा ध्यान से देखो तो एक और चीज है पोटेंशियल और लिमिटेशन। जैसे कि टायर 1 के लिए बॉडी के अंदर से फ्लेम्स को निकालना, वही खाली अपने कॉमन सेंस की मदद से वेपन्स को क्रिएट करना। ये सारी की सारी चीज हायर सिविलाइजेशन के लिए बस कुछ इस तरीके से है जैसे कि वो सांस लेते हैं, यानी कि ये चीज उनके लिए नेचुरल है। और जहां तक मुझे लगता है कि अगर ह्यूमैनिटी एडवांस हो जाती है तो ये इम्पॉसिबल चीज भी हमारे लिए भी पॉसिबल हो सकती है। और तुम पोटेंशियल को नॉलेज के अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हो और तुम इस चीज को हर सिविलाइजेशन के रैंकिंग के हिसाब से भी देख सकते हो। और जो हायर सिविलाइजेशन होती है उनके पास नॉलेज की कोई भी कमी नहीं होती, उनके पास सबके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा नॉलेज होती है। और आखिर में ये सवाल आता है कि आखिरकार तुम नॉलेज को किस तरीके से यूज कर सकते हो। अगर तुम इसे सीखने की कोशिश भी नहीं करते तो इसका रिजल्ट यही होगा कि तुम बहुत बुरी तरीके से मारे जाओगे और इसका कारण होगा बस तुम्हारी कमजोरी। और अगर बात करी जाए ज़ैनो के केस के बारे में तो फर्स्ट मैच के अंदर ही इसने काफी सारे लोगों का अट्रैक्शन अपनी तरफ कर लिया है और इस बात के हाई चांसेस है कि पहले मैच के अंदर ही सबने काफी कुछ एनालाइज कर लिया होगा। लेकिन अब ज़ैनो को देखते हैं जो कि किसी पागल कुत्ते की तरह वापस से ब्लेड पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन ब्लेड ज़ैनो को वापस से उठाकर पटक देता है। साथ ही लीना बता रही होती है कि अभी के लिए इसको डॉजिंग और डिफेंडिंग सीखना होगा, क्योंकि एलियंस के लिए रीजनरेशन एबिलिटी कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है और यही वजह है कि आगे चल के काफी बड़ी वीकनेस बन सकती है।